केवल ये पढ़नी है मेडिवल में और कुछ नहीं पढ़ना। कोई नोट्स नहीं पढ़ने, आपके नोट्स लिखे हुए हो भले ही नहीं लिखे हो, पढ़ के तय जाना। इसमें से ही सवाल आएंगे, इससे बाहर कोई भी सवाल। क्या बात समझ में? मेवाड़ में वंश था गुहिल। कौन सा वंश था? गुहिल वंश की जानकारी का देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है सामोली। कौन सा अभिलेख है? जो कि 646 ईस्वी का है और एक राजा के टाइम का है, जिस राजा का नाम था शिलादित्य। क्या नाम था? तो कोई पूछेगी गुहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? कौन सा है? सामोली अभिलेख कब का है? 646। कौन से राजा का है? गुहिल वंश का कब्जा कहां था? मेवाड़। इस मेवाड़ को प्राचीन काल में बोलते थे मेदपाल, या इसी को बोलते प्रागवाट, या इसी को बोलते सिवी जनपद। क्या बोलते? तो कोई पूछे सिवी जनपद का कब्जा कहां पे था? कहां पे था? मेवाड़। और उसको क्या क्या बोलते थे? मेदपाट प्राग। कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है? कौन से वंश की? गुहिल। सामोली अभिलेख कौन से राजा के टाइम का? कौन से राजा के टाइम का? चिल्ला देते। यहाँ पर एक सबसे बड़े जो राजा हुए थे उनका नाम था बापा रावल। पहले जो बड़ा राजा हुए थे उनका नाम क्या था? बापा रावल। बापा रावल एक ऋषि के शिष्य थे, उन ऋषि का नाम था हारित। कौन से ऋषि शिष्य थे? हारित ऋषि नागदा रहते, इसलिए बापा रावल की राजधानी कौन सी थी? बापा रावल नाग। हारित ऋषि शिव जी की भक्ति करते, इसलिए बापा रावल भी किसकी भक्ति करते? शिव जी। शिव जी को क्या बोलते हैं? एकलिंग जी। लेकिन नागदा में किसका मंदिर बनाया? और राजा ये कहता था कि भाई साहब, राजा तो एकलिंग जी है, हम तो उनके पैसे टके का हिसाब रखते हैं, हम तो उनकी निर्मला सीतारमण है, इसलिए अपने आपको क्या मानते थे? दीवान। तो मेवाड़ के राजा खुद को किसका दीवान मानते? जयपुर वाले कहते हैं हम गोविंद देव जी के दीवान। किसके दीवान है? गोविंद देव जी के दीवान है। फिर बापा रावल 734 में कब्जा कर लेता है चित्तौड़ पे। कहां कब्जा कर लेता है? मान मौर्य को हराकर। किसको हरा के? मैं एक एक बताता हूं तो आपको याद करवाता हूं। ऐसा बात है कि मेवाड़ की स्थापना बापा रावल ने कब की थी? 734 में। किसको हरा के? किसको हरा के? आप ये भी पूछ सकते हैं सर आपको कैसे लगता है कि बापा रावल ही पहले बड़ा राजा था, उससे पहले वाले क्यों नहीं थे? क्योंकि बापा रावल से पहले वालों के हमें सोने के सिक्के नहीं मिलते। पहली बार सोने के सिक्के मेवाड़ में किसी राजा के मिल रहे हैं, तो किसके? किसके? 115 ग्रेन का एक सिक्का मिला। कितने ग्रेन का? ग्रेन सोने को तोलने की कई हुआ करती। 115 ग्रेन का सोने का सिक्का किसका मिलता है हमें? बापा रावल। बापा रावल ने तुर्कों को हराया था, इसलिए इसकी तुलना की जाती है चार्ल्स मार्टेल के साथ। किसके साथ? एक फ्रेंच सेनापति हुआ था, एक फ्रेंच कमांडर हुआ था चार्ल्स मार्टेल, इसके साथ किसकी तुलना की जाती है? और ये तुलनाएं करते हैं सीवी वैद्य। कौन करते हैं? कोई पूछे सीवी वैद्य ने बापा रावल की तुलना किससे की थी? जिस प्रकार चार्ल्स मार्टेल ने फ्रांस में तुर्कों को हराया था, उसी प्रकार बापा रावल भारत के अंदर तुर्कों को हराया था, इसलिए तुलना किसके साथ की जाती है? चार्ल्स मार्टेल। और चार्ल्स मार्टेल खुद कहां का था? फ्रांस। ये तुलना करता कौन है? तो बापा रावल कौन से ऋषि के शिष्य थे? हाँ, कौन से ऋषि के? राजधानी कहां पे थी? मंदिर किसका बनवाया? खुद को किसका दीवान मानते? कब जीता? कौन सा किला? किसको हरा के? कितने ग्रेन का सिक्का था? कौन सा सिक्का था? सोने का। तुलना किसके साथ की जाती है? करता कौन है? किसको क्यों तुलना की जाती है? सेम सेम बात होती है तब तुलना की जाती है। फिर एक राजा हुए, उनका नाम था अल्लट। क्या नाम था? क्या नाम है? अल्लट ने राजधानी बना ली आहड़। कौन सी राजधानी बना ली? तो मेवाड़ की एक राजधानी नागदा, दूसरी राजधानी, और यहीं पर अपने प्रशासनिक अधिकारी बनाए। तो प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? तो मेवाड़ में प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा बनाने वाला बंदा भी कौन था? और राजधानी किसको बनाई? आप पुनः पढ़ते हैं, आहड़ एक व्यापारी के अंदर था। आहड़ कैसा केंद्र था? व्यापारी। आप यूं मान लीजिए जैसे मंडोर के पटियारों के मंडोर और घंटियाला, तो वैसे गुहिलों की एक राजधानी नागदा, दूसरी राजधानी कौन सी है? आहड़। और यहाँ आहड़ में उसने मंदिर बनाया वराह। कौन सा मंदिर? कौन सा मंदिर? वराह। तो पुष्कर में वराह मंदिर किसने बनवाया? किसने बनाया? अरुण। आहड़ में किसने बनवाया? किसने बनाया? अल्लट। उन्हीं दिनों मेवाड़ की तरफ आ गए थे हूण। कौन आए हुए थे? हम पढ़ते हैं हूण राजा मिहिर कुल ने बाडोली में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। पढ़ते हैं बाडोली कहां पर है? चित्तौड़, मेवाड़ के अंतर्गत आता है। तो उन दिनों हूण आए हुए थे। हूणों की राजकुमारी थी हरिया देवी। क्या नाम थी? उससे कौन शादी कर लेता है? कौन कर लेता है? तो अल्लट ने कौन सी राजकुमारी से शादी की? हूण राजकुमारी हरिया देवी। तो राजस्थान की पहली विदेशी बहू कौन लेके आया था? कौन लेके आया था? कौन सी लेके आया? हरिया देवी। कौन से वंश की? हूण कौन से भगवान के भक्त थे? मेवाड़ वाले किसके दीवान है? शिव जी। मेवाड़ वाले भी किसके भक्त? शिव जी। हूण भी किसके भक्त? अल्लट भी किसका भक्त? शिव जी। हरिया देवी भी किसके भक्त? शिव जी। तो क्यों ना दोनों मिलके हर हर महादेव बोल, तो दोनों साथ में आ गए। फिर एक राजा हुआ जत्री सिंह। कौन राजा हुआ? मेवाड़ में कौन राजा हुआ? जत। और जत्र सिंह ने भाई दिल्ली के एक सुल्तान को हरा के भगा दिया था भूताला के युद्ध। कौन से युद्ध में? भूताला के युद्ध होता है 1227। कब होता है? कौन से? किसको हराया गया? किसको हराया गया? तो इल्तुतमिश कहां का सुल्तान है? कौन से युद्ध में हराया? कब हराया? 1227। और इसकी जानकारी हमें एक राइटर दे रहा है, उस राइटर का नाम है जय सिंह सूरी। क्या नाम है? जय सिंह सूरी, जो एक किताब लिखता है हमीर मद मर्दन। क्या नाम है? हमीर मद। मद का मतलब घमंड, मर्दन का मतलब तोड़ना। घमंड तोड़ दिया गया किसका? अमीर का। और इसमें टूटा तो इल्तुतमिश का है। किसका टूटा है? तो इसमें इल्तुतमिश का नाम लिखा हुआ है हमीर। क्या लिखा हुआ है? तो हमीर मद मर्दन में हमीर किसको कहा गया? उसको कौन से युद्ध में हराया गया? किसके द्वारा हराया गया? जयत्र सिंह कहां का राजा? कहां का राजा? और जयत्र सिंह ने भी राजधानी बनाई थी चित्तौड़। कौन सी राजधानी बनाई? पहले राजधानी कौन सी थी? नागदा। अल्लट के आहड़। जयत्र सिंह कहां ले जाता है? चित्तौड़ पे कब्जा किसने किया था? बापा रावल। किसको हरा के? मान मौर्य। राजधानी कौन बनाता है? जयत्र सिंह। कौन बनाता है? क्योंकि इल्तुतमिश जब वापस जा रहा था भूताला युद्ध के बाद, तो नागदा को लूट गया। किसको लूट गया था? तो इनको लगा राजधानी जब मैदान में होती है तो आनिया बानिया लूट जाता है, इसलिए राजधानी कहां बनाई जानी चाहिए? ऊंचाई पे। कहां पे? पहाड़ों पे। तो पहाड़ों पे कौन सी राजधानी बनाई उसने? चित्तौड़। इसलिए दशरथ शर्मा कहते हैं कि उसका जो शासनकाल था वो मेवाड़ का स्वर्ण। मेवाड़ क्या था? दशरथ शर्मा का एक ही काम है, स्वर्ण काल बताना। क्या बताना? अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल। विराट चतुर्थ। मेवाड़ का मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल। जयत्र सिंह का शासनकाल। किसका शासनकाल? तो ये जब भी कोई पूछे कि स्वर्ण काल कौन बताता है, कौन बताता है? दशरथ शर्मा। इनका एक ही काम था कि मैं सबको सोने का कर दूंगा ऐसा। फिर एक जो बड़े राजा हुए यहाँ के, उनका नाम था रतन सिंह। कौन थे? और रतन सिंह के टाइम में हम जानते हैं कि 1303 में किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी। हम ये भी जानते हैं उस समय क्या हुआ? साका
कहा क्या गया साक। हम ये भी जानते हैं कि उस साके में जौहर किसने किया, पद्मिनी किसने किया, रतन सिंह ने खुद ने क्या किया उसमें, कैसे। हम ये भी जानते हैं कि उसमें रतन सिंह के दो सेनापति थे, गोरा और। हम ये भी जानते हैं कि अलाउद्दीन ने कब्जा किया और कब्जा करने के बाद चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया, खिजराबाद। क्या नाम कर दिया, क्योंकि उसके बेटे का नाम क्या था, खिजर का। हम ये भी जानते हैं कि ये नाम हमें एक अभिलेख में मिलता है, उस अभिलेख का नाम है दाहिबी पीर। कौन सा अभिलेख, तो दाहिबी पीर की दरगाह का जो अभिलेख है, उस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम क्या है, क्या नाम है, खिजराबाद। कौन करके गया था, अलाउद्दीन। उसने कब हमला किया था, उसमें चित्तौड़ का कौन सा शाखा हुआ, पहला। और जौहर कौन करती है, कौन करती है, और सेनापति कौन थे, गोरा और बहादुर। हम आगे पढ़ेंगे कि आगे महाराणा प्रताप के दरबार में एक राइटर हुए थे, उनका नाम था हेमरत्न सूरी। कौन थे, किसके दरबार में, और उन्होंने बुक लिखी गोरा बादल पद्मिनी चौपाई, गोरा बादल चौपाई, गौरा बादल पद्मिनी चौप। तो आपने तो राजस्थानी में तो ये लिखते नहीं थे, आपने लिखते यही थे, चौपाई या चौपाई लिखते थे। तो जो ऊपर जैसे मात्रा होती है वैसे लिख दिया करते, चौपाई तो चाहे ऊपाई। अपने मुड़िया लिपि यही थी, राजस्थानी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, मुड़िया। कौन सी लिपि में, मुड़िया का प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे, टोडरमल। किसने किया था, तो गोरा बादल पद्मिनी चौपाई किसकी बुक है, हेमरत्न सूरी। किसकी बुक है, हेमरत्न सूरी। किसके दरबार में थे, महाराणा प्रताप। तो उन्होंने चित्तौड़ के पहले साके के जो नायक थे पद्मिनी और गोरा बादल, उनके ऊपर कौन सी बुक लिखी थी, गौरा बादल पद्मिनी चौपाई। किसने लिखी, हेमरत्न सूरी। किसने लिखी, हेमरत्न। बाद में एक बार अलाउद्दीन खिलजी कब्जा कर लेता है, लेकिन थोड़े दिन बाद में एक हीरो आता है उधर से, हमीर। कौन आता है, वापस कब्जा करता है। ये आया था सिसोदा गांव से। कौन से गांव से, इसलिए कौन सी ब्रांच आ गई, इसने कहा मैं लगाऊंगा नाम क्या, राणा। क्या लगाऊंगा, इससे पहले वाले सारे नाम क्या लगाते थे, रावल। क्या लगाते, ये पहला बंदा था, इससे नाम क्या लगाया, मेवाड़ जीता वापस, इसलिए हम इसको कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहते हैं कि भाई मेवाड़ का उद्धार करने वाला यदि कोई बंदा था तो बंदा कौन था, अमीर। कौन था, अमीर। वापस इसने मेवाड़ जीता तो दिल्ली वालों का कब्जा था चित्तौड़ के ऊपर। चित्तौड़ पे कब्जा तो दिल्ली वालों को बड़ा बुरा लगा, तो दिल्ली वाले लड़ाई करने के लिए आए। तो दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक एक युद्ध करने के लिए आया, सिंगोली। कौन सा युद्ध, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को हरा के बेचता। किसको हरा के बेचता, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कौन से युद्ध में रह गया, किसके द्वारा रह गया, अमीर। मेवाड़ वापस जीतता, इसलिए क्या कहलाता है, मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहलाता है, जमस्टोड कहता है कि वो प्रबल हिंदू था। जमस्टोड क्या कहता है, जमस्टोड क्या बताता है उसको, कौन बताता है ऐसा, जमस्टोड। कुंभा एक बुक लिखता है, रसिक प्रिया। कौन सी बुक लिखता है, उस बुक के अंदर कुंभा लिखता है कि मेरे वो पूर्वज वीर राजा थे। क्या थे, तो उनको वीर राजा कौन सी पुस्तक में बताया गया, कौन सी पुस्तक में, रसिक प्रिया। किसने लिखी थी, कुंभा ने। ये गीत गोविंद पे टीका है, किस पे टीका है, तो गीत गोविंद पे अनूप सिंह ने टीका लिखी, वो तो कौन सी है, अनुपद है। कौन सी है, कुंभा ने जो टीका लिखी, कौन सी, और रसिक प्रिया में उसने हमीर को क्या बताया, क्या बताया। फिर कुंभा के टाइम में एक प्रशस्ति लिखी गई थी, कुंभलगढ़। कौन सी प्रशस्ति, कुंभलगढ़ के किले में जो प्रशस्ति, उसका नाम क्या है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। उसमें इसकी उपाधि मिलती है विषम घाटी पंचानन। क्या उपाधि है, कौन सी प्रशस्ति में, कौन सी, ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखने वाले बंदे थे आलिया भट्ट के पापा। कौन थे, तो महेश भट्ट ने कौन सी प्रशस्ति लिखी थी, उसमें हमीर को क्या बताया गया, विषम घाटी पंचानन। विषम का मतलब होता है कठिन, घाटी का मतलब युद्ध, पंचानन का मतलब शेर। कठिन युद्धों में वो शेर के समान था। कौन, हमीर। ऐसा कौन सी प्रशस्ति कहती है, किसके द्वारा लिखी गई, उसको वीर राजा कौन सी बुक में बताया गया, रसिक प्रिया। किसने लिखी, कौन सी किताब टीका, कौन कहता है, वो प्रबल हिंदू था, जमशेद। हम उसको क्या कहते हैं, मेवाड़ का कौन से गांव से आगे कब्जा करता है, इसलिए कौन सी ब्रांच आई, नाम क्या लगाया, क्या लगाया था, राणा। मोहम्मद बिन तुगलक को कौन सी युद्ध में रहा था, उसने कहा मैंने जो कुछ किया ये बरबड़ी माता के आशीर्वाद से किया। किस माता के आशीर्वाद से किया, इसलिए उसने किसका मंदिर बनवाया था, किसका मंदिर, जो कि मेवाड़ के गोहिलों की क्या है, इष्ट देवी। कौन सी देवी है, उनकी कुलदेवी कौन सी है, कुलदेवी तो कौन सी है, इष्ट देवी कौन सी है। बरबड़ी माता को कौन मानता था, अमीर। कौन मानता था, अमीर ने वापस चित्तौड़। रतन सिंह के टाइम में एक बार चित्तौड़ निकल गया था, अमीर के टाइम में चित्तौड़ क्या है वापस। अमीर के बाद में नाम क्या लगना शुरू हुआ, राणा। इससे पहले लगाते रावल, पापा रावल, तो पहले वाले क्या लगाते थे, रावल। यहाँ से क्या लगना शुरू हो गया, अमीर के बाद में एक राजा बने लाखा। कौन राजा बने, अभी मैंने बताया लाखा की शादी मारवाड़ की राजकुमारी से, किसे भी। तब लाखा का बेटा कौन था, उसने कसम खाई कि वो राजा, इसलिए उसे मेवाड़ का और चुंडा को सबसे बड़ा ठिकाना दिया गया, मेवाड़ का सलूम्बर। कौन सा, मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था, ये किसको दिया गया, भाई कहा गया कि जब वो बंदा राजा नहीं बनना चाहता तो सबसे बड़ा सामंत तो बनाओ। यदि वो नरेंद्र मोदी नहीं बनना चाहता तो अमित शाह तो बनाओ। तो अमित शाह को कौन सा ठिकाना दिया गया, कौन सा दिया गया, और सलूम्बर के सामंत के पास सारे पावर थे। सलूम्बर का सामंत बताएगा राजा कौन बनेगा, सलूम्बर का सामंत बताएगा कि सेना के अंदर सबसे पहले लड़ने के लिए हो जाएगा। सलूम्बर का सामंत सारे डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा। जब भी राजा राजधानी में नहीं है तो कौन संभालेगा। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेवाड़ में कौन से सामंत की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ करती थी। ये सलूम्बर का ठिकाना किसको दिया गया था, चुंडा। किसको दिया गया, क्योंकि उसने राज्य का त्याग कर दिया, राज्य का त्याग। इसी लाखा के टाइम में जावर में निकल गई थी चांदी। जावर में क्या निकलनी शुरू हुई, अब जेरी जावर में चांदी निकल गई तो मेवाड़ वालों की क्या हो गई, चांदी चांदी हो गई। मेवाड़ वालों की चांदी चांदी किसके टाइम में हुई, किसके टाइम में, लाखा। कहां से चांदी निकल रही है, और इसी के टाइम में एक दिन एक आया बंजारा। कौन आया, बंजारे होते हैं घुमक्कड़ व्यापारी। कौन होते हैं, जो घूम घूम के व्यापार करते हैं वो कौन होते हैं। और उसने एक गांव पड़ता था पिछोली। कौन सा गांव था, इसलिए पिछोली में झील बनाई। कौन सी झील बनाई, तो पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया, किसके शासनकाल में। बंजारे कौन होते हैं, गोविंद गुरु का जन्म कौन से परिवार में हुआ था, बंजारा परिवार में। कौन से परिवार में, कौन से गांव में, वेदसा। कौन सा पंथ बनाया था, भगत पंथ। कौन सी सभा बनाई थी, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, 17 नवंबर 1900। कितने लोग शहीद हुए थे, उसे राजस्थान का याद है आपको, तो लाखा की शादी किससे हुई, उसमें चुंडा ने प्रतिज्ञा की कि वो राजा नहीं बनेगा, इसलिए मेवाड़ का कौन सा ठिकाना, कहां पे चांदी निकली। बंजारे कौन होते हैं, याद रखना, आईएएस में क्वेश्चन था एक बार। बंजारा होता है
मेघालय में लकड़ी से बनने वाला पुल, दक्षिण भारत पर ओणम पर किया जाने वाला एक डांस, पंजाब में की जाने वाली एक खेती, और पश्चिमी भारत के घुमक्कड़ व्यापारियों की जाति। पश्चिमी भारत की घुमक्कड़ व्यापारियों की उस टाइम की चलती फिरती रिलायंस फ्रेश थी, है ना, घूमते रहते थे। तो आज भी गाने आते ना, बंजारापन नावारापन, बंजारे घूमते रहते थे। आज भी आप सारे दिन घूमते रहते, घर बंजारा की तरह घूम, बंजारों की तरह घूम रहे हैं, तो बंजारे घूमते रहते थे। लाखा के बाद में एक भाई बड़े राजा बने यहाँ पर, उनका नाम था मोगल। क्या नाम था? मोगल। जो हम पढ़ रहे हैं हंसा भाई के बेटे, मोगल कौन है? बस वो एक ही बात, अपने काम की बात वो एक याद रखना, समिधेश्वर। कौन सा मंदिर? त्रिभुवन नारायण मंदिर या समिधेश्वर में, जो कि कौन सी शैली में बना हुआ है? सोलंकी शैली। कौन सी शैली में? या उसी शैली का एक और नाम क्या? मारू गुर्जर। कौन सी शैली है? तो मारू गुर्जर शैली या सोलंकी शैली में कौन सा मंदिर बना हुआ है? और इन्होंने एक बावड़ी बनवाई थी, श्रृंगी ऋषि की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? श्रृंगी ऋषि, उदयपुर में एक जगह का नाम है। तो वहां श्रृंगी ऋषि वाली नाम की जगह पर क्या बनवाई थी? क्या बनवाई थी? तो यहाँ पर एक अभिलेख भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो कोई पूछेगा आपसे श्रृंगी ऋषि का अभिलेख कौन से राजा के टाइम का है ना? श्रृंगी ऋषि भगवान राम की एक बहन थी, उनका नाम था शांता। भगवान राम की बहन का नाम क्या था? शांता। के जो पति थे उनका नाम था श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि भगवान राम के जीजू है। किसके जीजू है? वो यहाँ उदयपुर में जिस जगह पे रहते थे, अपने किस टाइम यहाँ पे आए होंगे, रहे होंगे, दूसरी जगह का नाम क्या पड़ गया? श्रृंगी ऋषि। वहां पर बावड़ी किसने बनवा दी? मोगल। तो वहां पर अभिलेख लगा हुआ कौन से राजा के टाइम, है ना? कोई सिंपल पूछेगा श्रृंगी ऋषि का अभिलेख कौन से राजा के टाइम का, कौन से राजा के टाइम का? या श्रृंगी ऋषि में बावड़ी का निर्माण कौन से राजा ने करवाया था? कौन से निर्माण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? जो कि पहले क्या कहलाता था? त्रिभुवन नारायण। बनवा के कौन गया था? मालवा का भोज परमार। इसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण जो राजा है जो अपने को पढ़ना हुआ है, कुंभा। कौन राजा? कुंभा। कुंभा बड़ा राजा हुआ यहाँ पर। और कुंभा ने एक मोकल के बारे में एक बात और ध्यान रखना, देखो, ताकि आगे वाली बातें हमारे दिमाग में बैठे। मोकल के सेनापतियों ने मार दिया था। मोकल के सेनापति थे चाचा मेरा और महपापा। कौन कौन मार देते? कौन कौन मार देते? चाचा अंकल नहीं, नाम बंदे का क्या है? चाचा। दूसरे बंदे का मेरा, मेरा चाचा नहीं, चाचा और मेरा, एक बंदा। मोकल के सेनापति मोकल को मार देते। कौन कौन मारते हैं बताओ? चाचा मेरा, क्या क्या नाम है? तो बाद में अगला राजा कौन बनता है? कुंभा। कौन बनता है? और कुंभा का सबसे पुराना जो अभिलेख मिला हमें वो मिलता है पतरड़ा अभिलेख। कौन सा मिलता है? क्या नाम अभिलेख का? इस पतरड़ा अभिलेख के अंदर लिखा कि कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। किसकी हत्या का बदला लिया? तो दोनों सवाल को पूछे, कुंभा का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा मिलता है? कौन सा है? पतरड़ा अभिलेख। उसमें क्या लिखा उसने? कि पिता की हत्या का बदला लिया। पिता कौन थे उसके? मोगल। पिता की हत्या करने वाले कौन कौन थे? चाचा मेरा और ये चाचा मेरा और महपापा भाग के चले गए थे मालवा। कहां चले गए? इसलिए इसने मालवा के सुल्तान को हराया। और जो मालवा के जिस सुल्तान को हराया था उसका नाम था महमूद खिलजी। क्या नाम था? सारंगपुर का युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध लड़ता है? सारंगपुर का युद्ध लड़ता है 1437 में। और कौन से राजा को हराया था? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कहां का राजा? कहां का राजा? उसको कौन से युद्ध में हराया था? कौन से युद्ध में? तो कुंभा अपने पिता की हत्या का बदला लेता है। कौन सा अभिलेख बताता है? पतरड़ा। कौन सा अभिलेख? पतरड़ा। सारंगपुर के युद्ध में उसने किसको हराया था? किसको हराया था? इस महमूद खिलजी को हराने के बाद में उसने एक टावर बनवाया, उसका नाम है विजय स्तंभ। क्या नाम है? जिसका एक और नाम है कीर्ति स्तंभ। क्या नाम है? आप बोले उसको विजय स्तंभ कर दो या उसको क्या कर दो? किसने बनवाया? कौन से युद्ध को जीतने के बाद? कौन से युद्ध को? क्या क्या नाम उसके? विजय स्तंभ या कीर्ति। भगवान विष्णु को डेडिकेट है। किसको डेडिकेट है? इसलिए बोलते हैं विष्णु ध्वज या गरुड़ ध्वज। क्या बोलते हैं? भगवान विष्णु का वाहन कौन सा है? इसलिए नाम क्या पड़ गया? विष्णु ध्वज या गरुड़। मूर्तियां लगी हुई है, इसलिए नाम है मूर्तियों का अजायब घर। क्या नाम है? क्या नाम है? म्यूजियम ऑफ आइडल्स, मूर्तियों का अजायब घर। या हम कहते हैं भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। क्या बोलते हैं? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। कौन से युद्ध को जीतने के बाद क्या बनाया गया था? विजय स्तंभ के और क्या क्या नाम है? कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का, भारतीय मूर्ति कला का 9 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? और इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम था जेता, पुंजा, पोमा और नापा। क्या नाम बताओगे? जेता, पुंजा, पोमा और दोबारा बोलो नाम। जेता, पुंजा, पोमा और कौन से किले के वास्तुकार थे? सॉरी, कौन से स्तंभ के वास्तुकार थे? कौन कौन वास्तुकार है? 5वीं मंजिल में इनकी मूर्तियां, मूर्तियों का अजायब घर है, तो 5वीं मंजिल में उनका हम खुद की मूर्तियां लगाएंगे। हम बना रहे तो हमारी मूर्ति लगनी चाहिए। कौन कौन से बनाने वाले? जेता, किसको बनाने वाले? उनकी मूर्तियां कहां हैं? कौन सी मंजिल में? 5वीं। टोटल कितनी मंजिल का है? कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का है। यदि आप कभी अपने पुलिस वालों को देखोगे तो सब पुलिस वालों के यहाँ पे लगा हुआ है विजय स्तंभ, है ना? राजस्थान बोर्ड की कोई किताब उठा के देख लो, उन सब पे तो ये राजस्थान पुलिस का और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी, इन दोनों का प्रतीक है। किस किस का प्रतीक चिन्ह बताओ देंगे? राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राजस्थान पुलिस और आरबीएससी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? विजय स्तंभ। जो कौन से युद्ध में जीतने के बाद बनाया गया? कौन से युद्ध में? सर, अब चूंकि स्तंभ वगैरह बनाया जाएगा तो उसकी प्रशस्ति लगाई जाएगी, तो उसमें लिखी हुई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी है? कौन सी है? और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 2 बाबा बेटों ने मिलकर लिखी। पापा का नाम था अत्रि भट्ट। क्या नाम था? बेटे का आलिया भट्ट के पापा। तो आलिया भट्ट के पापा ने 2 प्रशस्तियां लिखी है, एक तो अपने पापा के साथ मिलकर, वो तो कौन सी है? कीर्ति स्तंभ। एक लिखी है अलग से कुंभलगढ़। कौन सी? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, दोनों में कौन है? महेश भट्ट। पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में एक बंदा और साथ में, महेश भट्ट के पिताजी, उनका नाम क्या है? और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में बताती है कि कुंभा कहां जीत के आया था। ये प्रशस्ति में बताती है कुंभा ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी। ये प्रशस्ति हमें बताती है कि कुंभा ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी? तो क्या क्या चीजें पता चलती है? विजय, साहित्य, उपाधियां। क्या क्या? मुझे याद एक बार पुराना क्वेश्चन था कि कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाली प्रशस्ति कौन सी है ना? कोई पूछ ले कुंभा जीत के आया था, ये कहां से पता चलता है? और कुंभा इसमें लिखता है कि मैंने मालवा और गुजरात दोनों को एक साथ सल्टाया है। तो कुंभा ने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया था, ऐसी जानकारी कौन सी प्रशस्ति देती है? कौन सी प्रशस्ति? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और क्या क्या बताती है उसकी? साहित्य। और क्या बताती है? उपाधि। किसने लिखी है? अत्रि भट्ट।
अत्रि बटोर, चित्तौड़ के किले में ये कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ कितने मंजिल का है? कितने मंजिल का? इसमें एक ऐसा कीर्ति स्तंभ और है जो 7 मंजिल का। कितने मंजिल का है? उसका नाम भी क्या है? पर वो भाई साहब जैनों ने बनवाया था। जैनों के एक व्यापारी थे जीजा शाह बघेलवाल। क्या नाम था? क्या नाम था? जैनों के पहले भगवान जी कौन हुए, इसलिए नाम आदिनाथ स्तंभ। क्या नाम है? तो चित्तौड़ के किले में 2 कीर्ति स्तंभ है, एक 9 मंजिल का, एक 7 मंजिल का। एक कुंभा ने बनवाया, एक जीजाशाह भगीरथ। एक किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को, एक किसको है? आदिनाथ। तो विष्णु भगवान को इसलिए बोलते हैं विष्णु ध्वज, या आदिनाथ जी को इसलिए आदिनाथ स्तंभ। 2 अलग अलग याद रहेंगे। और जो कुंभा वाला कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ वो किसका प्रतीक चिन्ह है? राजस्थान पुलिस और आरबीएस। उसकी प्रशस्ति किसने लिखी है? अत्रि भट्ट और महेश। उसके वास्तुकार कौन कौन है? जैता, पुंजा, पोमा, नापा। कौन कौन है? किसके वास्तुकार है? कुंभा ने मेवाड़ में 32 किले बनवाए थे 84 में से। कितने में से कितने किले बनवाए थे? ऐसा हमें श्यामल दास जी बताते हैं। कौन बताते हैं? कौन बताते हैं? जिन्होंने बुक लिखी थी वीर विनोद। तो श्यामल दास जी की बुक का नाम क्या है? और श्यामल दास जी वीर विनोद में बताते हैं उन्होंने कितने में से कितने किले बनवाए थे? 84 में से 32। किसने बनवाए? किसने बनवाए थे? कितने में से कितने किले? 84 में से 32 किले। कौन बनवाता है? कुंभा। ऐसा बताता कौन है? कौन बताते हैं? इन्हीं के टाइम में एक बहुत फेमस मंदिर बने थे, रणकपुर। रणकपुर मंदिर। कौन सा मंदिर? और रणकपुर के अंदर जो जैनों के मंदिर है उनमें ये बनाने वाला बंदा था, उसका नाम था धरणकसा। क्या नाम था? तो धरणकसा ने क्या बनवाए थे रणकपुर में? उनमें एक मंदिर है जिसमें आदिनाथ जी की 4 मुख वाली मूर्ति है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इस चौमुखा मंदिर में 1444 पिलर है। कितने पिलर है? इसलिए इसको बोलते हैं स्तंभों का अजायब घर। क्या बोलते हैं? मूर्तियों का अजायब घर कौन सा है? कौन सा है? विजय स्तंभ। स्तंभों का अजायब घर कौन सा है? चौमुखा मंदिर। कहां पर बना हुआ है? रणकपुर। और किसने बनवाया था? यहाँ पे प्रशस्ति लगी हुई है, सब जगह प्रशस्तियां लगती थी। रणकपुर प्रशस्ति है 1439 की। कब की है? अब सुनना। इस प्रशस्ति में कई गजब चीजें। इस प्रशस्ति में ये बताया कि बापा और काल भोज 2 अलग अलग आदमी है। बापा और काल भोज 2। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि बापा रावल का एक नाम था काल भोज। हिस्ट्री क्या मानती है? बापा रावल का नाम ही क्या था? और इसमें 2 अलग अलग बताया। बापा रावल को अलग बताया और काल भोज को। तो कोई पूछ लेगा बापा रावल और काल भोज को अलग अलग बताने वाली प्रशस्ति कौन सी है? कौन सी प्रशस्ति है? रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति में इस मंदिर के वास्तुकार का नाम है, वास्तुकार का नाम था देपाक। क्या नाम था? तो रणकपुर मंदिरों का वास्तुकार कौन था? देपाक है ना। या चौमुखा मंदिर का वास्तुकार कौन था? देपाक। ऐसा कौन सी प्रशस्ति बताती? एक बड़ी गजब चीज इसमें, मुद्रा के लिए, सिक्के जो होते हैं, सिक्के मुद्रा, मुद्रा के लिए शब्द का इस्तेमाल किया हुआ नाणक। किस शब्द का इस्तेमाल किया? किस शब्द का? तो मुझे लगता है आज दिन तक गांव में रुपयों को बोलते हैं नाणा। अभी भी पश्चिमी राजस्थान में खूब सारे रुपयों क्या कहा जाता है? नाणा को ज्यादा यूं गांव में चलता है कि ये करते हैं कितना नाणा है, कितने रुपए पड़े हैं ऐसे, है ना। तो रुपयों मुद्रा के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया? किस शब्द का? नाणक। आज भी गांव में रुपयों क्या बोलते हैं? उससे भी गजब बात मुझे लगती है कि रणकपुर पाली में, इस रणकपुर के पास में गांव का नाम है नाणा। इसका मतलब वहां टकसाल रही होगी। क्या रही होगी? इसलिए उस प्रकार के गांव के नाम है कि नाणा का मतलब मुद्रा। इसके प्रशस्ति के अंदर मुद्रा के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? नाणक। नाणक के बाद में धीरे धीरे क्या हो गया होगा? क्या हो गया? तो रणकपुर प्रशस्ति कौन से मंदिर में लगी हुई है? चौमुखा। कौन से मंदिर में? कब की प्रशस्ति? उसमें किन किन को अलग अलग आदमी बताया गया? बापा और काल भोज को बताया गया। वास्तुकार कौन था? देपाक। और मुद्रा के लिए किस शब्द का इस्तेमाल? किस शब्द का इस्तेमाल है? नाणक शब्द का इस्तेमाल किया गया। फिर कुंभा ने खुद ने खूब अच्छी अच्छी किताबें लिखी थी, संगीत पर किताबें लिखता है। जैसे कुंभा ने किताब लिखी सुधा प्रबंध। कौन सी किताब लिखी? सुधा। एक बुक लिखी उसने कामराज रतिसार। कौन सी बुक लिखी? क्या नाम बुक का? 3 किताबें उसने लिखी, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। कौन कौन सी बताओ? देखिए दोबारा नाम बोलो, 5 नाम बोलो। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा। 3 तो संगीत वाली है, सुधा मीमांसा राज। बोलो। एक में सुधा पहले, एक में सुधा बाद में। पहले किसमें? सुधा प्रबंध। कौन सी है? उसकी एक बुक जो संगीत पर नहीं है वो है कामराज रतिसार। कौन सी है? किताबों का नाम बोलो। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा। एक अभी हम पढ़ रहे थे उसकी रसिक प्रिया। कौन सी है? जो कौन सी किताब पे टिका है? गीत गोविंद। गीत गोविंद ओरिजिनल किसकी है? जयदेव। और सबसे अच्छी किताब है ये संगीत राज। कौन सी है? इसके 5 भाग है। कितने भाग है? और उन भागों के नाम है पाठ्य रत्न कोश। क्या नाम है? क्या नाम है? फिर एक लिखी उसने गीत रत्न कोश, एक लिखी उसने नृत्य रत्न कोश, एक लिखी उसने वाद्य रत्न कोश, एक लिखी रस रत्न कोश। कौन कौन सी बताओ? कौन कौन सी बताओ? पाठ्य रत्न कोश। उसने पहले कहा पढ़ो, पहले क्या करो? फिर गाओ, फिर नाचो, फिर बजा बजा के नाचो, रस मिलेगा, मजा जाएगा। उसने कहा पहले क्या करना है? पढ़ना है, फिर गाना है, फिर नाच, फिर बजा बजा के नाचो, क्या मिलेगा? तो कौन कौन सी है? पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश। कौन कौन सी बताओ? पाठ्य रत्न कोश। कौन सी किताब के भाग है? संगीत राज। कुंभा की 5 किताबों के नाम बताओ। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत राज के कितने भाग है? बाबू बोलो। गीत गोविंद बेटी का कौन सी है? रसिक प्रिया। कौन सी है? अनूप सिंह ने कौन सी लिखी थी? गीत गोविंद ओरिजिनल किसकी बुक है? कुंभा ने कौन सी टीका लिखी? अनूप सिंह ने कौन सी लिखी? कौन सी लिखी? और कुंभा की सारी किताबें जो संगीत वाली किताबें हैं ये रखी हुई बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में रखी हुई है, क्योंकि बीकानेर का कौन सा राजा संगीत का दीवाना था? अनूप सिंह। उसने कुंभा वाली सारी किताबें इकट्ठी करवा के वहां रखी। इधर उधर तितर बितर हो गई थी, यत्र तत्र ये पुस्तकें पड़ी थी, उसने कहा भाई साहब इधर रखो।
तो अनूप सिंह केवल संगीतज्ञों को रखने वाला या कुछ संगीत की जानकारी रखने वाला नहीं है, उसने कुंभा की संगीत की किताबों को भी कंपाइल करवाने का काम किया था। किसने किया था? तो संगीत की कौन कौन सी किताबें नाम बोलेंगे? संगीत सुधा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा, प्रबंध, और एक और संगीत की नहीं है, वो कौन सी है? संगीत राज के 5 भाग बताओ। रसरत्न। कुंभा केवल खुद ही किताबें नहीं लिखता था, लोगों से लिखवाता और था। कुंभा संगीत का इतना अच्छा जानकार था, इसलिए कुंभा की उपाधि अभिनव भट्टाचार्य। क्या उपाधि है? क्या उपाधि है? कोई पूछेगा कुंभा संगीत का जानकार, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? क्योंकि संगीत के बहुत महान जानकार वे थे भट्टाचार्य। कौन वे थे? अभिनव का मतलब होता है नया। क्या होता है? कुंभा कहता है कि मैं नया भट्टाचार्य हूं, मैं अभिनव भट्टाचार्य। तो जो संगीत के कारण कुंभा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अभिनव। फिर कुंभा के एक दरबारी विद्वान थे, उनका नाम था कन्हैया व्यास। क्या नाम था? और कन्हैया व्यास ने एक बुक लिखी, एकलिंग महात्म्य। कौन सी बुक लिखी? तो एकलिंग महात्म्य किसकी बुक है बताओ? किसकी बुक है? क्या नाम है बुक का? किसने लिखी? कन्हैया व्यास लिखी। एक राइटर वे मेहा जी। कौन वे? मेहा जी ने बुक लिखी तीर्थमाला। कौन सी बुक लिखी? कौन सी बुक है? इसमें भाई साहब 120 तीर्थों की जानकारी है। कितने तीर्थों की? फिर कुंभलगढ़ का किला कुंभा ने बनवाया था। कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार था, उसका नाम था मंडन। क्या था वो? क्या था? इसलिए उसने किताब लिखी वास्तुसार। क्या लिखी? उसने कहा मैं हूं वास्तुकार, किताब लिख दूंगा वास्तु। फिर उसने कहा मैं ये भी बताऊंगा देवताओं की मूर्तियां कैसे बनती है। उसने किताब लिखी देव मूर्ति। फिर उसने कहा मैं ये भी बताऊंगा गांव कैसे बनता है, शहर कैसे बनता है, मंदिर कैसे बनता है, बाजार कैसे बनता है, किला कैसे बनता है, महल कैसे बनता है, सब कुछ बता दूंगा। फिर उसने लिखी राजवल्लभ। क्या लिखी? राजा क्या क्या बनवाते हैं वो बताऊंगा मैं। गांव बसाते हैं, शहर बसाते हैं, महल बनवाते हैं, किला बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, बाजार बनवाते हैं, ये सब वो कौन सी किताब में लिखता है? ये तीनों किताबें किसकी है? क्या क्या नाम बताओ? वास्तुसार, देव मूर्ति, प्रकरण। किसने लिखी? कौन से किले का वास्तुकार था? कौन से किले का? इसके भैया थे, उनका नाम था नाथा। क्या नाम था? वो भी वास्तुकार थे, उन्होंने लिख दी वास्तु मंजरी। कौन सी लिख दी? इसका बेटा था, उसका नाम था गोविंद। क्या नाम था? वो भी वास्तुकार था। उसने बड़ी शानदार किताब लिखी कलानिधि। कौन सी है? भाई साहब उसने ये बताया कि मंदिरों के शिखर कैसे बनते हैं। मंदिरों के कोई भारत में ऐसी बुक जो मंदिरों के शिखर निर्माण की जानकारी देती है, वो कौन सी है? कौन सी है? कलानिधि। किसने लिखी थी? कौन सी लिखी? गोविंद। उसने कहा मैं ये बता दूंगा दरवाजे कैसे बनते हैं। मैं भाई साहब अपने दरवाजों में दीपिका खड़ी रहती है, तो क्या नाम हो गया उसकी बुक का? उसने कहा मैं ये भी बता दूंगा कि मकान दोबारा कैसे बनाने हैं, वो धार कैसे करना है मकानों का, तो कौन सी लिखी थी? फिर भाई साहब ये मंडन और गोविंद दोनों बाप बेटे न केवल वास्तुकार थे, न केवल लेखक थे, दोनों डॉक्टर थे, बीस का धीराज थे। दोनों क्या थे? आयुर्वेद की जानकारी रखते। किसकी जानकारी रखते? इसलिए बाकायदा मंडन ने एक बुक लिखी थी वैद्य मंडन। कौन सी लिखी? इसने बुक लिखी थी सार समुच्चय। कौन सी लिखी थी? तो इसकी कौन सी बुक आयुर्वेद की जानकारी देती है? कौन सी देती है? किसकी जानकारी देती है? कौन सी बुक? कौन सी बुक देती है? तो बताओ कन्हैया व्यास की किताब बताओ। एक लेंगे महात्म्य। मेहा जी की बुक बताओ। मंडन की बताओ। वास्तुसार, देवमूर्ति, प्रकरण, राजवल्लभ। दोबारा बोलो। नाथा की बुक बताओ। वास्तु मंजरी। गोविंद की बताओ। कला निधि, द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी। आयुर्वेद वाली कौन सी है? शिखर निर्माण वाली कौन सी? वास्तु मंजरी किसने लिखी? एक लिंग महात्म्य। संगीत राज कितने भाग है? नाम बोलो देखे। पाठ्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और तीर्थमाला किसने लिखी? कितने तीर्थ है? सार समुच्चय का सब्जेक्ट क्या है? और कला नदी का सब्जेक्ट क्या है? मंदिरों का शिखर। कुंभा इतने सारे दरबारियों को अपने दरबार में रखता, इसलिए कुंभा की उपाधि है, उस उपाधि का नाम है राणा रासो। क्या नाम है? वो संगीत की जानकारी रखता है, इसलिए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? अभिनव भट्ट। और वो आपके दरबारियों को रखता है, इसलिए ऐसा राणा जो रासो लिखवा रहा था, इसलिए क्या कहते हैं? राणा। उसने कितने में से कितने किले बनवाए? इसलिए उसको बोलते हैं हाल गुरु। क्या बोलते हैं? जो पहाड़ी किले बनाए या पहाड़ी किले जीते, उस राजा क्या कहा जाता है? वो पहाड़ी किले बनवाता है या पहाड़ी किले जीतता है, इसलिए क्या कहलाता है? हाल गुरु। वो संगीत की जानकारी रखता है, अभिनव भट्टाचार्य। क्या कहलाता है? वो दरबारियों को दरबार में रखता है, क्या कहलाता है? राणा रासो। और उस बंदे ने इतनी सारी जीत दर्ज की, इसलिए उस बंदे को बोलते हैं हिंदू सुल्तान। क्या कहते हैं? वो हिंदुओं को बचाने वाला था, इसलिए क्या कहलाता है? मालवार गुजरात को एक साथ हरा दिया था, ऐसा कौन सी प्रशस्ति बताती है? कीर्ति स्तंभ। कौन सी प्रशस्ति? जो कि किसने मिलकर लिखी थी? अत्रेय भट्ट और कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसने लिखी थी? और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को क्या बताया गया? विषम, घाटी, पंचानन। क्या बताया गया? और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से उसकी क्या जानकारी मिलती है हमें? उपाधियां। वो पहाड़ के किले जीतता है, इसलिए उपाधि हाल गुरु। संगीत का जानकार है, अभिनव भट्टाचार्य। दरबारियों को रखता है, राणा रास। याद रखेगा बात। फिर कुंभा को उसके बेटे ने मार दिया था, बेटे का नाम था उद्धव। क्या नाम था? कुंभलगढ़ के किले में जिन कुंभा सुबह सुबह हर हर महादेव कर रहा था, उसने कर दिया। तो कुंभा को कौन मार देता? उसका बेटा। इन दोनों बाप बेटों की मूर्तियां लगी हुई है अचलगढ़। कहां लगी हुई है? सावन भादो। कौन सी मूर्तियां? सावन भादो। कुंभा को क्या पता था कि एक दिन सावन झूम किया जाएगा, उद्धव उसको आके मार देगा। फिर एक बड़ा राजा बने थे, उनका पढ़ते हम सांगा। कौन है? सांगा के सिंपल सीधे सीधे अपने को 5 युद्ध याद करने हैं। खातोली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, ईडर का युद्ध, बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। इस बंदे ने केवल लड़ाई लड़ाई, 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। कितने घाव लगे थे उसके? कौन कौन से युद्धों में? खातोली, बाड़ी, गागरोन, ईडर, खातोली और बाड़ी दोनों में उसने एक बंदे को टिका दिया था, इब्राहिम लोदी। किसको हरा दिया? भाई साहब बाड़ी पड़ता है धौलपुर में, बाड़ी कहां पड़ता है? बाड़ी आगरा के नजदीक है। किसके नजदीक है? इब्राहिम लोदी की राजधानी थी आगरा। इब्राहिम लोदी की राजधानी कौन सी? आगरा से 50-60 किलोमीटर है बाड़ी। सांगा बाड़ी में जाके इब्राहिम लोदी को हरा के आया। इसका मतलब इब्राहिम लोदी घर में घुस के मारा। इसकी मतलब इब्राहिम लोदी की अपनी राजधानी से 50 किलोमीटर दूरी नहीं चलती। फिर कहते हैं साहब सल्तनत के राजा कौन थे? ये लप्पू साहब इब्राहिम लोदी
झिंगुर सी शक्ल है इसकी, लड़ने किससे आ गया था ऐसा। वो भाभी भी कोई फेमस हुई है ना। सीमा इधर नहीं, वो भाभी जिसने कहा था लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सी उसकी। अभी तो भाभी का एक वीडियो और वायरल हो रखा है, उसे भाभी कह रही है कि देखो लड़कन हमारे गली के जितने लड़के हैं सब कह रहे हैं भाभी जहर है तो चाट लो मर जाओ सारे चाट के भाभी को मगर ये सही है, बूढ़ों के भी दिए चल रहे हैं, कह रहे कोई बात नहीं प्यार में आ गई। ऐसे कैसे आ गई प्यार में? सचिन कमाल कर गया वास्तव में। सानिया मिर्जा का यदि बदला किसी ने लिया तो हमारा नेता कैसा हो सचिन मीणा, और उसने कहा अकेली नहीं 4-4 टावरों के साथ। सानिया मिर्जा अकेली गई थी, हम ऐसा टावरों समेत पैकेज लाएंगे पूरा का पूरा। तो कातली और बाड़ी के युद्धों में किसको रहा उसने? इब्राहिम लोधी। किसको रहा? गागरोन के युद्ध में रहा था महमूद खिलजी सेकंड। किसको रहा था? महमूद खिलजी फर्स्ट तो लड़ा था कुंभा से, और कौन से युद्ध में हार के गया था? सारंगपुर। महमूद खिलजी सेकंड कौन से युद्ध में लड़ा था? गागरोन। किसे हार के गया? संग। इडर में रहता वो गुजरात के राजा को मुजफ्फर साहब। किसको रहता है? बयाना में रहता वो बाबर को। किसको रहता है? और खानवा में वो बाबर से हार जाता। खानवा फेमस युद्ध है 17 मार्च 1527। कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527। कब लड़ा गया बताओ? 17 मार्च 1527। किस किस के बीच में? बाबर और संग। बाबर और संग। बाबर जानता था कि संग की सेना बड़ी है, इसलिए अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए वो कहता है कि लड़ाई नहीं है जिहाद है। लड़ाई नहीं क्या है? कल हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये धर्म की लड़ाई लड़ेंगे। किसकी लड़ाई लड़ेंगे? धर्म की। इसलिए बाबर इस युद्ध को क्या करार देता है? इसलिए बाबर कहता है कि आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा। क्या नहीं पीऊंगा? मुसलमानों के शराब नहीं पी सकते। बाबर दारू लिया था ढंग का, पूरे दिन पिया करता था। इसलिए लोगों ने कहा तू तो जिहाद की बात मत कर, अल्लाह की बातें तेरे मुंह से अच्छी लगती, दारू लिया सारे दिन दारू पीता रहता है, कह रहा अल्लाह के नाम पे लड़ाई करेंगे। बाबर ने फेंक दिया। बाबर ने कहा कसम खाता हूं आज के बाद शराब के हाथ। लोगों ने अंदर वो पेटी पड़ी है एक, कब फेंक दो सारी। इसलिए बाबर ने सारी सारी शराब फेंकवा दी थी। बाबर एक टैक्स हटा देता, तमगा। कौन सा टैक्स? तमगा टैक्स। कौन सा टैक्स हटा दिया था? तमगा। उधर सांगा भी इस बात को जानता था कि भाई अगली बार इस बार दुश्मन बढ़ा है, थोड़ी तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। इसलिए सांगा ने अपने राजस्थान के सारे राजाओं का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, लेटर लिखे थे सबको। क्या लिखे थे? चिट्ठी पत्री। चिट्ठी पत्री लिखी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? तो कोई पूछेगा कौन से युद्ध से पहले सांगा ने लेटर लिखे थे? खानवा। इस अवस्था क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पाती पर्वन बोलते हैं। बाबर ने इस युद्ध को क्या कहा था? क्या नहीं पीने की सौगंध खाई? कौन सा कर हटा दिया? कौन सा कर हटा दिया? और सांगा ने क्या किया था? क्या किया था? सांगा इस युद्ध में घायल हो गया था, इसलिए सांगा की जगह लड़ा था झाला अज्जा। कौन लड़ा था? तो सांगा के घायल होने पर उसकी तरफ से कौन लड़ा था? झाला अज्जा। तो सांगा ने खातूली और बाड़ी के युद्ध में किसको रहा? उसने गागरोन के युद्ध में, ईडर के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, सॉरी बयाना के युद्ध में। लेकिन कौन से युद्ध में हार गया था? किससे हार गया था? किससे हार गया था? सांगा घायल हुआ। घायल हुआ तो उसकी जगह लीड किसने किया? घायल हुआ तो उसका इलाज किया गया था बसवा। कहां किया गया? फिर उसको समाचार मिला कि सांगा लड़ने के लिए जा रहा है चंदेरी। कहां लड़ने के लिए जा रहा है? चंदेरी में उसका दोस्त हुआ था मेदिनी राय। कौन था? तो मेदिनी राय ने उसका साथ दिया था खानवा के युद्ध में। उसको पता चला यार वहां लड़ाई होने वाली, तो वो साथ देने के लिए किसका जाता है? मेदिनी राय का। और बीच में उसके साथ वाले उसको जहर दे देते हैं इरीच में। कहां देते हैं? आगे बढ़ता है वो, थोड़ा आगे चलते उसकी मृत्यु हो जाती है काल पे। कहां हो जाती है? आपने भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मांडलगढ़, यहां पर उसकी छतरी। उसकी छतरी कहां पर है? तो घायल सांगा का इलाज कहां किया गया? कौन से युद्ध में घायल हो गया था वो? यहाँ पे खानवा। तब उसकी जगह लीड कौन करता है? जहर कहां दिया गया? इरीच। तब वो कहां जा रहा था? चंदेरी। कहां जा रहा था? उसकी मृत्यु कहां होती है? उसकी छतरी कहां बनी हुई है? कहां बनी हुई है? सांगा का एक भाई था, उसका नाम था पृथ्वीराज। क्या नाम था? किसका भाई था? बड़ी तेज गति से आक्रमण करता है, इसलिए बोलते हैं उड़ना राजकुमार। क्या बोलते हैं? तो किसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है? किसको कहा जाता है? और इसकी रानी तारा के नाम पर अजमेर किले का नाम क्या है? और पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है कुंभलगढ़। कहां बनी हुई है? तो कोई पूछेगा उड़ना राजकुमार के नाम से कौन फेमस है? कौन है फेमस है? कौन है? पृथ्वीराज। सांगा के बाद में यहाँ पर एक राजा बनता है विक्रमादित्य। कौन राजा? और विक्रमादित्य के टाइम में अटैक कर देता है भाई गुजरात का बहादुर शाह। कौन अटैक करता है? 1535 की बात है। कब की बात है? तो 1535 में गुजरात के कौन से राजा ने अटैक किया? बहादुर शाह। कहां का राजा? विक्रमादित्य में ज्यादा लक्षण थे नहीं, तो विक्रमादित्य को उसका ननिहाल भेज दिया गया। ननिहाल था बूंदी। कहां पे था? इसकी मम्मी शासन संभाल रही थी, मम्मी का नाम था कर्मावती। क्या नाम था? रानी कर्मावती को लगा क्या किया जाए, तो कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती। किसको राखी भेजती है? तो किसके खिलाफ? बहादुर शाह। कहां का राजा? कब अटैक किया उसने? हुमायूं ने राखी बांध ली, लेकिन सहायता करने नहीं आया। तो अब जब बाहर लड़ाई बड़ी थी तो क्या करना पड़ेगा? शाखा। तो ये मेवाड़ का दूसरा शाखा है, मेवाड़ का। उसमें रानी कर्मावती तो क्या करती है? जोहर। कर्मावती क्या करती है? जोहर करती है। और एक प्रतापगढ़ के रहने वाले एक बंदे थे बाघ सिंह। क्या नाम था? प्रतापगढ़ को तब बोलते थे देवलिया। क्या बोलते थे? इनके नेतृत्व में किया गया केसरी। क्या किया गया? और कर्मावती जोहर करती है। जानकारी हमें ताम्रपत्र से मिलती है, पुर। कौन से ताम्रपत्र से? तो पुर ताम्रपत्र से किसके जोहर की जानकारी मिलती है? किसके जोहर की? कर्मावती ने जोहर कब किया था? कहां कब किया था? 1535। कौन से राजा के खिलाफ? किसको राखी भेजी थी? और जोहर किसके नेतृत्व में हुआ? किसके? कर्मावती। जानकारी कहां से मिलती है? पुर ताम्रपत्र। और केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? बाघ सिंह। बाघ सिंह कहां के थे? देवलिया को आजकल हम क्या बोलते हैं? प्रतापगढ़। क्या बोलते हैं? प्रतापगढ़। बाद में इसके बाद में अगले एक राजा बने अपने उदय सिंह। कौन बने? उदय सिंह आपके 1559 में पूरा एक नया शहर बसा देते हैं, उदयपुर। उदयपुर की स्थापना कब हुई? जोधपुर की, बीकानेर की 1488, सवाई माधोपुर 1763, जयपुर और आपका सिरोही, अजमेर। अजमेर कब हुई? सिरोही की, जयपुर की, सवाई माधोपुर की, जोधपुर की, बीकानेर की, उदयपुर की। सारे याद आपको, थू थू नजर नहीं लगे। 1568 में अटैक कर देता अकबर। कौन कर देता?
किसने अटैक किया? इस बार प्लानिंग की गई कि भाई आधे लोग किले के अंदर रह के लड़ेंगे, आधे लोग किले के बाहर लड़ेंगे। तो किले के बाहर तो उदय सिंह कूद गए, उदय सिंह कूद चले गए गिरवा की पहाड़ियों में। किसकी पहाड़ियों में? फिर किले के जो अंदर लोग थे उन्होंने इस समय यहां पर किया तीसरा साका। कौन सा साका किया? और तीसरे साके के दो नेता थे जयमल और पत्ता। कौन कौन थे? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? जयमल और पत्ता। जयमल घायल थे इसलिए कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ के लड़े। किसके कंधों पर बैठ गए? इसलिए कल्ला राठौड़ को हम कहते हैं चार हाथों का देवता। क्या कहते हैं? उस दिन यूं लग रहे थे कि नीचे कल्ला के दो हाथ चल रहे हैं, ऊपर जयमल के दो हाथ चल रहे हैं, लग रहा था साक्षात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज अवतार में उतर गए। आर 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 मूवी देखी आपने? तो आर 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 के अंदर है कंधों पे बैठ के लड़ रहा है वो मूवी। भले आर 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 वास्तव में लड़ने वाले योद्धा कौन थे? वो जयमल और कल्ला। इसलिए कल्ला राठौड़ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उधर डूंगरपुर साइड में इनके मंदिर बने हुए गांव है सामलिया। कौन सा गांव है? वहां पे किसके मंदिर बने हुए? कल्ला राठौड़। किसके मंदिर है? कल्ला राठौड़ को क्या कहते हैं? चार हाथों का देवता। चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ? 1303। राजा कौन था? रतन सिंह। अटैक किसने किया था? किसने किया था? दूसरा साका कब हुआ? 1535। राजा कौन था? विक्रमादित्य। अटैक किसने किया? बहादुर शाह। तीसरा साका कब हुआ? 1568। राजा कौन है? उदय सिंह। अटैक किसने किया? अकबर। और किसके नेतृत्व में साका हुआ? जयमल और पत्ता। अकबर ने चित्तौड़ जीतने के बाद एक सिक्का चलाया था यहाँ पे, एलची। कौन सा सिक्का? एलची नाम का सिक्का चलाया। उसने जयमल और पत्ता की मूर्तियां आगरा के किले में लगवा। और गिरवा की पहाड़ियों में बाद में यहीं पर उदय सिंह की मृत्यु होती है। गोगुंदा कहां पर होती है? होली के दिन। कौन से दिन? तो होली के दिन मेवाड़ के कौन से राणा की मृत्यु हुई? किसकी मृत्यु हुई? उदय सिंह। किसके कौन से त्यौहार के दिन? होली। कहां पे हुई? गोगुंदा। तो उदय सिंह की छतरी भी कहां पर है? कहां पर है? गोगुंदा। उदय सिंह के बाद राजा बनते हैं महाराणा प्रताप। उदय सिंह जाते जाते राजा बना गए थे जगमाल को। किसको बना गए? लेकिन मेवाड़ की जनता ने कहा नहीं, हमारा राणा कैसा हो महाराणा। तो राजस्थान में कोई जनता अपने राजा को हटा के दूसरे को राजा बना देती है, वो ऐसा कहां पर हुआ? मेवाड़। किसको हटा के किसको बना दिया गया? जगमाल को हटा के प्रताप ने राजा बने। अकबर को लगा महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह ने तो मेरे से संधि नहीं की, क्या बताइए नया नया लड़का बना ये मान जाए। तो उसने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे। कितने दूत भेजे? सबसे पहले आया जलाल खान। कौन आया? जलाल खान कोर्च। क्या नाम है? इसके बाद आया मान सिंह। फिर मान सिंह के बापू मान सिंह भगवान दास का बेटा। ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है हमें? आमेर का अभिलेख। उसमें कछवाओं को क्या बताया गया? रघुवंशी तिलक। और मान सिंह ने कौन सा किला बनाया उसके अनुसार? जमुआ रामगढ़। कौन सा किला? जमुआ रामगढ़। तो प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने कितने दूत भेजे? नाम बोलो। आमेर के पिता पुत्र कौन से इनमें से? पहले पिताजी आया, बेटा आया। तो सबसे पहले कौन आया? कोर्ची। फिर कौन आया? फिर लास्ट में प्रताप ने चारों को कहा भाई साहब चाय पानी लो, है ना, अपने भी संधि की कोई भी बातचीत। और अकबर को जाके कह दो कि मैंने लड़ाई की तैयारियां कर रखी है। अकबर अपनी लड़ाई की तैयारियां। तो फिर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो पहली लड़ाई होती है वो आपका फेमस युद्ध है हल्दी घाटी। कौन सा युद्ध है? जिसको अकबर के दरबार का इतिहासकार है अबुल फजल, वो कहता है खमनोर का युद्ध। क्या कहता है? तो खमनोर का युद्ध कौन कहता है इसको? कौन कहता है? अकबर के दरबार का इतिहासकार और था बदायूनी, वो इसको कहता है गोगुंदा। क्या कहता है? कौन कहता है? और अपना एक हुआ जमस्टूड। कौन हुआ? वो इसको कहता है थर्मोपोली का युद्ध। क्या कहता है? वो कहता है जैसे हमारे यूरोप में थर्मोपोली का युद्ध हुआ था वैसे मेवाड़ में कौन सा युद्ध हुआ है? हल्दीघाटी। तो इसे कहता है मेवाड़ की थर्मो। तो हल्दीघाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा? कौन सा युद्ध कहा? खमनोर। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बनास। कौन सी? और बदायूनी क्या कहता है इसको? गोगुंदा का युद्ध। मेवाड़ की थर्मोपोली कौन बताता है? कौन बताता है? इस युद्ध में खुद एक बंदा आया हुआ था बदायूनी। कौन सा बंदा उपस्थित था? हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576। कब हुआ था? 18 जून 1576। किस किस के बीच में? प्रताप और अकबर। प्रताप अकबर की तरफ से 2 सेनापति, अकबर खुद नहीं आया था। एक तो आया मान सिंह और एक आया असफ खान। कौन कौन दो आए? मान सिंह और प्रताप की तरफ से सलूम्बर वाले तो आएंगे, सलूम्बर वाले हरावल में जाएंगे। और सलूम्बर के थे कृष्णदास चुंडावत। कौन थे? कहां से आए? कहां से आए थे? क्योंकि सलूम्बर वाले मेवाड़ की किस में रहते थे? हरावल में रहते थे। एक ग्वालियर से राजा आए थे रामसा। कौन आए थे? रामसा। रामसा कहां से आए थे? ग्वालियर से। एक अफगानों की सेना लेके आया था हाकिम खान सूर। कौन आया था? हाकिम खान सूर किसकी सेना लेके? अफगानों की। और एक भीलों की सेना लेके आए थे रैना पुंजा। रैना पुंजा किसकी सेना लेके आए? अफगानों की सेना लेके हाकिम खान सूर। और ग्वालियर की सेना लेके और सलूम्बर की सेना लेके किसे लड़ने के लिए? अकबर। अकबर खुद नहीं आया था, उसके सेनापति कौन थे? और कौन सा इतिहासकार आया हुआ था? और बदायूनी लिखता है कि इस युद्ध में हमारी हालत इतनी खराब हुई कि हम बनास नदी के पास में 16 किलोमीटर वापस भागे थे। बदायूनी लिखता है कि जब हम रात को गोगुंदा जाके रुके थे। कहां जाके रुके थे? तो हमें डर था कि महाराणा प्रताप रात को आके नाम मार दे, इसलिए हम रात को जागते रहे थे। चारों तरफ हमने दीवारें चुन ली थी। बदायूनी लिखता है कि जून की तपती हुई दोपहरी के अंदर जब हम वहां से चित्तौड़ से निकल के मेवाड़ से निकल के अजमेर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में भील जगह जगह हमें लूट लिया करते थे। बदायूनी ऐसा लिखता है कि जैसे जैसे ले दुआ के अजमेर पहुंचे मान सिंह और आसफ खान गए। और मान सिंह और आसफ खान को अकबर ने जाते पूछा कि क्या महाराणा प्रताप को मार दिया? उनका नहीं। क्या जिंदा पकड़ लिया? नहीं। क्या उसने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली? नहीं। तो क्या सोच कर आए थे कि सरदार खुश होगा, इनाम देगा? और आज के बाद दोनों मेरे को दिख गए ना दरबार में टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। तो अकबर ने किस किस को दरबार से बाहर निकाल दिया था? मान सिंह और अकबर ने कहा मान सिंह ने सर सुनो प्लीज, वहां पार नहीं पड़ रही, हार जाओगे, हम भी हार के आए। अकबर ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं बताता हूं तुम्हें कैसे जीतते हैं। तो हल्दीघाटी युद्ध में हार के बाद खुद कौन आया? अकबर ने कहा मैं बदला लेके आऊंगा यार, इतने बड़ी सेना भेजी तुम हार के आ गए। तो अकबर खुद अटैक करता है आपने। अकबर आता है उदयपुर का नाम बदल कर देता है मोहम्मदाबाद। किसका नाम बदलता है? किसका नाम? उदयपुर पे कब्जा करता है, उदयपुर का नाम बदल क्या कर देता है? और अपने 2 बंदों को उदयपुर सौंप देता है। एक बंदे का नाम था जगन्नाथ कछवाहा। क्या नाम था बंदे का? जगन्नाथ कछवाहा, मान सिंह के अंकल थे। और एक बंदे का नाम था सैयद फखरुद्दीन। क्या नाम था? तो किस किस को सौंप दिया?
जगन्नाथ कछवा और सैयद फखरुद्दीन, इनको क्या सौंप दिया? क्या सौंप दिया? उदयपुर। नाम बदल क्या कर दिया? और दिल्ली। महाराणा प्रताप पहाड़ियों में बैठे हैं, छापामार युद्ध कर रहे हैं, पहाड़ियों में दिल्ली सेना भेजेगी, जाओ महाराणा प्रताप को पकड़ लो, सैनिक शाम को वापस आ जाएगी सर, सॉरी। और दूसरे दिन और उस बार जाओगे सर, सॉरी। कितने गए थे कि 100, वापस कितने आए? 25। बीच में कितने रह गए? 75। कोई बिलों ने मार दिया, कोई महाराणा प्रताप की सेना ने मार दिया, कोई बेचारे भूखे प्यासे मर गए, रास्ता भटक गए कोई। तो अकबर ने एक दिन पूछा कि ऐसा क्या है, या तुम मुगल हो और जाके ढूंढ नहीं सकते? महाराणा प्रताप ने कहा मुगल है, गूगल थोड़ी है। हमें क्या पता एग्जैक्ट लोकेशन कहां है बंदे की, बंदा पहाड़ियों में कहीं बैठा हुआ है। फिर फाइनली अकबर को लगा कि पार पड़ेगी। अकबर ने अपने एक बहादुर सेनापति को भेजा, शाहबाज खान। किसको भेजा? 1576 में शाहबाज खान ने किला जीता, सिवाना। कौन सा जीता? क्योंकि उन दिनों चंद्रसेन लग रहा था मारवाड़ में, तो उसने कौन सा किला जीता था? सिवाना, मारवाड़ के राठौड़ों की शरणस्थली। अच्छा, मेवाड़ वालों की शरणस्थली कौन सी? कोमलगढ़। तो अकबर को लगा कि यदि मारवाड़ की शरणस्थली शाहबाज खान, सिवाना शाहबाज खान छीन सकता है, तो मेवाड़ वालों को भी छीन सकता है। तो उसने कहा जा शाहबाज खान कोमलगढ़ पर अटैक कर। कहां पर अटैक कर? और उसने कहा कोमलगढ़ को फतेह करना है, और यदि कोमलगढ़ को फतेह नहीं कर पाए तो मेरे को शक्ल मत दिखाना, मेरे को चेहरा नहीं दिखाएगा। शाहबाज खान का सब चिंता मत करो, जैसे मैंने सिवाना पर कब्जा किया वैसे किस पे कब्जा कर लूंगा। और उसने कोमलगढ़ पर 3 अटैक किए, 1577, 1577, 1578 और 1500। फिर वो पंजाब चला गया। कहां चला गया? कि बात हुई थी ना भाई, चेहरा दिखाना, तो नहीं दिखाएंगे, वैसा मास्क लगा लूंगा और तो क्या। तो बाद में शाहबाज खान कहां चला गया था? पंजाब। तो कोई पूछेगा कि शाहबाज खान ने हमारे कौन से किले पर अटैक किए थे? कितने अटैक किए थे? कब कब? 77 में एक बार, पहली बार में कब्जा भी करता थोड़े टाइम के लिए, महाराणा प्रताप वापस भगा देते, मतलब कुल मिला के फाइनल कब्जा उसका यहाँ पर नहीं। तो कितने अटैक करने पड़े? कौन कौन से? कौन से सेनापति ने? उसने मारवाड़ के कौन से किले पर कब्जा किया, लेकिन अपने यहाँ कौन से पे नहीं कर पाया। कौन से पे? अकबर ने वापस चेंज किए, इस बार वापस सेनापति चेंज किया। इस बार भेजे गए अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन भेजे गए? कौन भेजे गए? अब्दुल रहीम भेजे गए। अब्दुल रहीम बेचारे प्रेम के दोहे लिखने वाले, रहीमन धागा प्रेम का मत टूटे से फिर जुड़े नहीं। रहीम जी ने कहा अकबर क्यों लड़ाइयां करता है, हमें उनसे संधि करनी चाहिए जो हमसे संधि करना चाहते हैं। यदि कोई बंदा संधि नहीं करना चाहता, जबरदस्ती दोस्ती की। संधि का मतलब क्या हुआ? दोस्त। जिस दिन राजाओं ने राजस्थान में कर ली दोस्ती, भाई कल्याणमल बीकानेर ने कर ली तेरे से, आपके हरराज जैसलमेर ने कर ली तेरे से, मोटा राजा उदय सिंह ने कर ली तेरे से, सुरजन बूंदी वाले ने तेरे से संधि कर ली। अब महाराणा प्रताप नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती दोस्ती क्यों करनी है? अकबर ने कहा पंचायती में जा और वहां जाकर लड़ाई करो और महाराणा प्रताप को पकड़ लो। अब उस बंदे के बेचारे को पकड़ने की जी में नहीं थी, तो अब्दुल रहीम यहाँ पर अपनी एक जगह आगे बैठ गए, शेरपुर। कहां पे आगे बैठ गए? चुपचाप बैठे, कोई अटैक नहीं करे, और 3-4 दिन में लेटर लिख के भेज दे कि महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए फौज गई थी, थोड़ा सा बच गया, अगली बार पकड़ ले। अकबर कहता कि वेल ब्रो, वेल वेल के बेटा लगे रहो, वेल प्लेड बॉयज, वेल प्लेड। तो दिन में और लेटर लिख के भेजा, इस बार तो हाथ ही आ गया था, कोई एंड टाइम पर ही निकला। अकबर ने कहा ठीक है ठीक है। क्योंकि अकबर ये तो नहीं कह सकता ना भाई क्यों नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि अकबर यदि ये कहे क्यों नहीं पकड़ पा रहे तो रहीम जी कहे भाई मान सिंह, आसफ खान, शाहबाज खान और तू चारों मिलकर बता दो कि भाई क्यों नहीं पकड़ पा रहे, फिर मैं बता दूंगा यार क्यों नहीं पकड़ पा रहे। उल्टा अकबर जब खुद हमला करके यहाँ से वापस गया था तो मान सिंह, आसफ खान रास्ते में मिल गए, उनका क्या मारना पता पकड़ लिया। अच्छा वो रस्सी में बांध के ला रहे हो क्या पीछे? अकबर ने थप्पड़ मारूंगा, कल से दरबार में जाना चुपचाप। तो उन्होंने कहा सर हमने तो पहले ही कहा था कि मामला इतना इजी। अब उन्होंने कहा छोड़ छोड़ बात को दबा दो, ये वरना अंडरवर्ल्ड में थूथू हो जाएगी भाई की बात। अब रहीम जी अपने चुपचाप शेरपुर के अंदर बैठे हैं। महाराणा प्रताप के एक बेटे थे अमर सिंह, क्या नाम था? एक दिन उधर शेरपुर साइड में गए अमर सिंह, और अमर सिंह ने देखा कि वहां कोई हलचल ही नहीं, कैंप सुनने पड़े। तो बाहर से आवाज लगाई रहीम जी, रहीम जी। अंदर से महिलाओं की आवाज है कि रहीम जी नहीं है। तो घर में जो कोई है उसको भेज दो, कोई पुरुष बाहर है उसको भेजो, कोई पुरुष अंदर उसको बाहर भेजो। तो नहीं भाई पुरुष कोई नहीं है। उसने कहा सच्ची आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ, लाइन बनाओ, लाइन एक लाइन में सीधे सीधे चलेंगे। भाई जाओ सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लाया। महिलाएं बेचारी रोती हुई बेचारी कहां लेके जा रहा है, छोड़ दे हमें, वो लाइन में लाइन चल। आगे महाराणा प्रताप खड़े अपने कैंप में। महाराणा प्रताप देखा अमर सिंह आ रहा है, पीछे महिलाएं आ रही है, रोती आ रही है बेचारी। तो पूछा अरे ये कौन है? उसने कहा आप साइड में, मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। अरे है कौन अभी बता मेरे को? वो रहीम जी है ना। हाँ तो वो शिकार करने के लिए गए हुए थे, तो मैंने कर लिया। मारना थप्पड़ मारूंगा, बोले वो छोड़िए। सह सम्मान वापस पहुंचाया उनको। कहते रहीम जी के पास वापस महिलाएं, रहीम जी इतने में शिकार करके आ गए थे, उन्होंने आगे देखा कि महिलाएं तो है नहीं, तो बाबा माथा पकड़ के बैठे। वापस छोड़ने के लिए वो महिलाएं जब वापस पहुंची तो रहीम जी का कहां चली गई थी तुम? उनका तुम कहां चले गए थे? और ये तो भला हो बेचारे उस महाराणा प्रताप का जो वापस आ गई, वरना दुश्मन की महिलाओं को इस प्रकार पकड़ के लेके जाए कौन सौंपे वापस? तो रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए। और रहीम जी ने उस दिन कहा था कि मैं नहीं जानता महाराणा प्रताप की मुगलिया सल्तनत भारत में कब तक राज करेगी। मैं इस बात को नहीं जानता कि खुरासान के रहने वाले लोग भारत में कब तक राज करते रहेंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि अकबर कब तक भारत में राज करेगा। मैं इतना पक्का पक्का जानता हूं कि जब तक धरती, सूरज और चांद रहेंगे तुम इस भारतवर्ष में याद किए जाओगे। आपका कोई दुश्मन आपके बारे में ऐसी बात करके जाए इसका मतलब आप कितने महान रहे होंगे। किसी भी व्यक्ति का पता इस बात से नहीं चलता कि उसने कितने युद्ध जीते, कितने युद्धों में हारा, उसका पता इस बात से चलता है कि वो नैतिक चरित्र में कितना महान है। महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौड़ अपने नैतिक चरित्र में बेहद महान लोग थे। दुश्मन की महिलाएं आपके घर में आई, आप उनको अपनी धर्म की बहन बना के वापस सौंप के आते हैं, ऐसा महाराणा प्रताप कर सकते हैं। दुश्मन की बेटी सफेदुन्निसा आपके पास रहती है, आप न केवल उसकी धार्मिक शिक्षा का प्रबंध करते हैं बल्कि बड़े होने के बाद उसके दादाजी को सौंप देते हैं, ऐसा कौन कर सकता था? इसलिए दुर्गादास राठौड़ और महाराणा प्रताप को जानने के लिए हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता। युद्ध खूब सारे जीते, राणा सांगा ने खूब सारे युद्ध जीते, पर राणा सांगा को हम तभी जान पाते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। प्रताप जन जन के नायक हैं क्योंकि वो महिलाओं के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, इसलिए अक्सर वे लोग महान हैं जिनका महिलाओं के साथ बिहेवियर अच्छा होता है। आप किस प्रकार के व्यक्ति हो इसका उससे पता चल जाता है कि आप महिलाओं के साथ किस प्रकार का बिहेव करते हैं। यदि आप महिलाओं से अच्छा बिहेव करते हैं आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप महिलाओं से अच्छा बिहेव नहीं करते हैं आप धाप के लिए चढ़े।
बस सिंपल सिंपल सी थ्योरी आई बात समझ में। तो महाराणा प्रताप ने किसकी, कौन से सेनापति की जो बैग में थी उनको सामान वापस पहुंचाया था? अब्दुल रहीम। कौन सी जगह से, कौन गिरफ्तार करके लेके आया? अकबर को पता चला, अकबर ने रेमजी का रेमजी वापस है। लोग यहाँ संभल ही नहीं रही, क्या प्रताप को पकड़ के लाओगे? एक सेनापति और भेजे गए, जगन्नाथ कछवाहा। कौन भेजे गए? लास्ट एकदम लास्ट अंतिम सेनापति जो भेजे गए वो कौन से थे? 1585 में। कब भेजे गए? इसके बाद अकबर को समझ में आ गया कि आरएस बस की बात, जूनियर अकाउंटेंट दे लेता हूं, पटवारी की भी आगे वैकेंसी आने वाली, उसकी मैं तैयारी कर लेता हूं, आरएस में अपनी पार पड़ेगी। प्रैक्टिकल बंदा था जी। 1585 के बाद उसने महाराणा प्रताप पर कोई अटैक, ये कैसे संभव हो सकता है कि इस दौरान अकबर ने अफगानिस्तान पर अटैक किए, कश्मीर पर अटैक किया, पंजाब पर अटैक किया है, बंगाल पर अटैक किया है, साउथ इंडिया में अटैक किया, नाक के ठीक नीचे मेवाड़ पड़ा है वहां पर अटैक नहीं किया? ये खौफ है, डर जरूरी है। महाराणा प्रताप के शासनकाल में अकबर अपने यहां पर कोई युद्ध नहीं जीत पाया। मेवाड़ छोड़िए, दत्तानी में सिरोही वालों ने कूट दिया था। हम बढ़ रहे थे सुबह, वह सिरोही जैसी छोटी सी रियासत अकबर की सेना को कूट पीट के यहां से निकाल देती है, तो हालत कितनी खराब हो गई होगी। क्यों राजस्थान में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे उन दिनों में? ये छोड़िए बाकी सब, गुजरात जाने वाले सारे काफिले लूट लिए जाते थे बीच में। मुगलों का पूरा ट्रेड बंद कर दिया था कि गुजरात वाला जो ट्रेड है इधर से हमसे पंगे लिए तुम्हारा ट्रेड बंद है। इसलिए अकबर 1585 के बाद में धीमा पड़ता है ताकि ट्रेड बंद ना हो। बिना पैसे के लड़ाइयां कैसे करेंगे? पैसे नहीं आएंगे। तो उस मामले में प्रैक्टिकल है, उसके बहुत अच्छी सी बातें समझ में आ गई, बाहर पढ़नी। महाराणा प्रताप और इनको लगा कि लड़ाइयां बंद हो गई, ये पहाड़ों से बाहर आते हैं, अब नई राजधानी बनाते हैं चावंड। कौन सी राजधानी बनाते हैं? चावंड में चित्रकला की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? तो मेवाड़ की चित्रकला की शुरुआत करने वाला कौन है? मुझे कई बार लगता है कि महाराणा प्रताप को हमने युद्धों तक सीमित कर दिया। कहां तक सीमित कर दिया? युद्धों तक सीमित कर दिया, जबकि वास्तव में वो जो बंदा है वो कला की शुरुआत करता है। मेवाड़ की चित्रकला राजस्थान की सबसे महान चित्रकला, उसकी शुरुआत किसके टाइम में भी? महाराणा प्रताप। चित्रकला की शुरुआत की गई। एक मुख्य चित्रकार था उनका निसारुद्दीन। कौन था? एक बहुत अच्छा राइटर था इनके पास में, चक्रपाणी मिश्र। कौन सा था? चक्रपाणी मिश्र की एक किताब याद रखना पक्की पक्की, विश्व वल्लभ। कौन सी बुक थी? विश्व वल्लभ, जो कि बगीचों में लिखी हुई है, बगीचे तालाब ये सब कैसे बनाए जाए, उद्यान विज्ञान पर कोई किताब लिखी गई थी। किताब कौन सी थी? विश्व वल्लभ। कौन सी थी? एक युद्ध बीच में छोड़ दिया, इधर मैं युद्ध बता देता हूं। अब्दुल रहीम के बाद में बीच में एक सेनापति और भेजे गए, उनका नाम था सुल्तान खान। क्या नाम था? सुल्तान खान। क्या नाम है सेनापति का? जब अब्दुल रहीम वाला केस हो गया तो उसके बाद अकबर ने, पहले अकबर मानसिंह आसफ खान को भेजता है, अकबर खुद आता है, फिर शाहबाज खान आता है, फिर अब्दुल रहीम है, इस बार एक सेनापति कौन सा भेजा गया? कौन सा भेजा गया? सुल्तान। सुल्तान खान को, सुल्तान खान बड़ा गजब सेनापति, अकबर का चाचा है। अकबर का चाचा एक्सपीरियंस होल्डर बंदा, कितने युद्ध लड़के आया होगा, मंजावा एकदम सेनापति उस टाइम, उस प्रकार का, उसको यहाँ भेजा गया। उस बंदे वो समझदार आदमी था, उसने कहा यार युद्ध जीतने के लिए पहाड़ों में क्यों जाना है? क्योंकि हम जब पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ों के रास्ते महाराणा प्रताप को पता है, अंदर जाते तो मार लेता अपने, अपने जाओ ही मत, उसको बाहर निकालो। सब वो बाहर क्यों आएगा? वो तो अंदर बैठा रहेगा अपने चुपचाप, उसकी क्या दिक्कत है? सप्लाई बंद कर दो। अनाज नहीं पहुंचना चाहिए अंदर, अंदर किसी प्रकार का धन नहीं पहुंचना चाहिए, अंदर किसी भी प्रकार का हथियार नहीं पहुंचने चाहिए। कितने दिन तक अंदर बैठे रहेंगे? अंदर टैक्स नहीं जाएगा, हथियार नहीं जाएंगे, सेना नहीं जा पाएगी उनकी, समाचार नहीं जा पाएंगे, अनाज नहीं जा पाएगा, क्या करेंगे? ये शानदार मामला है, इतना बड़ा कैसे रोक सकते हैं? उसने कहा कौन कौन से बड़े बड़े रास्ते हैं जहां से उनका आयात निर्यात होता है, लोग आना जाना करते हैं बाहर? सब 4 रास्ते हैं। एक डूंगरपुर की तरफ रास्ता जाता है, उसने कहा एक थाना बिठा दिया जाए यहाँ पे, देवल। कौन सा थाना? साहब एक राजसमंद की तरफ इधर रास्ता, उदयपुर की तरफ रास्ता जाता है, थाना बिठाओ देवारी। कौन सा? साहब एक पाली की तरफ नीचे घाटी उतरती है, थाना बिठाओ देसुरी। कौन सा? और साहब सबसे अधिक तो इनके राजसमंद की तरफ से आता है दिवेर। कौन सा? तो उसने 4 थाने बिठाए, कौन कौन से? 4D। कौन कौन से? देवल, देवारी, देसुरी, दिवेर। दोबारा नाम बोलो। उसने कहा सबसे अधिक कहां से हो रहा है? दिवेर। कहां से हो रहा है? मैं यहां खुद बैठा हूं। और वाकई उसने हालत टाइट कर दी। यार आप जब सप्लाई कर जाएगी आप लड़ोगे कैसे? लड़ने के लिए धन तो चाहिए, लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए, खाएंगे तो सही अनाज, तो घोड़ों के लिए दाना तो चाहिए, आएगा कहां से आपके पास में? आपकी सप्लाई नहीं हो रही, जो बड़े बड़े रास्ते हैं रास्ते कटा। तो सुल्तान खान रास्ते कट करके बैठ गया। उन दिनों में दशहरा आया, क्या आया? हथियारों की पूजा किया करते थे। हथियारों की पूजा करने के बाद अपने था कि तलवार यदि म्यान से बाहर निकले तो अंदर तभी जाए जब उसमें खून लगे, बिना खून लगे तलवार अंदर जानी नहीं। इसलिए दशहरे पर अपने युद्ध किए जाते हैं, युद्धों को बोलते टीका तोड़। क्या बोलते थे? महाराणा प्रताप हथियारों की पूजा करते हैं, हथियारों की पूजा करने के बाद अपने मंत्रियों संत्रियों से बातचीत करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये टीका तोड़ कहां करवाएं? ऐसा मामला तो टफ है इस बार, चारों तरफ से घिरे बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई रास्ता तो खुलवाना पड़ेगा, वरना आपने तो बाहर नहीं निकल पा रहे, अंदर मरेंगे। तो क्या किया जाए? और वो अंदर आ ही नहीं रहा, या तो उसको अंदर आने के लिए विवश किया जाए, या अपने कोई रास्ता खोला जाए। अपने रास्ता खोलेंगे तब उन पे और कहीं से अटैक करेंगे तो वो अंदर आएंगे, वरना वो अंदर क्यों आएंगे? तो कहां अटैक करें? तो साथ वाला साहब देवल पे कर लेते हैं, सेना कम है उनकी, इधर वाला रास्ता खोलेंगे डूंगरपुर वाला। किसी का देवारी वाला कर लेते हैं ताकि उदयपुर वाला रास्ता खुल जाए अपना। किसी का देसुरी वाला खोलते हैं ताकि पाली वाली घाटी खुले, मारवाड़ से कोई सहायता ले। और सबसे अच्छा रास्ता कौन सा था? क्योंकि पूरा जो व्यापार वाला ट्रेड हुआ करता कौन से रास्ते से था? महाराणा प्रताप ने कहा क्यों ना दिवेर खोला जाए। दिवेर में सेना ज्यादा उनकी, दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा है, दिवेर में रिस्क ज्यादा है। महाराणा प्रताप ने कहा रिस्क है तो इसलिए अटैक कहां करेंगे? 1582 कब की बात है? 36,000 मुगल सरेंडर करते हैं, या तो मार दिया था या सबको सरेंडर करवाया था। दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। दिवेर क्या मेवाड़ का? जम्प स्टोर ने लिखा था यार क्या युद्ध लड़ा था, मुगलों को मौका ही नहीं दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक थी वो, या तो मार दिए गए थे। अगले 2 साल के अंदर 1582 के अंदर ये हुआ है, अगले 85 तक लगभग जगन्नाथ कछवाहा जब तक आया था तब तक तो आसपास के सारे थाने उड़ा गए थे। सुल्तान खान को अमर सिंह भला मारता है, उसके आर पार निकाल देता है। अरे सुल्तान खान जब मरने वाला था लास्ट में तो महाराणा प्रताप वो घायल पड़ा था, महाराणा प्रताप उसके पास जाते हैं, उसको जाकर अंतिम इच्छा, तुम सेनापति हो, दुश्मन के सेनापति हो, कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कहता जिसने मेरे भला मारा ना उसको देखना चाहता हूं। मैं सुल्तान खान हूं, मेरे को सामने आता है ना तो उसको डर लगता है, हाउ मैं हाउ, मेरे को भला मारा है तो मरने वाला था। तो महाराणा प्रताप को लगा पास में कोई फौजी खड़ा था, उसको ये था, ये अमर सिंह ने मारा था। अमर सिंह कैंप में बैठा था कि अमर सिंह को बुलाएंगे तब तक बाबड़ा मर जाएगा, इसको दिखा देते हैं, तो ये मारा था। तो मुस्कुरा कहता है कि इसको तो मैं अभी भी मार दूं।
इसकी इतनी औकात नहीं, जब मैंने उस लड़के की आंखें देखी थी, उसकी आंखों में अलग अग्नि थी, तो महाराणा प्रताप बुलाते हैं, और महाराणा प्रताप अमर सिंह बुला के देंगे, मेरे वाला ही है। उसने कहा थू थू, योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। महाराणा प्रताप अमर सिंह को गंगा जल देते हैं कि सुल्तान खान को गंगा जल पिलाओ। मरता हुआ आदमी गंगा जल पी के जाए, ठीक है। उसकी आंखें बंद हो जाती है, धड़कनें कम पड़ने लगती है, मर नहीं रहा वो, धीरे धीरे। अब आपके भला वो अंदर घुसा हुआ है, तो खून धीरे 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 निकले। एक स्थिति मर सकते हो जब आपका पूरा खून निकलेगा तभी मरोगे, पर उसमें टाइम लगेगा। दूसरा ये कि भाला खींच के बाहर निकल गए, तो भाला खींचा जाएगा, मर तो वैसे ही रहे हो, एक झटके के अंदर आप मर जाओगे। तो महाराणा प्रताप अमर सिंह कहते हैं भाई मरने वाला दुख पा रहा है बेचारा, मुक्ति दो इसको, भाला खींच लिया जाए। तो वो इतना मोटा था कि अमर सिंह ने भाला डाल तो दिया था, वो निकले नहीं। अरे तब तो युद्ध में तेजी के अंदर होता है, भाला अंदर चला गया, अब उसकी हड्डियों में झगड़ा, वो भाला नहीं निकले उसके। फिर अमर सिंह उसके दोनों पैरों पर अपने दोनों पैर लगा के खड़ा होता है, फिर भाला खींचता है। वो डाकी सुल्तान खान को कौन से युद्ध में मारा गया था? कौन मार देता है? किसका बेटा है? हमने बचपन से कहानियां सुनी कि घास की रोटी खाता था। ये भारत का इतिहास है। मुझे लगता है काय घास की रोटी का पालक पराठा खाया होगा उसने अपने बड़ा में, घास की रोटी। राजा का बेटा था यार। तो अमर सिंह कौन सा युद्ध जितवाता है? दिवेर। इस युद्ध को क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैराथन। तो मेवाड़ की थर्मोपोली कौन सा युद्ध है? और मेवाड़ का मैराथन। इन दिनों में जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, उनके पास एक बंदे आते हैं, उनका नाम है भमासा। क्या नाम है? एक गांव में उनसे मिलते हैं, उस गांव का नाम था चूलिया। कौन सा गांव था? और महाराणा प्रताप को लाके अपना खूब सारा धन देते हैं, और महाराणा प्रताप कहते हैं कि प्रताप तुम संघर्ष करो, हम आज दिन तक हम जहां कहीं भी कोई भी धन देता, हम कहते हैं वो क्या है? केवल महाराणा प्रताप प्रसिद्ध नहीं हुए, महाराणा प्रताप कितने बड़े व्यक्ति रहे होंगे कि उनके साथ रहने वाले सारे फेमस हो गए। महाराणा प्रताप का साथ देने वाले थे भमासा, इसलिए सरकार की योजनाओं का नाम क्या था? अरे महाराणा प्रताप का तो घोड़ा ही फेमस हो गया। आज भी साहब स्कूटर बनाया हमने, नाम क्या रखा? आज भी मतलब कहीं कोई अपराध हो जाता है, फटाफट कहते चेतक को फोन करो, पुलिस वाली गाड़ी आती है, उसका नाम क्या है? ये प्रताप चेतक पे आते थे, पुलिस किस पे आ रही है? चेतक। चेतक की छतरी बनी हुई है बलीचा। कहां बनी हुई है? प्रताप की चावंड में मृत्यु होती है, प्रताप की छतरी में चावंड के पास बनी हुई है मंडोली। कहां पर बनी हुई है? 8 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी? तो प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहां पर बनी हुई है? प्रताप के राइटर चक्रपाणि मिश्र, उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? विश्व वल्लभ। कौन सी किताब लिखी? जो किस पे बनी हुई है? किसे बनी हुई है? उद्यान विज्ञान पे। और हेमरतन सूर्य पहले मैंने राइटर पढ़ाई, उनकी किताब का नाम बताओ। गोरा बादल पद्मिनी चौपाई। कौन सी किताब किसने लिखी थी? हेमरतन सूर्य। वो भी किसके दरबार में थे? महाराणा प्रताप। प्रताप ने राजधानी किसको बना ली थी अपनी? चावंड। किसको बना ली? चावंड। फिर प्रताप के बाद राजा बने प्रताप के बेटे अमर सिंह, और अमर सिंह के टाइम में जहांगीर के साथ संधि हो जाती है। किससे संधि हो जाती है? जिस संधि को बोलते हैं मुगल मेवाड़ संधि। क्या बोलते हैं? तो मुगल मेवाड़ संधि कौन से राजा ने की? अमर सिंह। कौन से मुगल बादशाह से? किससे की थी? जहांगीर ने महल कहां बनवाए थे? उस महलों में जहांगीर लिखता है मैंने अभी अभी संधि की है मेवाड़ वालों से। किसे संधि की है? तो जहांगीर ने मेवाड़ वालों से संधि कर ली थी। जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? पुष्कर महल का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? तो पुष्कर में महल किसने बनवाए? जहांगीर। मेवाड़ से संधि भी किसने की? जहांगीर। मेवाड़ का राजा कौन है? कौन है? अमर। बस इतना याद रखना। अमर सिंह के टाइम में कौन सी संधि हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि। कौन सी हुई थी? कौन सी संधि हुई? मुगल। अमर सिंह के बाद में राजा बना था कर्ण सिंह। कौन बना था? कर्ण सिंह राजा बना। कर्ण सिंह ने 2 महल बनवाए थे। एक महल का नाम है कर्ण विलास। क्या नाम था? एक महल का नाम था दिलखुश। क्या नाम था? उसमें घुसते ही दिल खुश हो जाता, इसलिए कौन सा था? दिलखुश। इसी ने एक किला शुरू करवाया था। ये कोई सांप के परिवार का व्यक्ति है ना, नागराज है, इसलिए बीच में ऐसी आवाजें निकालता रहता है। इनकी पीढ़ियों में भी कई सांप पैदा हुए, ये एक नया सांप पैदा हुआ। एक महल शुरू करवाया था, उसका नाम है जगमंदिर। क्या नाम है? इसने शुरू करवाया था, लेकिन पूरा इससे नहीं हुआ, पूरा इसके बेटे ने किया, और इसके बेटे का नाम क्या था? जगत सिंह। क्या नाम था? और इसके टाइम में एक बड़ी घटना हुई। इन दिनों खुर्रम, जिसे हम शाहजहां कहते हैं, वो अपने पिता के खिलाफ बगावत कर देता है। पिता का नाम जहांगीर। क्या नाम था? तो खुर्रम जब अपने पिता के खिलाफ बगावत करता, अभी देखो सुबह बता रहा था कि फिर बूंदी वाले रतन सिंह ने पकड़ा, हरि सिंह को सौंप दिया, हरि सिंह घुंघरू बंधवा के नचवाता था उसको, फिर माधो सिंह को दिया, फिर माधो सिंह को उसने कोटा का राजा बनाया। बताया था। तो खुर्रम जब विद्रोह करता है, तो खुर्रम इसको फोन करता है कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह कहता है भाई बापू से होगी लड़ाई, बापू ने घर से निकाल कुछ जुगाड़ तो बता। तो उसने कहा तो मेरे पास उदयपुर आजा, हमने जगमंदिर बनाना शुरू किया, पूरा तो बना नहीं है, पर एक कमरा बन गया, लेट बात अटैच है, तू उसमें रह जा। तो खुर्रम अपने विद्रोह के दौरान कौन से महल में रुका था? कौन से महल में रुका? और खुर्रम को बड़ा अच्छा लगा। पिछोला झील में कभी चांदनी रात में वो सफेद पत्थर इतना अच्छा चमकता था कि खुर्रम जब बादशाह बना, उसने बनाया ताजमहल। क्या बनाया? उसी सफेद पत्थर का जिसका जगमंदिर है। कौन सा है? तो इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है? जगमंदिर इसके बेटे ने कंप्लीट करवाया था। बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? जगत सिंह फर्स्ट। क्या नाम था? और जगत सिंह फर्स्ट ने एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया जगदीश। कौन सा मंदिर बनाया? सपना आता है एक दिन, सपने में भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं, इसलिए बोलते हैं सपने से बना मंदिर। क्या बोलते हैं? सपने से बना मंदिर। 5 मंदिर एक साथ बने हुए, इसलिए बोलते हैं पंचायतन। कौन सी शैली है? पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है। इसके वास्तुकार थे अर्जुन भाणा और मुकुंद। कौन कौन थे? क्या नाम बताओ? किसके वास्तुकार है? किसके? जगदीश मंदिर को और क्या कहते हैं? सपने में बना मंदिर। कौन सी शैली में? वास्तुकार कौन थे? और इसकी जो प्रशस्ति लगी हुई है वो लिखी थी कृष्ण भट्ट ने। किसने लिखी थी? बताओ। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी? अत्रि भट्ट। और बताओ ये आपकी किसने लिखी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। बस। और ये आपके जगदीश मंदिर वाली देखना कभी आप, जगदीश मंदिर वाकई बहुत सुंदर है। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो एक दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर की एक मूवी है यार, क्या नाम है? ये जवानी है दीवानी, है ना? हाँ, वो जो मूवी है ये जवानी है दीवानी। उस मूवी में एक हीरोइन और कल की कोचली, उसकी शादी है, उदयपुर में शादी का सीन है। कई सालों बाद में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण वापस मिलते हैं। वो जहां पर बातचीत करें उसके पीछे जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? मुझे पक्का पता है, पिछली बार आपने दीपिका पादुकोण देखी होगी। आपका मंदिर पर कोई भी ध्यान है? इस बार थोड़ा सा ब्लर करना उसको, अपने पीछे क्या देखना है? मंदिर। वो मंदिर कौन सा है? कौन सा मंदिर है? जगदीश। तो जगदीश मंदिर किसने बनवाया था? और क्या कहा जाता है इसको? क्या कहा जाता है? सब राठौड़। कौन सा लेते? क्या वारी पंखा क्यों नहीं चला? स्विच इधर है, उधर से दबा दो, जिधर भी।
राठौड़ों की बेसिकली 3 रियासत हुआ करती है अपने। एक रियासत थी जोधपुर, जिसको हम बोलते हैं मारवाड़, क्या बोलते थे? एक रियासत हुआ करती बीकानेर, कौन सी थी? बीकानेर। और एक रियासत थी किशनगढ़, कौन सी थी? देखो हमने चित्रकला पढ़ते तब अपने पढ़ते हैं कहां की चित्रकला की, जोधपुर की, बीकानेर की, किशनगढ़, है ना। मारवाड़ में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये राठौड़ों की 3 रियासत थी। कौन कौन सी? जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। मैंने एक और बताया था, राठौड़ों के जो भी किले उनको बोलते हैं चिंतामणि, क्या बोलते हैं? तो जोधपुर बीकानेर वाले जो किले, इनके क्या कहते हैं? चिंतामणि दुर्ग कहा जाता है। मेहरानगढ़ किले का नाम क्या है? चिंतामणि दुर्ग। जूनागढ़ का नाम क्या है? चिंतामणि दुर्ग नाम है इनके। राठौड़ों के लिए कहा जाता है कि राठौड़ या तो कन्नौज के गहड वाले, कहां के गहड वाले? कन्नौज के गहड वाले। कन्नौज में वंश हुआ करता था, गहडवाल वंश। या तो कन्नौज के गहड वाले या दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट। कहां के राष्ट्रकूट है? कुछ सिंपल सवाल पूछेगा आपसे, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से राजस्थान के कौन से वंश को जोड़ा जाता है? या राजस्थान का राठौड़ राजवंश कन्नौज के कौन से वंश से जोड़ दिया जाता है? कौन सा? ले दे के बात ये कि तीनों चीज एक है। साउथ इंडिया में इन्हीं को राष्ट्रकूट कहते हैं। यही आपके कन्नौज में आके क्या हो जाते हैं? गहडवाल। ये राजस्थान में आके क्या हो जाते हैं? राठौड़। राष्ट्रकूट 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 करते करते क्या बना शब्द राठौड़? जैसे हम पढ़ते हैं कि चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ बनाया, तो उसका नाम था पहले चित्रकूट। क्या नाम था? चित्रकूट। चित्रकूट चित्रकूट करते करते क्या हो गया? चित्तौड़। तो राष्ट्रकूट 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 करते क्या हो गया? राठौड़। तो तीनों एक ही बात है। फिर भी क्वेश्चन बनने लायक तो बनता है, कन्नौज का कौन सा वंश है? गहडवाल। दक्षिण भारत का कौन सा? राष्ट्रकूट। पहला जो बंदा इधर आया था वो था सिहा। पहले बंदे कौन थे? राव, ये तो टाइटल लगते हैं, नाम क्या? पहला बंदा कौन है? सिहा। यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए। किसकी सहायता के लिए? पालीवाल ब्राह्मण से लेके आए थे कि साहब हमारी लूटमार ज्यादा हो रही है, प्लीज चलो। तो वहां यूपी से कन्नौज के पास में बदायूं नाम की जगह, वहीं से, और यहाँ पर अपनी राजधानी बनाई खेड़। किसको बनाई? जहां पर हम सुबह पढ़ रहे थे मंदिर रणछोड़, जो कि कौन सी शैली में बना हुआ है? गुर्जर प्रतिहार शैली या मेनाल का महानालेश्वर मंदिर कौन सी बना? भूमिज। कौन से में? भूमिज। समिधेश्वर मंदिर कौन सी शैली में? सोलंकी। कौन सी शैली? सोलंकी। या उसको क्या बोलते हैं? मारू गुर्जर। और सिया यहाँ पर एक लड़ाई में लड़ते हुए मारे गए, उस जगह का नाम है बिठू। कहां पर है? तो इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? बिठू। बिठू पड़ता है पाली खेड़ बालोतरा के पास में जगह ही। तो राजधानी कौन सी थी इनकी शुरुआत में? खेड़। छतरी कहां पर बनी है? बिठू। को पूछे कि राजस्थान में राठौड़ों का संस्थापक कौन था? तो कौन था? राव सिंह। किसकी सहायता के लिए आया था? पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता। फिर एक राजा हुआ यहाँ पर, उसका नाम था दुहड़। क्या नाम था? बताया हुआ वैसे तो मेरी बातें। दुहड़ आपके बचपन में ननिहाल गया हुआ था एक बार अपने, या मंडोर वाले प्रतिहारों में इधर ननिहाल था, तो ननिहाल गया। तो ननिहाल वाले जो बच्चे थे, मामा जी के बच्चे थे, उन्होंने एक दिन दुहड़ को छेड़ दिया और उन्होंने कहा, तुम इतना कड़ा कोजा भूंडा, तेरी शक्ल हमें मिलती नहीं है, और तुम्हारे मोटे बाल, तुम्हारे घुंघराले सिर, तुम्हारा चपटा, कहां से आए हो तुम? तो उसने कहा यही यहाँ के तुम दिखते नहीं, शक्ल देखो तुम्हारी कैसी है, और यहाँ के तो बता तुम्हारी कुलदेवी कौन है? उसने कौन है? तो मम्मी के पास गया रोते रोते, मामा जी वाले बच्चे मेरे वैसे कहते हैं, देख तेरी शक्ल देख, अंदर होड़ देख, अंदर बाल भी अलग से हैं, सिर तेरा चपटा है पीछे, तुम्हारी कुलदेवी कौन है? मम्मी अपने कहां से आए थे? हमारी में शक्ल ही नहीं मिलती। मम्मी ने आपसे कहा, बेटा ऐसा नहीं है, तुम लोग थोड़े बाहर से आए थे। बाहर से कहां से आए थे? पहले तुम कर्नाटक में करते थे चिंता था, चिता चिता, फिर तुम कन्नौज आए, कन्नौज में क्या तुमने चिंता था, चिता, वहां से तुम राजस्थान आ गए। राउडी राठौड़ साउथ इंडिया की मूवी है, तो राठौड़ साउथ के, साउथ से आए हुए थे, शक्ल वक्ल मिलती नहीं थी हमारे लोगों के अंदर। तो बाद में दुहड़ जब बड़ा हुआ तो दुहड़ के मन में वो बात लगी हुई थी, इन्होंने मेरे से पूछा था कि तुम्हारी कुलदेवी कौन है? मम्मी से पूछा, मम्मी ने बताया कुलदेवी तुम्हारी नागरिची माता। कौन है? कहां पे? मम्मी का कर्नाटक। कहां पे? वो बड़ा हुआ तो कर्नाटक गया, नागरिची माता की मूर्ति लेके आया, अपनी राजधानी खेड़ के पास में एक जगह पर उसने मंदिर बनवाया, जहां पर नागरिची माता का मंदिर बना, जगह नाम क्या हो गया? खेड़ के पास ही नगना नाम की जगह। नागरिची माता का एक बड़ा मंदिर तो ये नगना वाला, एक मंदिर है बीकानेर में। कहां पर है? क्योंकि बीकानेर भी राठौड़ों की रियासत थी, बीका जब उधर रियासत स्थापित करता बनाता है, वो 18 भुजाओं की मूर्ति। कितने भुजाओं की? 18 भुजाओं की मूर्ति। राठौड़ों कुलदेवी कौन सी है? नागरिची माता। मूर्ति कौन लेके आया था? दुहड़। कहां से लेके आया? कर्नाटक। कौन से गांव में लगाई? नगना के लगे। फिर अपने एक और पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी। देखो लोक देवता पढ़ते हैं, लोक देवता पढ़ते हैं मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ जी ने राजधानी चेंज की थी, राजधानी लेके थे मेवानगर। क्या लेके थे? मेवानगर अपनी राजधानी। तो पहले राजधानी राठौड़ों कौन सी थी? खेड़। फिर राजधानी कौन सी होगी? जैसे पहले कछवाओं की राजधानी थी दौसा, फिर गए रामगढ़, फिर आए आमिर, फिर आए जयपुर, फिर कहां गए थे? जब। वैसे ये पहले कहां पे थे? खेड़। अब कहां पे आ गए? मेवानगर। मेवानगर कौन है राजधानी? मल्लीनाथ जी ने मालवा का एक गवर्नर था, उसका नाम था निजामुद्दीन। क्या नाम था? निजामुद्दीन कहां का गवर्नर था? इसकी 13 टुकड़ियां हरा के भेजी थी। सेना की कितनी टुकड़ियां हरा के भेजी? इसलिए नाम पड़ गया 13 तुंगा भांजियान माला सलखानी। सलखे के बेटे मल्लीनाथ ने कितनी टुकड़ियों को हराकर भगा दिया था? तो 13 टुकड़ियां किसकी आई थी? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन कहां का था? मालवा का था। किसने हरा के भगाया था? फिर मल्लीनाथ जी की रानी हुआ करते रूपादे। कौन थे? और रूपादे के प्रभाव में आके मल्लीनाथ जी बन गए थे संत। क्या बन गए थे? तो थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि कौन सा राजा अपनी रानी के प्रभाव में आकर संत बन गया था? कौन बन गए? मल्लीनाथ। कौन सी रानी के प्रभाव में? रूपादे। और बाद में संतों के साथ में रहते, इसलिए 1399 में मारवाड़ में करवाते हैं हरि कीर्तन। क्या करवाते हैं? हरि कीर्तन। इसी साल डेथ हुई थी 1399 में। बाद में हरि कीर्तन का मरते मरते हरि कीर्तन करवा के गए थे, भाई भगवान का नाम लिया जाए, हरि कीर्तन करवाया मारवाड़ के अंदर। और इन्हीं की वजह से बाद में बाड़मेर के इलाके का नाम पड़ा मल्लानी। मल्लीनाथ का इलाका, इसलिए नाम क्या पड़ा? मल्लानी नाम पड़ गया था। क्या नाम पड़ गया? मल्लानी नाम पड़ गया था। तो मल्लीनाथ जी की राजधानी कहां बना ली थी? मेवानगर। और किसको हराया था? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन कहां का था? मालवा। उसकी कितनी टुकड़ियां रही? 13। रानी कौन थी? इनके प्रभाव में आके क्या बन गए? क्या करवाया था? हरि कीर्तन। और बाड़मेर क्षेत्र क्या बोलते हैं? आप ये भी जानते हैं इनका मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा। कहां पर बना हुआ है? तिलवाड़ा में मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी। कृष्ण एकादशी से कृष्ण पक्ष की 11 से लेकर शुक्ल पक्ष की 11 तक। कहां पे मेला लगता है? तिलवाड़ा, है ना। मालानी नस्ल के पशु। कौन सी नस्ल के पशु? मालानी पशुओं का मेला। हम ये भी जानते हैं कि मालानी के पशुओं में सबसे अच्छा पशु होता है घोड़ा। कौन सा होता है? इसलिए हम जानते हैं घोड़ों के देवता बाड़मेर में है। तो मालानी जब बाड़मेर को कहते हैं तो घोड़ों के देवता भी उधर होंगे। घोड़ों के देवता है आलम जी। कौन है? आलम जी का मंदिर हमने पढ़ा, धोरीमन्ना। धोरीमन्ना बाड़मेर है ना। और वो भी ये राठौड़ वंश के थे, जैतमालोत राठौड़। कौन से राठौड़ थे? जैतमालोत राठौड़ थे। आज मिला है आलम जी का मेला, आज बाबरी बीज। आज क्या है? बोलो रामदेव जी महाराज की, बोलो आलम जी महाराज की। आज धौलपुर में मिला है बाबू महाराज का मेला। कौन सा है? बोलो बाबू महाराज की। बाबू महाराज कहां पे है? धौलपुर। बाबा रामदेव कहां पर है? जैसलमेर। इधर है बाबा, उधर है बाबू। पश्चिमी राजस्थान में क्या मना रहे हैं हम? बाबा। पूर्वी राजस्थान में उधर बाबू महाराज, इधर बाबा महाराज, बीच में आलम जी करे। हाय अपना भी भाई साहब इधर ही है, याद रहेगा आपको। आलम जी का मंदिर कहां पर है? धोरीमन्ना। कौन से देवता के रूप में पूछते हैं? अश्वरक्षक। अश्वरक्षक देवता। और ऊंट रक्षक देवता? बाबू जी। ऊंट रक्षक देवता कौन से? बाबू जी। वो भी यही राठौड़ वंश से।
है ना। तो ये सारे कि मालानी किसकी वजह से मलिनाथ जी देवता है, वो राठौड़ वंश है, बाबूजी ऊंट रक्षक देवता है, वही इसी राठौड़ वंश के धुएड़ पढ़ रहे हैं हम। धुएड़ धुएड़ के छोटे भाई थे धंधल, धंधल के बेटे थे बाबूजी, और आलम जी महाराज कौन से हैं, अश्वरक्ष, दोनों तीनों याद रह जाएंगे, याद रह जाएंगे। और मलिनाथ जी का मेला कहां पर है, कब से कब तक, है ना। वो बताओ, तिलवाड़ा अपना एक वो प्राचीन काल का केंद्र हो रहा है जिसका उत्खनन किया था वीरेंद्र नाथ मिश्र, किसने किया था। तिलवाड़ा का उत्खनन कौन करते हैं, मध्य पाषाण काल का स्थल है। कौन से काल का स्थल है, मध्य पाषाण काल का स्थल। कौन से काल का, कौन सी नदी के किनारे, लूणी, कौन सी, तो लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा मध्य पाषाण काल का स्थल है जिसका उत्खनन किसने किया था, वीरेंद्र नाथ मिश्र। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक राजा बने यहाँ पे चुंडा, कौन राजा बने, चुंडा। चुंडा कहाँ के राजा बने, मारवाड़। कहाँ के राजा बने, नई राजधानी बनाई अपनी, मंडोर। कौन सी बनाई, हम पढ़ रहे थे पहले वाले पढ़ रहे थे मंडोर प्रतिहारों का था। मंडोर किसका था, इस बार प्रतिहारों ने मंडोर चुंडा को दहेज में दिया। प्रतिहारों ने मंडोर किसमें दिया, किसने दिया, प्रतिहारों किसमें दे दिया, तो दहेज मिले, मिले, है ना। मेरे को 3 दहेज बड़े जोरदार लगते हैं, या तो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था अफगानिस्तान, क्या मिला था, या अंग्रेजों को दहेज में मिला था बॉम्बे, पुर्तगालियों क्या दिया था, बॉम्बे, या चुंडा को दहेज में मिला, दहेज मिले दिया मिला। अपने यहाँ सिलेंडर दे दो, 51,000 रुपए दे दो, है ना, एक हाथ का गहना दे दो, क्या यार छोटे छोटे चिंदी चोरियां करते रहते हो, इस बार दहेज मांगो तो कहना अमेरिका दे दो तब तो कोई मतलब ही हो, अगला दे देगा, ग्लोब ला के दे देगा, अगला पूरी दुनिया ले ले, और तो कैसे दे सकता हूँ। तो चुंडा, अरे मेरी बात नहीं करोगे, तुम मारोगे यार मेरे को। तो चुंडा ने राजधानी कहाँ बना ली, मंडोर। पहले राजधानी खेड़, फिर राजधानी मेवानगर, अब राजधानी मंडोर। किसने दहेज में दिया, चुंडा की एक राजकुमारी थी, उनका नाम था हंसाबाई। कौन थी, हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा के साथ की, उनका नाम था लाखा। क्या नाम था, और तब मारवाड़ उनका लाखा जी सौगन गाओ, हमारी बेटी का जो बेटा का वही अगला राजा बनेगा, और किसी को राजा बनने सब ठीक है। तो उस समय लाखा का एक बड़ा बेटा होता, उसका नाम भी था चुंडा। राणा लाखा कहाँ के राजा है, मेवाड़। तो मेवाड़ में लाखा के बड़े बेटे कौन है, चुंडा। लेकिन लाखा के साथ किसकी शादी हुई, हंसाबाई। तब मारवाड़ वालों ने कहा कि हम राजकुमारी की शादी तभी करेंगे आपके साथ जब आप ये कहोगे कि चुंडा को राजा नहीं बनाएंगे। राजा किसको बनाएंगे, हंसाबाई के बेटे। चुंडा ने खुद नहीं कहा नहीं बनूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। यदि पापा शादी करना चाहते हैं तो पापा आराम से शादी करें, मैं राजा नहीं बनूंगा। राजा कौन बनेगा, आपकी बेटी का बेटा, जो मेरा सौतेला भाइयों का वो बनेगा। इसलिए जो मेवाड़ वाला चुंडा उसको हम कहते हैं मेवाड़ का भीष्म। क्या कहते हैं, या तो भीष्म पितामह ने कहा था अपने पिता की शादी के लिए, उनके पिता थे महाराज शांतनु। कौन थे, और महाराज शांतनु बुढ़ापे में जाकर सत्यवती से शादी कर रहे थे। तब सत्यवती के पिताजी आए थे, उन्होंने कहा था कि देवव्रत, भीष्म पितामह का नाम क्या था, कि देवव्रत, मैं तुम्हारे पिता के साथ मेरी बेटी की शादी करने जा रहा हूं, पर अगले राजा तुम बनोगे, फिर मेरी बेटी के बेटों को तो क्या मिलेगा। भीष्म ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि मैं अगला राजा, पर तुम तो राजा नहीं बनोगे, पर तुम खुद भी शादी करोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे जो सौतेले भाई होंगे, उम्र लगभग बराबर होगी, और कल को तुम्हारे बच्चे क्लेम कर देंगे कि हमारे पापा तो बोले थे राज्य नहीं लिया, राज्य हमारा है। भीष्म देवव्रत ने कहा तुम्हें इतनी चिंता है तो मैं ये कहता हूं कि मैं शादी भी, इन दो भीषण प्रतिज्ञाओं के कारण देवव्रत को हम क्या कहते हैं, भीष्म। पर चुंडा प्रैक्टिकल थे मेवाड़ वाले, उन्होंने केवल एक सौगंध खाई कि मैं राजा नहीं बनूंगा, बाकी उनका शादी करूंगा, जनसंख्या में जितना अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं। तो चुंडा जी के पीछे पूरी लाइन है, चुंडा। कौन सी लाइन है, चुंडा। कई बार मैं जब बच्चों को कहता हूं चुंडा के वंश युद्ध में लड़े, बड़े बहादुर थे सलूमर के चुंडा, बच्चे कहते हैं सर चुंडा जी ने शादी की थी, वहां एक नहीं 5 सती किए थे, और खूब सारे टावर थे। तो वो याद रखना पड़ेगा ना। पर कलयुग में इतनी बड़ी बात भी तो बहुत है ना, कि भाई लोग राज के लिए बाप को मार दिया करते, यहाँ बाप की शादी के लिए बंदा करेगा राजा। राजा कौन बन जाएगा, हंसाबाई का बेटा, और बाद में हंसाबाई और लाखा के बेटे होते हैं मुगल। कौन होते हैं, तो बाद में राजा कौन बने थे, कौन बने थे। तो चुंडा ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, किससे मिली थी, किसमें, चुंडा की बेटी कौन थी, शादी किसकी की, लाखा कहाँ के राजा थे, लाखा के पहले बेटे कौन थे, उन्होंने कसम खाई मैं राजा नहीं बनूंगा, इसलिए क्या कहते हैं मेवाड़ के, हंसाबाई के बेटे राजा बने, वो कौन थे, कौन थे। अब राजा बने भाई एक जोधा, कौन बने, जोधा राजा बनते। एक नया शहर बसाते 1459 में, जोधपुर। कौन सा बसाते हैं, तो राठौड़ों की पहले राजधानी कौन सी, खेड़, उसके बाद मेवानगर, उसके बाद मंडोर, अब कौन सी, जोधपुर। जोधपुर की स्थापना कब हुई, सवाई माधोपुर की स्थापना 1763, जयपुर की स्थापना, सिरोही की स्थापना, और अजमेर की स्थापना 1113। जोधपुर की स्थापना किसने की, और जोधा ने जोधपुर में किला बना दिया मेहरानगढ़। कौन सा किला बना दिया, बहलोल लोधी को हराया था, किसको हराया था, बहलोल लोधी को हरा के भेजा था। और जोधा की एक रानी थे जसमा दे, कौन थे, रानी ने तालाब बनाया, इसलिए नाम है रानी सर। कौन सा तालाब था, इसलिए अपने इतिहासकार हुए गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन इतिहासकार है, वो कहते हैं कि मारवाड़ का पहला प्रतापी राजा कोई था तो वो कौन थे। बात भी सही है भाई, जोधा से पहले स्थिति अच्छी नहीं थी, आप दिल्ली के बहलोल लोधी को हरा के भेज रहे हो, इसका मतलब राइज कर रहे हो। आप एक नई राजधानी बना रहे हो पूरी जोधपुर, वरना मंडोर तो पहले प्रतिहारों का था, इनका थोड़ी था, ठीक है, वो देश में मिल गया था इनको। नया किला बना रहे हो, कौन सा, मेहरानगढ़। और कौन सा तालाब बनाया था, रानी ने तालाब बनाया, इसका नाम क्या पड़ गया, रानी सर। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा इनको क्या मानते हैं, पहले प्रतापी राजा। जोधा के बेटे भी बड़े सारे शक्तिशाली हुए। जोधा के एक बेटे थे बिक्का, कौन थे, उन्होंने एक नया स्टेट बसाया था बीकानेर। कौन सा बसाया था, एक बेटे थे दुद्धा, कौन थे, वो एक नया स्टेट बसाते हैं मेरता। हम पढ़ते हैं मीराबाई का पालन पोषण मेरता में अपने दादाजी दुद्धा के पास में हुआ था, है ना। तो जोधा जी मीराबाई के परदादा जी, जोधा जी मीराबाई के कौन है, परदादा जी, क्योंकि मीराबाई के दादाजी कौन थे, दुद्धा। वो जोधपुर छोड़ के कहां चले गए थे, मेरता। कहां चले गए थे, मेरता। तो जोधा के दोनों बेटे इधर उधर बाहर निकले थे। अगले राजा का नाम है मालदेव, कौन है, बड़ा गजब बंदा था। अपने जीवन में 52 युद्ध जीते, कितने युद्ध जीते, 58 परिणय जीते। अलग अलग परिणय मतलब इलाके, पढ़ते हैं मारवाड़ परिणारी विगत, तो परिणय मतलब क्या गया, इलाके। कितने युद्ध जीते, कितने परिणय, कोई पूछे 52 युद्ध 58 परिणयों का विजेता कौन था, कोई पूछे 17 में से 16 युद्धों का विजेता कौन था। हमीर, हमीर ने कौन सी बुक लिखी थी, श्रृंगार हार। कौन सी बुक, बुद्ध सिंह की किताब का नाम नहर तरंग। ब्रिज नदी नाम से कविताएं कौन लिखता था, प्रताप सिंह। हवा महल किसने बनवाया था, प्रताप सिंह ने बनवाया था। मालदेव ने कितने युद्ध जीते, कितने परिणय, मालदेव अपने पिताजी को मार के राजा बना, पिताजी का नाम क्या था, गंगे हत्या करता बाद में राजा बनता है। तो अब जब इसने 52 युद्ध 58 परिणय जीते, तो अपने अड़ोस पड़ोस में सब पर अटैक किए, तो इसने अटैक कर दिया बीकानेर पे। कहां पे अटैक कर दिया, तो बीकानेर के साथ एक युद्ध लड़ता है पहेबा का युद्ध, पहेबा का युद्ध, साहेबा का, पहेबा का युद्ध 1541 कब लड़ता है, और बीकानेर के राजा को मार देता है जैत सिंह। किसको मार देता है, जैत सिंह को। कौन से युद्ध में, पहेबा या साहेबा युद्ध में। कब हुआ था, 1541। किसको मार देता है, जैत सिंह ने कहा कि यार हम तो बीकानेर वाले तो राठौड़ है, तुम्हारे वहीं से आए थे 4 पीढ़ी पहले। जोधा का बेटा भी बीकानेर आया था, जोधपुर वाले राठौड़, बीकानेर वाले भी कौन है, तो अपने तो भाई भाई हैं यार। मालदेव ने कहा नजदीक हो थोड़े, मैंने पापा को नहीं बख्शा, तुम 4 पीढ़ी दूर के भाई लगते हो भाई साहब, हो कौन तुम। इसी प्रकार इसने मेरता पे भी कब्जा किया था। कहां पे कब्जा किया, और मेरता में यहाँ पे राजा हुआ करते वीरमदेव। कौन थे, तो वीरमदेव से क्या छीन लिया था, मेरता। जैत सिंह से क्या छीन लिया था, बीकानेर। और जैत सिंह मारे गया था, कौन सी युद्ध में, पहेबा या साहेब। तो जैत सिंह का बेटा कल्याणमल,
जैसी का बेटा कौन है? कल्याणमल। और इधर वीरमदेव कहां का राजा है? मेरता। ये दोनों बाद में चले गए थे शेरशाह सूरी के पास। किसके पास चले गए? आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, राजस्थान के कौन से दो राजपूत राजा शेरशाह सूरी के पास चले गए थे? कल्याणमल। और कल्याणमल कहां का राजा बनना चाहता है? बीकानेर, क्योंकि उसके पिताजी जैत सिंह कौन से युद्ध में लड़ते मारे गए? पाहेबाया साहिबा। और वीरमदेव कहां का राजा है? मेरता। दोनों किसके खिलाफ सहायता के लिए गए? मालदेव। किसके पास गए? शेरशाह का बेट दो, साइड में बेट दो, चलेंगे थोड़ी दिन बाद में चलेंगे। इधर शेरशाह नया नया बादशाह बना था हुमायूं को हरा के। किसको हरा के बना था? हुमायूं को हरा के बना था। तो हुमायूं से दिल्ली आगरा छीन लिया था। शेरशाह कहां पर कब्जा करके बैठा? दिल्ली आगरा। तो हुमायूं बेचारा भाग के मालदेव के पास आता है। हुमायूं किसके पास आता है? आपसे कोई सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से मुगल बादशाह ने मालदेव से सहायता मांगी थी? हुमायूं। किसके खिलाफ? शेरशाह। किसके खिलाफ? शेरशाह। इसने 3 दूत भेजे थे अपने, अतका खां, मीर समंद और रायमल सोनी। क्या नाम बताओगे? क्या नाम है? अतका खां, मीर समंद और रायमल सोनी। किसने भेजे? हुमायूं ने। किसके पास भेजे? मालदेव। किसके खिलाफ भेजे? और हुमायूं, मालदेव ने पूरा उनको एकदम संतुष्ट करके भेजा, यहाँ कोई चिंता नहीं है, मैं तन मन धन से तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे रहने की जगह नहीं है तो तुम बीकानेर चले जाओ। कहां चले जाओ? क्योंकि मैंने अभी बीकानेर पे कब्जा किया, जेतसी को मार दिया, तुम जाके कहां पर रह सकते हो? बीकानेर। बीकानेर रह सकते हो, आराम से वहां पे जा सकते हो। और उन्होंने कहा साहब हम शेरशाह के खिलाफ लड़ाई करेंगे, जिस दिन लड़ाई करो उस दिन एक मिस कॉल कर देना, एक लोकेशन शेयर कर देना, जहां कहोगे वहां पर मैं आ जाऊंगा, और लड़ाई चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो गए वापस हुमायूं के पास। हुमायूं जाकर, हुमायूं मालदेव बड़ा गजब आदमी है, उसने अपनी सहायता हर प्रकार से करने का अपने को वचन दिया है। पर हुमायूं का ये पर क्या है कि जब हम उससे बातचीत करने के लिए गए थे तो वहां दिल्ली से भी एक बंदा बातचीत करने के लिए था। वो कौन था? वो शेरशाह सूरी का दूत था। वो क्या कहने आया था कि हम कहने गए शेरशाह सूरी के खिलाफ सहायता दे, वो कहने था शेरशाह सूरी के खिलाफ सहायता मत दे। फिर उसको क्या रिप्लाई दिया? सर पता नहीं, हमसे अलग बात की, उससे हुमायूं लगा यार उसको क्या जवाब दिया होगा। हुमायूं पढ़ेसरी आदमी था, सारा दिन पढ़ता रहता था, तुम्हारी तरह नहीं था, है ना। तो हुमायूं का एक लाइब्रेरियन था, उसका नाम था मुल्ला सुर्ख। क्या नाम था? वो लाइब्रेरियन था। अब जो बंदा जहां पर ज्यादा बैठेगा उसके वही दोस्त होंगे। जैसे तुम चाय की छड़ी में ज्यादा बैठो, चाय की छड़ी वाला तुम्हारा दोस्त है। हुमायूं लाइब्रेरी में ज्यादा बैठता था, तो लाइब्रेरियन उसका क्या था? दोस्त। लाइब्रेरियन का नाम क्या था? वो भाग के मुल्ला सुर्ख के पास गया। उसने मुल्ला सुर्ख को जाकर कि मुल्ला जी यार ऐसे बात है, अपने 3 दूत गए थे, मालदेव ने कहा जाके बीकानेर रह जाओ, लड़ाई होगी तब भी मैं साथ देने के लिए आऊंगा, पर यार शेरशाह सूरी का दूत भी उसी टाइम आया, तो अलग बात की, भगवान ने क्या जवाब दिया? तुम्हें क्या लगता है? मुल्ला सुर्ख ने कहा उसने शेरशाह सूरी को ये कहा होगा कि मैं हुमायूं को बीकानेर भेज रहा हूं, वहां जाते ही मेरे बंदे हुमायूं को पकड़ लेंगे, तो बीकानेर राजा और पकड़ के ले जाओ। क्या बात करते हो, इतना बड़ा धोखा तुम्हें क्यों लगता है? इतना बड़ा धोखा दे सकता है? इस बंदे की हिस्ट्री चेक की है मैंने। तो किसने वैसा पापा को नहीं बख्शा, इसने अपने दूर दराज के भाइयों को भी। तो हुमायूं का तो आपने क्या करना, उसने चप्पलें हाथ में लिया अपने। तो हुमायूं यहां से भागा, जो अमरकोट जाके रुका था। कहां जाके रुका था? बाबूजी खान, रामदेव जी खान ससुराल कहां पे था? अमरकोट। अमरकोट में जाके वीर साल सोढ़ा के पास। किसके पास? और हुमायूं देख लेता पढ़ेसरी था, एक दिन लाइब्रेरी से नीचे उतर रहा था, है ना। तो हुमायूं के 2 ही शौक थे, एक तो अफीम खाता था, सारा दिन अफीम खाया हुआ रहता था, एक पढ़ता था। एक दिन अफीम खाया हुआ किताब लेके उतर रहा था, सीढ़ियां उतर रहा था। अब वो सीढ़ियां उतर रहा था, इतने में अजान की आवाज आई, नमाज का टाइम हो गया। अजान की आवाज उसको लगा अरे नमाज पढ़ने का टाइम हो गया, वो वहीं पर बैठ गया। वो ध्यान नहीं था, सीढ़ियां तो पैर रखे नहीं, वहां पर गड़गड़ नीचे आ गया। वो पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाने से उसकी मौत हो गई, है ना। वह पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाने से उसकी मौत हो गई। ऐसा कौन से बादशाह के बारे में? कौन से बादशाह? लेनपुल बादशाह क्या? किसके बारे में कहा जाता है? ऐसा लेनपुल ने कहा था। किसने कहा था? लेनपुल कहता है कि वो पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाने से उसकी मृत्यु हो गई। कौन? हुमायूं। कौन कौन कहता है उसके बारे में? लेनपुल। किससे लड़खड़ा के गिरा था? पुस्तकालय से। किसे गिरा था? पढ़ता रहता था वैसा, पुस्तकालय से। तो मुल्ला सुर्ख के कहने पर बाद में कहां चला गया था? अमर। सिंपल आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, कौन से मुगल बादशाह ने मालदेव से सहायता मांगी थी? किसने मांगी थी? किसके खिलाफ मांगी थी? और शेरशाह को पता चला अरे यार ये तो उसकी हेल्प करने जा रहा है, तो शेरशाह फिर लड़ने के लिए आया, तो इनके बीच में लड़ाई होती है, गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सी लड़ाई होती है? क्या उसका एक नाम और है? जेतारण का युद्ध। क्या नाम है? बोले गिरी सुमेल का युद्ध कर दो या क्या कर दो? 5 जनवरी 1544। कब हुआ था? 5 जनवरी 1544। कौन सी लड़ाई होती है? गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध होता है। किस किसके बीच में? मालदेव और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का साथ देने के लिए 2 राजस्थान के लोग लगे हुए। बीकानेर का कौन है? कल्याण। बीकानेर का कौन है? कल्याण। वो तो कहां का है? बीकानेर। और मेरता का कौन है? कौन था? वीरम। ये दोनों सहायता कर रहे थे। उधर मालदेव अपनी सेना लेके गया सामने, मालदेव अपने 2 सेनापतियों को लेके गया। उसके सेनापति थे जेता और कुंपा। क्या नाम थे? शेरशाह को पता चला कि यार मालदेव की सेना बड़ी है, अपने हार सकते हैं, तो शेरशाह के बारे में कहा जाता है कि वो शेर जितना ताकतवर और लोमड़ी जितना चालाक था। कितना ताकतवर था और चालाक कितना था? जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था, अपनी ठंगत जगीरा था। और उसने कहा कि भाई साहब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना पार पड़ेगी नहीं। उसने कल्याणमल वीरमदेव को बुलाया, बुला हाँ भाई क्या प्लान करें? कल्याणमल वीरमदेव ने कहा सिंपल है, कुछ नहीं, अपने लड़ाई करते हैं, इसको मालदेव को मार देते हैं, फिर तू तो लेना जोधपुर, कल्याणमल को मिल जाएगा बीकानेर और वीरमदेव को मिल जाएगा मेरता। उसने कहा होल्ड होल्ड ब्रो होल्ड, तुम्हें नहीं लगता इस बार ये तीनों को मार के दिल्ली आगरा पे कब्जा करेगा? क्या नहीं नहीं इतना भी टफ नहीं। उसने कहा चुप रहो रे, तुम दोनों को इसने जो भगाया था वीडियो मेरे पास पड़े हैं, हमारी धोतियां खुल गई थी पीछे, लोग मालदेव कहते हैं इसको मर गए इस बार। तो बाद में शेरशाह ने चालाकी दिखाई, शेरशाह ने मालदेव के पास में एक लेटर पहुंचवाया। उस लेटर में जैसे ये लिखा हुआ था कि जेता और कुंपा दोनों किससे मिले हुए हैं? शेरशाह से। और जैसे लड़ाई शुरू होगी वो मालदेव को पकड़ के किसको सौंप देंगे? शेरशाह। इसलिए मालदेव जेता कुंपा पर विश्वास नहीं करता, वो जेता कुंपा को छोड़ के अपनी बाकी सेना लेके चला गया जोधपुर। कहां चला गया? उसने जेता कुंपा को कहा कि मैं जोधपुर वापस जा रहा हूं, तुम दोनों शेरशाह से मिल गए हो, मेरे पास लेटर है ऐसा तुम्हारा, जिस तुम उसको भेजने वाले थे पर तुम्हारे पास पकड़ा गया ऐसा लेटर। और अब एक बार शेरशाह चला जाए फिर मैं तुम दोनों को बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने खूब कहा कि हमने ऐसा नहीं किया, हम राइटिंग नहीं है, चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले। मालदेव नहीं माना और बाकी जाती हुई सेना ने जेता कुंपा को भला बुरा कहा। जेता कुंपा कहा यार तुम विश्वासघाती हो, देशद्रोही हो, देश के साथ ऐसा कौन कैसे कर सकता है? जेता कुंपा को लगा कि अब इस दाग को धोने का एक ही तरीका है, कल हम लड़ेंगे। वो 12,000 सिपाही थे। कितने सिपाही थे? 80,000 के खिलाफ लड़े थे। कितनों के खिलाफ लड़े थे? वो लड़ाइयां लड़ने का अलग मजा है जिसके अंदर दिखता हो कि मौत निश्चित है। 12,000 80,000 के खिलाफ लड़ेंगे तो मरेंगे तो दिख ही रहा है अपने आप के। उसके बावजूद उन्होंने 80,000 के आसपास उस दिन हराई दिए थे। वो तो शेरशाह का एक सेनापति था, वो पीछे से सेना लेके आ रहा था, जलाल खान जलवानी। कौन आ रहा था? जलाल खान जलवानी। एंड टाइम पर वो आ गया, उस वाली सेना पहुंची तो शेरशाह जैसे तैसे लड़ाई जीत पाया था। और जीतने के बाद बेचारे ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को। किसके लिए? कि आज जोधपुर मिल गया, पर जोधपुर में होता क्या है? मुट्ठी भर। और यदि आज हार जाता तो मेरे हाथ से क्या निकल जाता? हिंदुस्तान निकल जाता। ऐसा किसने कहा था? कौन सा युद्ध जीतने के बाद क्या कहा था? मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की किसकी सेना की सहायता से जीत पाया था? जलाल खान जलवानी। अपने बीकानेर का कौन लड़ रहा था उसके साथ? कल्याणमल। मेरता कौन लड़ रहा था? वीरमदेव। मालदेव कौन से 2 सेनापतियों पर विश्वास नहीं कर पाया था? जेता और कुंपा। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था?
5 जनवरी 1544 गिर सुमेलित का और क्या नाम है? जैतर। कौन सा युद्ध है? जैतरन का। फिर मालदेव की एक रानी थी जिसका नाम है उमादेव, क्या नाम है? जिसको हम कहते हैं रूठी रानी। क्या कहते हैं? नाराज हो गई थी इसलिए नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया? रूठी। इस रूठी रानी पर बाद में एक राइटर थे इसके दरबार में, आसानंद। क्या नाम थे? आसानंद जी ने उमादेव बुक लिखी थी, उमादेव भटियाणीरा कवित। कौन सी लिखी थी? उमादेव भटियाणीरा कवित। अच्छा, ये उमादेव नाराज हुए थे, दासी के कानून, दासी का नाम था भारमली। क्या नाम था? फिर वो भारमली एक बागा नाम के बंदे के साथ चली गई थी, इसलिए उस पर लिखे थे बागा भारमली रात दुआ। क्या लिखी थी? आसानंद जी की दो किताबें बताओ कौन कौन सी है? उमादेव भटियाणीरा कवित और बागा भारमलीरा। जहां तरवर है मोरी और जहां सरवर है हंस, जहां बागोत है भारमल, जहां दारू है मंस। जहां जहां तरवर मतलब पेड़ है वहां मोर है, जहां जहां सरोवर है वहां हंस है, जहां जहां दारू है वहां मांस है, जहां जहां बागा है वहां बागे के बिना भारमली नहीं, भारमली के बिना। राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कहानी कौन सी है? उन बागा भारमली पे दोहे किसने लिखे थे? इसलिए उन दोहों के नाम क्या है? उमादेव भारमली से भारमली कारण नाराज होकर चले गए, इसलिए कौन सी लिखी? उमादेव भटियाणीरा कवित। कौन सी लिखी? नाराज होकर चले गए इसलिए क्या कहलाते हैं? रूठी रानी। क्या कहलाते हैं? रूठी रानी। याद रहेगा। एक मालदेव के दरबार में एक राइटर होते हैं, उनका नाम था ईसरदास। क्या नाम था? ईसरो सो परमेश्वरो। ईसरो सो न केवल कवि थे बल्कि लोक देवता है। पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता ईसर परमेश्वर हो गया था। ईसर क्या हो गया था? और इन्होंने बड़ी शानदार बुक लिखी थी, हाला झलारी कुंडलियां। कौन सी बुक लिखी? हाला गुजरात में जगह हलवद, कौन सी जगह? वहां झाला रहते हैं, झाला राजपूत रहते हैं, उन पे दोहे लिखे, दोहों को बोलते हैं कुंडलियां। उनकी सूरवीरता पर दोहे लिखे, 700 दोहे लिखे। कितने दोहे लिखे? तो आप उसको हाला झलारी कुंडलियां कह सकते हो, कह सकते हो सूर सत्सई। क्या कह सकते हो? एक किताब माता जी पे लिखी थी देवीयान, कौन सी लिखी थी? और एक किताब कृष्ण भगवान पे लिखी थी हरिरस, कौन सी लिखी? कोई क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान का ऐसा कौन सा कवि था जो लोक देवता भी है? राजस्थान का ऐसा कौन सा राजा है जो लोक देवता है? मलिना। कौन है? मलिना। ईसरो सो परमेश्वरो। ईसर क्या हो गए थे? परमेश्वर। ईसर दास की किताबों के नाम बताओ। हाला झलारी कुंडलियां, देवियां। हाला झलारी कुंडलियां का एक नाम और सूर सत्सई कौन सी है? वीर सत्सई किसने लिखी? सूर्यमल मिशन। किसने लिखी थी? वीर सत्सई दो लोगों की लिखी है, तो सूर्यमल मिशन वाली बहुत फेमस है, एक नाथू सिंह महवारिया। किसने लिखी थी? नाथू सिंह महवारिया। पर वो फेमस अपने सूर्यमल जी वाली है, वही क्वेश्चन पूछते हैं उसका। पर फिर भी अपनी किस्मत फूटी हो कभी, अपने से पूछ लिया जाए तो एक और याद रखना। एक और वीर सत्सई किसकी लिखी है? नाथू सिंह महवारी। तो सूर सत्सई तो किसने लिखी? ईसरदास जी। वीर सत्सई किसने लिखी? सूर्यमल मिशन और नाथू सिंह महवारी। आसानंद जी और ईसरदास जी दोनों किसके दरबार में थे? मालदेव। आसानंद जी की किताबों का नाम बताओ। उमादेव भटियाणीरा कवित, बागा भारमलीरा दुआ। ईसरदास जी की किताब का नाम बताओ। हाला झलारी कुंडलियां, देवयान और हरिरस। किसकी किताब है? मालदेव की उपाधियां है। मालदेव की उपाधि थी हिंदू बादशाह। क्या नाम था? क्या नाम था? एक उपाधि थी हसमत वाला राजा। क्या नाम थे? वह राजा इसके बाद ठाट बाट हो वैभव ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? हसमत वाला राजा। क्या बोलते हैं? तो मालदेव की दो उपाधियां बताओ क्या है? हिंदू बादशाह, हसमत वाला, ठाट बाट वाला राजा, वैभवशाली राजा, ज्यादा पैसे वाले राजा, उसको क्या बोलते हैं? वो चूंकि हिंदुओं का बड़ा राजा था इसलिए नाम क्या पड़ गया? उसने खूब सारे किले बनवाए, बहुत फेमस मेड़ता वाला किला उसी का बनवाया है, इसलिए मेड़ता वाले किले को बोलते हैं मालकोट। क्या बोलते हैं? ये मालदेव का कोट था यहाँ पर, इसलिए नाम क्या पड़ा उसका? मालकोट। ऐसे उसने नागौर में किला और बनाया था, रिया। कहां पर बनाया? उसने किला बनाया था सोजत, पाली में सोजत है, जहां की मेहंदी को जीआई टैग मिला। सोजत की मेहंदी को भी क्या दिया गया? जीआई टैग। ऐसे उसने पोखरण में किला बनाया। कहां पर बनाया था? और पोखरण की पोटरी को पहले से जीआई टैग है। पोखरण के बर्तनों को जीआई टैग मिला हुआ है, सोजत की मेहंदी किसको जीआई टैग मिला? पोखरण पोटरी किसको मिला हुआ है? सोजत में किसको मिला हुआ है? और इन सब जगह पे किले किसने बनवाए थे? किसने बनवाए थे? मालदेव सब जगह पे किले बनवाता। मालदेव की उपाधियां क्या क्या थी? दिल्ली के कौन से राजा से लड़ा था? शेरशाह सूरी। दिल्ली के कौन से राजा को उसने सहायता देने की कोशिश की थी? बीकानेर के कौन से राजा को उसने युद्ध में मार दिया था? जैत सिंह। तो जैत सिंह का कौन सा बेटा गया था? मेड़ता कौन सा राजा गया था? कौन सा गया था? चलो, इसके बाद इसका बेटा एक राजा बनता है चंद्रसेन। कौन था? चंद्रसेन वो राजा था जिसने महाराणा प्रताप की तरह अकबर के अधीनता स्वीकार। ये तीन बड़े राजा, एक उधर मेवाड़ में महाराणा प्रताप, इधर मारवाड़ में चंद्रसेन, सिरोही में सुल्तान। सिरोही में ये गठबंधन है। एक इनके साथ आप जालोर के राजा और जोड़ सकते हो, ताज खान। कौन थे? ये सब मिले हुए थे, पूरी बाउंड्री सील की थी उस टाइम। तो मारवाड़ में, मेवाड़ में कौन? महाराणा प्रताप। मारवाड़ में कौन? सिरोही में कौन? और जालोर में कौन? इसलिए चंद्रसेन को हम कहते हैं मारवाड़ का प्रताप। क्या कहते हैं? जिस प्रकार प्रताप लड़े थे वैसे कौन लड़ा था? कौन लड़ा था? चंद्र। क्या कहते हैं इसको? मारवाड़ का। और ऐसा इसको कहते हैं विश्वेश्वर नाथ रेऊ। कौन कहते हैं? वीएन रेऊ। फिर लोगों ने कहा पर महाराणा प्रताप राजा बने थे 1572। कब बने थे? चंद्रसेन तो बन गया 1562। चंद्रसेन कब बन गया? इसका मतलब वो चंद्रसेन से पहले लड़ने लग गया था। सॉरी, महाराणा प्रताप से पहले कौन लड़ने लग गया था? चंद्रसेन। इसलिए चंद्रसेन को कहते हैं प्रताप का अग्रगामी, गाइड ऑफ प्रताप। क्यों? प्रताप का अग्रगामी है, प्रताप के आगे आगे चलने वाला है। पर जितने याद महाराणा प्रताप किए जाते हैं उतना याद चंद्रसेन को। महाराणा प्रताप को वह व्यक्ति भी जानता है जो हिस्ट्री नहीं पढ़ता। चंद्रसेन को हम तभी जान पाते जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसलिए चंद्रसेन को कहते हैं मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। क्या कहते हैं? ऐसा राजा जिसको मारवाड़ ने क्या कर दिया। इसलिए आप कभी जोधपुर जाइए, आपको चंद्रसेन के नाम पर वहां कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। आप जोधपुर जाइए, वहां चंद्रसेन के नाम पर आपको कोई सर्किल नहीं मिलेगा। आप जोधपुर जाइए, वहां चंद्रसेन के नाम पर कोई भी आपको रोड नहीं मिलेगी। आप देश में कहीं जाइए, महाराणा प्रताप के नाम पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो उसमें चंद्रसेन याद नहीं किया गया। तो चंद्रसेन को क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप का, क्योंकि प्रताप से पहले लड़ाइयां शुरू कर दी, इसलिए प्रताप का अग्रगामी। और मारवाड़ का तो किस क्या कहता है चंद्रसेन को बताओ? और मारवाड़ का प्रताप कौन कहता है? विश्वेश्वरनाथ रेऊ। किसको? चंद्रसेन को। अकबर ने इस पर खूब अटैक किए थे। अकबर पहले जोधपुर पर अटैक करता है। कहां पर अटैक करता है? जोधपुर। तभी उन दिनों में चला गया था भादराजून। कहां चला गया था? भादराजून चला गया था। फिर उसने जब भादराजून पे अटैक किया तभी चला जाता है सिवाना। कहां चला जाता है? सिवाना। तो हम पढ़ते भी कि सिवाना मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली। सिवाना कहते हैं मारवाड़ के राठौड़ों की, कि मारवाड़ के राठौड़ों पे जब भी कोई संकट आता तो कहां जाया करते? सिवाना। तो सिवाना मालदेव गया था, सिवाना चंद्रसेन गया, सिवाना में रहे थे दुर्गादास राठौड़। कौन रहे थे? फिर सिवाना में भी संकट आगे चला गया था कानुजा। कहां चला गया? कानुजा में भी संकट आगे चला गया था पीपलूंद। कहां चला गया? तो कोई पूछे कि भाई किसने अपने पूरे जीवन छापामार युद्ध किए? पहाड़ियों में जो लड़ाई होती है उनको क्या बोलते हैं? है ना। कोई पूछे सिवाना के किले में छापामार युद्ध किसने किया, या पहाड़ियों में छापामार युद्ध किसने किया? किसने किए थे? चंद्रसेन। फिर फाइनली वैसे ही पहाड़ियों में दिन बैठा हुआ था सारण की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? और इन सारण की पहाड़ियों में गांव है सिंचियाई। कौन सा गांव है? 7 वालों ने जहर दे दिया था।
उसके साथ वालों को लगा कि यार ये आदमी तो पहाड़ों में बैठा रहेगा, ये तो मान नहीं रहा, अपने ही अब काम करते हैं। साथ वालों ने क्या दे दिया, तो एक कौन से राजा के जो अकबर के खिलाफ लड़ रहा था, जहर देके मार दिया गया था उसको। साथ वालों ने मार दिया, कौन सी जगह पे, सिंचियाई। सिंचियाई कौन सी पहाड़ियों में, तो चंद्रसेन को क्या कहा जाता है बताओ, मारवाड़ का बुला बिसरा था। मारवाड़ का प्रताप कौन कहता है, विश्वेश्वरनाथ रेऊ। पूरा जीवन पहाड़ियों में किसने बिताया था, चंद्रसेन। पहाड़ियां कौन कौन सी, भरराजून, सिवाना, कानुजा, पीपलूंद, सारण। कौन सी पहाड़ियों में मृत्यु हुई, सारण की पहाड़ियों में। कौन से गांव में, कौन से गांव में, सिंचियाई नाम के गांव में चंद्रसेन की क्या हो गई थी, मृत्यु। अकबर इन दिनों में 1570 में एक दरबार लगाया था, नागौर दरबार। कौन सा दरबार लगाया था, तो नागौर दरबार किसने लगाया था, कब लगाया था, कब लगाया था, तो अकबर ने यह कह के लगाया था कि अपने अकाल राहत कार्य करेंगे। क्या करेंगे, हुआ क्या था, अकबर 1570 में अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए आया हुआ था। हम सब पढ़ते हैं कि 1570 में अकबर ने अजमेर में अकबर का किला बनवाया था, जिसको अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है, जहां पर जहांगीर से टॉमस रो से मुलाकात करता है। अंग्रेज अपने हथियार रखते थे, इसलिए क्या बोलते हैं, मैगजीन। अंग्रेज बाद में क्या बना देते हैं, राजपूताना। हम ये भी जानते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध से पहले पूरी प्लानिंग कौन से किले में बनी थी, अकबर के लिए। तो 1570 में राजस्थान में है वो, तो राजस्थान में तो उसने दरबार लगाया। दरबार कहां पर लगाया, नागौर के। क्या बहाना करके लगाया, तो उसने पश्चिमी राजस्थान के राजाओं का, आओ कभी हवेली पे, मतलब आओ कभी दरबार में, नागौर दरबार में, यहाँ बैठ के अपने बातचीत करेंगे। किसकी बात करेंगे, तो आए भाई के राजा, बीकानेर का राजा आया कल्याणमल। कौन राजा है, अभी जो हम पढ़ रहे थे कल्याणमल, जो गिरी सुमेल वाली युद्ध में शेरशाह के साथ लड़ रहा है, ये कहां से आया, बीकानेर। एक जैसलमेर से राजा है, उसका नाम था हरराज। क्या नाम था, हरराज। कहां से आया, जैसलमेर। और चंद्रसेन का बड़ा भाई इसके अंदर चला गया था, शरीर में मोटा था वो, इसलिए उसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। कौन था, मोटा राजा उदय सिंह। ये कहां का हो गया, जोधपुरिया, मारवाड़ का। तो इन तीनों ने अकबर से संधि कर ली थी। तो नागौर दरबार में अकबर से संधि करने वाले बंदे कौन कौन थे, कल्याणमल, हरराज और मोटा राजा उदय सिंह। कल्याणमल कहां का है, हरराज कहां का है, मोटा राजा उदय सिंह कहां का है, किसका भाई है, चंद्रसेन। किसका भाई है, हालांकि चंद्रसेन भी नागौर दरबार में गया, पर वहां जाने के बाद उसको पता चला यहाँ काल की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ किसकी बात हो रही है, संधि होगी। और वो भी भाई साहब अपने से पहले संधि करके तो चंद्रसेन वापस चला गया। तो कोई पूछे कि क्या चंद्रसेन नागौर दरबार में गया था, हाँ, क्या उसने अकबर से संधि की थी, नहीं, क्योंकि अकबर से पहले संधि कौन कर चुका था, मोटा राजा उदय सिंह। और जैसलमेर में कौन कर चुका है, हरराज। बीकानेर का कब लगाया गया था, कौन सा दरबार है, किसके दरबार, क्या क्या लगाया गया। फिर अकबर ने अकाल का भी छोटा मोटा कुछ करो, तो एक तालाब बनाया था, शुक्र। कौन सा तालाब, शुक्र तालाब बनवाया था। याद रही बात नागौर दरबार की। तो मारवाड़ का पहला राजा जिसने अकबर की निंदा स्वीकार कर ली थी, कौन था, मोटा राजा उदय। ये पहला राजा था जो अकबर की निंदा स्वीकार करता है। और इसी का एक भतीजा था, उसका नाम था कल्ला रायमलोथ। क्या नाम था, किसका भतीजा था, मोटा राजा उदय सिंह। क्या नाम था भतीजे का, क्या नाम था, कल्ला। और ये बाद में सिवाना का दूसरा शाखा करता है। सिवाना का पहला शाखा सुबह पढ़ा था हमने, सिवाना का दूसरा शाखा इसके टाइम में हुआ था अकबर के खिलाफ। किसके खिलाफ हुआ था, तो सिवाना का दूसरा शाखा किसके नेतृत्व में हुआ था, कल्ला रायमलोथ। किसके खिलाफ किया गया, अकबर। भाई उस टाइम राजा कौन है, अकबर है, तो किसके खिलाफ किया गया, अकबर। और उस समय बीकानेर में एक राइटर हुआ करता, उसका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम था, और उसने कल्ला रायमलोथ क्या लिखे थे, किसी के मरने के बाद दोहे लिखे जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पर कल्ला रायमलोथ ने जिंदा जिंदा लिखवा ली थी। अपने मरने से पहले उसने अपनी पूरी कहानी सुन ली थी। तो कल्ला रायमलोथ की मरसी कौन लिखता है, पृथ्वीराज राठौड़। कहां का था, बीकानेर। पृथ्वीराज राठौड़ ने कौन सी अपनी फेमस बुक लिखी थी, वेली कृष्ण रुक्मणी। कौन सी बुक लिखी, कौन से किले में बैठ के, गागरोन। अकबर ने कौन सा किला गिफ्ट में दे रखा था, तो गागरोन के किले में उसने कौन सी बुक लिखी थी, वेली कृष्ण रुक्मणी। किसने लिखी थी, उसने कल्ला रायमलोथ की क्या लिखे, मरसी। कल्ला रायमलोथ कहां पे शाखा करता है, सिवाना। वो सिवाना का कौन सा शाखा है, दूसरा। किसके खिलाफ किया, अकबर। सिवाना का पहला शाखा किसने किया, सातल और सोम। वो किसके खिलाफ किया, सातल और सोम कानर देव के भतीजे थे, कल्ला रायमलोथ मोटा राजा उदय सिंह। सिवाना के शाखे भतीजों ने किए, सिवाना के शाखे, सिवाना का पहला शाखा कानर देव सोनग्रा के भतीजों ने किए थे, सिवाना का दूसरा शाखा मोटा राजा उदय सिंह के भतीजे ने किया था। पहला अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हुआ था, दूसरा पहला जालोर वालों ने किया था, दूसरा मारवाड़। इसलिए बोलते हैं जालोर की चाबी, सिवाना क्या कहते हैं, जालोर की, इसलिए बोलते हैं मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली। मारवाड़ के राठौड़ों को शरण लेनी तो कहां आएंगे, यदि जालोर जीतना तो पहले क्या जीतना पड़ेगा, इसलिए जालोर की चाबी कहां पर है, कहां पर है, सिवाना। फिर एक राजा बने, उनका नाम था गज सिंह। क्या नाम था, और गज सिंह की गर्लफ्रेंड थी अनारा बेगम। क्या नाम था, जगत सिंह की गर्लफ्रेंड कौन थी, रस कपूर। कौन थी, विजय सिंह की। गुलाब राय को क्या कहा जाता है, जोधपुर की नूर। और गज सिंह की कौन थी, गज सिंह के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम था अमर सिंह, एक बेटे का नाम था जसवंत सिंह। क्या नाम था, एक बेटे का नाम अमर सिंह और एक, अमर सिंह बड़ा था, योग्य था, बहादुर था, पराक्रमी था, कुशल था, कुशाग्र था। एक जितनी विशेषताएं राजा बनने में हो सकती है वो सारी किसमें थी, पर जसवंत सिंह स्मार्ट था। जसवंत सिंह को लगाया यार बड़े भैया में सारी क्वालिटी, इसलिए राजा कौन बनेंगे। तो कौन ऐसा है जो बड़े भैया को बाईपास करवा के अपने को राजा बनवा सकता है। पापा बातें किसकी मानते हैं, उसको पता चला पापा गर्लफ्रेंड कौन है, कौन है। और एक दिन अनारा बेगम के रूम के बाहर जाके खड़ा हो गया, और जैसे अनारा बेगम सुबह सुबह उठ के आंखें मसलते बाहर आए, तो उनके स्लीपर लिए खड़ा था, चप्पलें लिए खड़ा था। उसने कहा अरे तुम जोधपुर के राजकुमार हो, क्या कर रहे हो ऐसे, मेरी चप्पलें लेके हाथ में कैसे खड़े हो सकते हो, छोड़ो छोड़ो तुम। उसने कुछ नहीं बोला, उसने चप्पलें कदमों में रखी, चरण स्पर्श किया, इसमें राजकुमार वाली क्या बात है। अरे मैं तुम्हारे पिताजी की दासी नहीं हूं, आप मेरी मम्मी समान। पापा यदि आपको साथ में रखते हैं तो आप मेरे मम्मी समान। और मैंने सुना था आपकी गठिया का दर्द है, कैसे मैं आपके लिए भिस्का दी राज को बुला के लाऊं, किसको बुला के लाऊं, जो राज वैद्य हुआ करता उसको क्या बुला करते थे, क्या बोलते, तो आपके लिए भिस्का दी राज को बुला लाऊं। अरे उन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम, इस बार नंबर कितने आए तुम्हारे। और अनारा बेगम को लगने लगा अरे इन दोनों में से कुछ ज्यादा अच्छा है, तो वो कौन है, कौन है। और जसवंत सिंह सुबह शाम दोनों टाइम गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड इवनिंग। अमर सिंह पहली बात उधर जाता ही नहीं था, गया तो उसने कभी अनारा बेगम को नमस्ते नहीं किया। तो फिर एक दिन अनारा बेगम ने गज सिंह जी का कि गज सिंह जी आपको मेरी एक बात माननी पड़ी। गज सिंह जी ने आज तक कौन सी बात टाली है, उसने कहा तो प्लीज मेरे कहने पे अगला राजा अमर सिंह को मत बनाओ, किसको बना दो। गज सिंह नहीं ये नहीं हो सकता, तो ना ये पंचायती मत किया। और अमर सिंह बड़ा है, बहादुर है, तो वही बनेगा, कैसे बना जैसे जसवंत सिंह, ना ये बात नहीं मानो। उसने कहा बस कितना ही सख्त बंदा हुआ है साहब, कहीं ना कहीं तो पिघल जाता है। अगर सिंह का वाह ठीक है, अमर सिंह बड़ा है लेकिन फिर भी उसको छोटी रियासत मिलेगी, नागौर। कौन सी मिलेगी, नागौर। जसवंत सिंह भले ही बड़ा है लेकिन उसको कहां का राजा बनाया जाएगा, कहां बनाया जाएगा। तो अमर सिंह को कहां भेज दिया गया, नागौर। अमर सिंह बड़ा बहादुर आदमी था, उसने कहा कोई बात नहीं, भले छोटी रियासत है नागौर, लेकिन नागौर का तो मैं मतीरा भी नहीं ले जाने दूं किसी को। क्या नहीं ले जाने दूं, मतीरों की लड़ाई कर ली थी भाई साहब, मतीरा रिराड। कौन सी राड कर ली, मतीरा रिराड। गिरी सुमेल के ठीक 100 साल बाद, गिरी सुमेल कब हुआ था, मतीरा की राड कब हुई,
बीकानेर के राजा के साथ। बीकानेर के राजा का नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? हालांकि मतीरा कर्ण सिंह ले गया था। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? एक राइटर ने उस समय के, उनका नाम है काशी छंगानी। क्या नाम है? क्या नाम राइटर का? और काशी छंगानी की बुक लिखते हैं छत्रपति रासो। कौन सी बुक है? बिसल देव रासो किसने लिखी? नरपति अमीर रासो किसने लिखी? किसने लिखी? पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? किसने लिखी? चंद्रप्रदाय। और छत्रपति रासो किसने लिखी? काशी छंगानी। मानचरित्र रासो, नरोत्तम मानचरित्र रासो किसने लिखी? और काशी छंगानी ने कौन सी लिखी? और इस छत्रपति रासो में मतीरे गिराड़ की जानकारी है। तो मतीरे गिराड़ की जानकारी कौन सी किताब में, जो कि किसके द्वारा लिखी गई? मतीरे गिराड़ कब हुई थी? किस किसके बीच में? अमर सिंह और कर्ण सिंह। कर्ण सिंह कहां का राजा था? बीकानेर। कहां का राजा था? जीत तो किसकी हुई थी इसमें? किसकी हुई थी? आज यूं सोचते हैं तब लगता है यार मतीरे के लिए लड़ रही है। किसके लड़ रही है? पर ये इस बात की बात है, आज आप हमारा मतीरा लेके गए हो, कल आप गाय को ले जाओगे, परसों आप खेत पे कब्जा कर लोगे, अगले दिन तो आप किसान को बंधक बना सकते हो, उसके लोगे टावर उठा के लेके जा सकते हो। वो किसान जो मुझे टैक्स देता है उसका कोई मतीरा भी क्यों ले जाएगा? वो किसान जो इस बात की सुरक्षा की मेरे से गारंटी लेता है कि नहीं मैं राजा को टैक्स देता हूं, इसका मतलब राजा मेरी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। और यदि मैं मेरी जनता की सुरक्षा नहीं कर पाता तो फिर कोई राजा बनने का मतलब है नहीं। तो यदि मेरे किसी किसान का तुम मतीरा भी लेके गए तो मैं तुमसे क्या करूंगा? तो राजा ने युद्ध कर लिया, लेकिन अपने किसान के स्वाभिमान की रक्षा की। और यही है, जनता में हमेशा ये विश्वास रहना चाहिए कि हमारा राज हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, हमारा शासन हमारे लिए कुछ भी कर पाए, तभी हम शांति से रह पाएंगे। भाई आज अपने रास्ते रास्ते जाते तो अपने को डर रहता है कि अपना कोई कुछ भी नुकसान पहुंचाएगा नहीं, और यदि नुकसान पहुंचा दे तो पुलिस पकड़ लेगी। यही तो है। मान लो अपने को ये हो कि नहीं भाई साहब घर से बाहर निकलते कोई मार सकता, अपने को पुलिस उसका कुछ भी करेगी नहीं, तो हम कोई घर से बाहर नहीं निकले, या घर से बाहर निकले तो हम चाकू लेके निकले, और इधर देखते चले कि कौन आ रहा है, मैं पहले निकाल करूँ, या चाकू ऐसे करके चलेंगे नजदीक आ, पर ऐसे नहीं चल रहे ना, बिना चाकू के आते हैं ना। इसका मतलब शासन में क्या है? विश्वास है। शासन में विश्वास है। और मैं कहता हूं यदि ज्यादा होने लग जाए, जैसे आजकल अपने केस पढ़ते हैं, आजकल अपने केस पढ़ते हैं भाई लड़कियों के साथ वाले जितने कोई केस चल रहे हैं या दूसरे को मर्डर के केस चल रहे हैं, इसका मतलब लोगों में शासन का डर नहीं है, कोई डर ही नहीं रहा बंदा कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि भाई भीलवाड़ा वाला केस है कि भट्टी में झोंक दिया है, जोधपुर वाला केस हुआ कितना बुरा सा केस हुआ, तो इसका मतलब लोगों के अंदर शासन का डर है? ये बहुत गलत बात है। शासन का डर हमेशा बने रहना चाहिए। यदि शासन का डर नहीं है तो फिर लोग शांति से नहीं रह, फिर आप कहोगे हमने तो कुछ किया नहीं, आप नहीं करोगे, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, वो आपके खिलाफ कर जाएंगे। इसलिए हमेशा शासन का डर रहना चाहिए। वैसी लड़ाई तो मतीरी गिराड़ कब हुई थी? वो फिर मैं एक किस्सा बताता ही हूँ कि जैसलमेर में एक राजा हुआ करते जवाहर सिंह। कौन राजा थे? जवाहर सिंह। और एक दिन यूं ही अपना घोड़ा लेके अपनी राज्य की प्रजा के हाल चाल लेने के लिए जा रहे थे, तब वो राजा को पहचानता तो था नहीं कि भाई हर कोई आदमी राजा कैसे पहचान जाएगा। मैं कहता हूं कि भाई आज इतने टीवी के साधन आ गए, आज संचार तंत्र बहुत है, अखबार है आपके पास में, आप सब लोगों की फोटो देखते हैं, फिर भी यदि मेघालय का मुख्यमंत्री घूम रहा हुआ पहचान लो क्या? हमने सर हमें मेघालय के मुख्यमंत्री क्या लेना? सेम बात अशोक जी मणिपुर घूमते तो अशोक जी को पहचान ले कोई? वो नहीं पहचाने, सीधी सी बात है ना भाई। कोई बड़े बड़े लोग हैं उनको भले अपने पहचान, हर किसी आदमी को पहचानते। वो मैंने कभी बताया कि हम फ्लाइट में जा रहे थे दिल्ली यहाँ से, और अजय माकन जो केंद्रीय मंत्री रहे हुए थे, राजस्थान के प्रभारी हुआ करते कांग्रेस के, अजय माकन हमारे साथ आगे बैठे, हम 7 लोग थे, हम 7 के अलावा फ्लाइट में किसी ने नहीं पहचाना। ऑब्वियसली बात है, दिल्ली के नेता को राजस्थान का आदमी क्यों पहचानेगा? ठीक है, आपने तो पंचायती इसी प्रकार की करते रहते तो अपने पहचान गए, तो नमस्ते कर लिया उनको, बाकी हम भी नहीं पहचानते तो चुपचाप बैठ जाते वहां पर। तो वो की वो बात थी। तो जवाहर सिंह एक दिन जा रहे थे, अब राजा को कोई पहचाने नहीं, राजा ने भेष भी बदल रखा होगा अपना, और अचानक अब जैसलमेर में वैसे जनसंख्या घनत्व अब ऐसा रहा है, तो पहले के टाइम में तो और भी कम होता यार, ये डेंसिटी और भी कम रही है, इसलिए अबुल फजल ने बाप ने कहा भाई वहां जाने के लिए टांगे भाटे की चाहिए, भाटे की टांगे तो पहुंच सकते हो, वरना पहुंचे नहीं सकते। तो उस महिला को जवाहर सिंह ने कहा, उस वो कोई मुस्लिम महिला थी, उसने खूब सोना पहन रखा, ऊपर से नीचे तक एकदम लथपथ हो रही सोने से वो, और जवाहर सिंह ने उसको कहा कि बहन इस बियावान जंगल में रिंद रोई में जहां दूर दूर तक ना बंदा ना बंदी दी जात, तेरे को डर नहीं लगता? उसने ऊपर देखा डर किससे? तो लूटपाट हो जाए, कोई इतना सोना तेरे पास, सोने के चक्कर में कोई लूटपाट कर ले तो कौन कर सकता? मैं कर लूं, तो अकेली आप इतना सोना लूट के ले जाऊं तू क्या कर ले? तो हंस के बोली मैं तो कुछ नहीं करूं, पर मैं टैक्स देती हूं ना, उसका नाम जवारा है। जवाहर सिंह क्या है? उसका नाम जवारा है। चमड़ी उतार के जूते बना लेगा तेरे। इसलिए ना ये दिमाग से बाहर निकालना कि कोई लूटपाट हो सकती है, ये शासन में विश्वास है। ये क्या है? वो जो हम बात करेंगे, हम आ रहे हैं तो बिना चाकू के आ रहे हैं, क्योंकि शासन में वही है कि किसान को विश्वास है कि मतीरा मेरा तो मेरे पास रहना चाहिए, और यदि मेरे मतीरे को दूसरा लेके जाता राजा हमारे लिए क्या करेगा? लड़ाई। तो मतीरे गिराड़ किसके बीच में? नागौर और बीकानेर। कौन कौन से राजा के? कर्ण सिंह और अमर सिंह। इसकी जानकारी कौन सी किताब में? ये किताब किसने लिखी? किसने लिखी थी? काशी छंगानी। अच्छा, इस बात पर कर्ण सिंह को बड़ा बुरा लगा था उस समय कि आराम से अमर सिंह ने लड़ाई कर ली, तो कर्ण सिंह ने शाहजहां मुगल बादशाह हुआ था, शाहजहां के रक्षा मंत्री को पटा लिया था। रक्षा मंत्री को तब बोलते थे मीर बख्शी, क्या बोलते? और शाहजहां का एक मीर बख्शी था सलावत खान। कौन था? सलावत खान। इसको पटा लिया और अमर सिंह के खिलाफ बुरा भला कहना शुरू किया, अमर सिंह के खिलाफ भड़काना शुरू किया। तो एक दिन जब अमर सिंह दरबार में गया तो मीर बख्शी कौन था? सलावत खान। सलावत खान उसको गंवार बोल देता है कि गंवार पता नहीं कहां से आ जाते हैं। अमर सिंह गुस्सा है, वापस घुमा, उसने मीर बख्शी के झिंटे पकड़े, चाकू था, कटार थी उसके पास में, क्या थी? कटार। कटार ही कटार मार दिया था। तो मीर बख्शी को मार देता है। कौन से मीर बख्शी को? किससे मारता है? अपनी कटार से, इसलिए उसको बोलते हैं कटार का धनी। क्या बोलते हैं? तो कटार का धनी किसे कहा जाता है? किसका जाता है? तो एक नागौर जैसी छोटी सी रियासत का राजा था अमर सिंह, उसके बावजूद भरतपुर की नौटंकी में भी इस पर नाटक किए जाते हैं। उसके बावजूद रम्मत बीकानेर जैसलमेर के अंदर होती है, पर आचार्यों के चौक में अमर सिंह राठौड़ की रम्मत की जाती है। अमर सिंह, भारत की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें अमर सिंह राठौड़ पर किताब नहीं है। अमर सिंह राठौड़ इतना फेमस हुआ बंदा, तो कई बार यूं स्वाभिमान के चक्कर के अंदर कई बंदे खूब फेमस हो जाते हैं, तो लोगों को ये भाई कोई बड़ा युद्ध नहीं जीता होगा अमर सिंह ने, कि कोई बहुत बड़ा किसी से जाके युद्ध लड़ दिया, पर कुछ इंस्टेंट चीजें होती है वो लोगों को अच्छी लगती है। वो लोगों को लगता है यार एक बंदे ने ये सुनना भी पसंद नहीं किया कि मेरे को गंवार कैसे बोल सकता है। तो अपने कवियों ने तो वैसे दो बनाया कि इन मुक्त गगो के उणमुख लई उणसन लई कटार, कि उधर से उसने गंवार का गै बोला था, केवल वार तो बोला नहीं था। इतने में उसने क्या निकाली थी? कटार। वार कह पायो नहीं, जमदर हो गई पार। वो वार नहीं कह पाया, उससे पहले कटार पार कर दी थी उसने उसको, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? कटार का धनी। किसको? अमर सिंह। तो दो बातें याद रखनी, तो मतीरे की राड हो रही है कटार का। फिर एक राजा बना था जसवंत सिंह। कौन राजा बना था? मुझे मतलब राजस्थान के जितने राजा उनमें सबसे जोरदार को बंदा लगता है वो कौन है? औरंगजेब को नचाया इसने, जो जी में आती ना उसी गेंद की तरह उछाल लिया करता था बंदा। इसने औरंगजेब के खिलाफ एक युद्ध लड़ा था, धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा था? धर्मत का, 1658 में। कब लड़ा था? औरंगजेब का अपने भाई से लड़ाई चल रही थी, सुजा कह रहे उसके, दारा सिको। किसके साथ? दारा सिको से लड़ाई चल रही थी। उस लड़ाई में दारा का सेनापति था। किसका सेनापति था? दारा का सेनापति था। हालांकि युद्ध में घायल हो जाता है, ये वापस आ जाता है, तो इसमें जीत किसकी हुई थी? किसकी जीत हुई? और को सिंपल पूछेगा उत्तराधिकार की कौन सी लड़ाई में इसने भाग लिया था? कौन सी लड़ाई में? धर्मत का युद्ध किसकी तरफ से भाग लिया था? दारा। और युद्ध को जीता कौन था? ये हार के वापस आया तो इसकी हाड़ी रानी थी, उसका नाम था जसवंत देव। क्या नाम था?
उसने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। उसने कहा ऐसा हरे हुए पति का तो मैं मुंह भी देखूंगी। मुश्किल से मंत्रियों ने समझौता करवाया, तब उसने रहने दिया था। तो राजस्थान की कौन सी रानी ने किले के दरवाजे बंद कर दिए? तो राजा का नाम जसवंत, रानी का नाम नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का नाम क्या है? नवजोत कौर सिद्धू। वैसे राजा का नाम क्या था? जसवंत सिंह। रानी का नाम भी क्या था? तो आवाज लगा था जसवंत, दोनों आ जाते हाँ। फिर कहते नहीं, सिंह को नहीं बुलाया, देखो बुलाया, देखो नहीं बुलाया, सिंह को बुलाया, ध्यान रखना वैसा। फिर एक लड़ाई और हुई थी, खजुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? खजुआ का युद्ध। ये होता अगले साल 1658 में। ये औरंगजेब का अपने एक और भाई से होता है, सुजा। कौन से भाई से होता है? सुजा। उसमें भी लड़ने गया था औरंगजेब की तरफ से, लेकिन बाद में मिल गया था सुजा से। किसे मिल गया था? हालांकि उसमें भी फाइनली जीता तो कौन है? औरंगजेब। तो दो लड़ाइयां एक प्रकार से औरंगजेब के खिलाफ लड़ता है। कौन कौन सी दो लड़ाइयां? धर्मत का युद्ध और खजुआ का युद्ध। धर्मत में लड़ने के लिए किसकी तरफ से गया था? दारा। खजुआ में गया तो किसकी तरफ से था? औरंगजेब। लेकिन किससे मिल गया था? सुजा। किसके मिल गया? सुजा। जीता कौन दोनों में? औरंगजेब। औरंगजेब क्या बन गया? बादशाह। तो औरंगजेब को लगता है यार ये बंदा अपने खिलाफ है, पंगे करेगा। औरंगजेब ने इसकी पोस्टिंग कर दी काबुल। कहां कर दी? और वहीं काबुल में एक जगह जमरूद का थाना। कौन सी जगह? अमरूद का थाना नहीं, वहां पर इसकी मृत्यु हो गई। और ये जब मरा तब औरंगजेब ने कहा था कुफर का दरवाजा टूटा है। किसका दरवाजा टूटा है? किसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कुफर का दरवाजा टूट गया? किसने कहा था ऐसा? किसकी मृत्यु पर? कहां पर मृत्यु हुई? और कौन से किले के बारे में कहा जाता है कि कुफर का घर इस्लाम का घर बन गया था? ऐसा किसने कहा था? अमीर खुसरो। किसने कहा था? जब किसने कब्जा किया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसके टाइम में कब्जा किया था? अमीर। किसके टाइम में? और किसकी मृत्यु पर कहा गया कुफर का दरवाजा टूट गया? कुफर मतलब मूर्ति पूजा। वो दरवाजा जो मूर्ति पूजा करवा रहा था वो अब टूट गया। अब हम मूर्ति पूजा होने, ऐसा किसने कहा था? औरंगजेब। जब जसवंत सिंह की कहां पर मृत्यु हुई? जमरूद का थाना। जसवंत सिंह उत्तराधिकारी की कौन कौन सी दो लड़ाइयों में लड़ा था? खजुआ का युद्ध और एक युद्ध हुआ था इनके बीच में, और सामुगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? इस सामुगढ़ के युद्ध के बाद में और औरंगजेब बादशाह बना था। तो औरंगजेब बादशाह कौन से युद्ध के बाद बना था? तो सामुगढ़ वाले के बाद में अपने राजस्थान में पहले जो राजा बने थे मिर्जा राजा जयसिंह। कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह जाके औरंगजेब से मिल गया था। तो राजस्थान का पहला राजा जो दारा की जगह छोड़ के औरंगजेब की तरफ मिल गया था कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन से युद्ध के बाद? सामुगढ़। तो ये बाद में अपने साथ किसको ले गया था? जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह खजुआ वाले युद्ध में लड़ने किसकी तरफ से जाता है? औरंगजेब। और उसको लगा कि नहीं यार औरंगजेब का साथ तो नहीं देंगे, तो फिर बीच में किसे मिल गया था? सुजा। किसे मिल गया था? सुजा। तो याद रहेंगे कौन कौन सा? धर्मत और खजुआ। और ये बीच में अदला बदली किसके कौन से युद्ध के बाद हुई? सामुगढ़। पहले कौन गया? मिर्जा राजा जयसिंह। वो किसको ले गया? तो मुझे याद एक बार किसी एग्जाम का क्वेश्चन है कि सामुगढ़ युद्ध के बाद राजस्थान का कौन सा पहला राजा था जो दारा के साथ छोड़ औरंगजेब की तरफ चला गया था? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन चला गया था? है ना? ये भी आपको फिर आपने पढ़े तो अपने दिमाग में आ गया। धर्मत में किसकी तरफ है? वो दारा। और किसके खिलाफ है? औरंगजेब। खजुआ में गया किसकी तरफ से? औरंगजेब। तो कब चला गया था? सामुगढ़ युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद? सामुगढ़ युद्ध के बाद। जसवंत सिंह ने किताबें लिखी थी बहुत अच्छी अच्छी। जसवंत सिंह ने बुक लिखी, एक बुक का नाम था प्रबोध चंद्रोदय। क्या नाम बुक का? एक बुक लिखी थी आनंद विलास। कौन सी बुक लिखी थी? एक बुक लिखी थी भाषा भूषण। तीन याद कर लेना आपने। तो कौन कौन सी तीन किताबें बताओ? देखिए, प्रबोध चंद्रोदय, आनंद विलास, नाम बताओ दोबारा क्या क्या? किसकी किताब है? हमीर की बुक कौन सी है? श्रृंगार हार। बुद्ध सिंह की बुक कौन सी है? नेह तरंग। इधर इसकी बुक कौन कौन सी है? प्रबोध चंद्रोदय, आनंद विलास और जयसिंह कारिका किसने लिखी थी? सवाई जयसिंह। नक्षत्रों की सारणी कौन सी थी? जी मोहम्मद शाही। कौन सी थी? राजाओं द्वारा लिखी गई किताबें याद करनी है ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा उपलब्धि होती है। राजा युद्ध वगैरह लड़ा करते उस टाइम में किसी राजा ने किताब भी लिखी, आरबीसी लगता है ये वाली पूछ लेनी चाहिए अपने। और इसी के दरबार में था नैन्सी। कौन सा था? नैन्सी। नैन्सी इसका दीवान था। नैन्सी क्या था? दीवान मतलब निर्मला सीतारमन। दीवान मतलब निर्मला सीतारमन, फाइनेंस का जो काम देखता। और नैन्सी ने दो किताबें लिखी थी, एक तो लिखी नैन्सी रिख्यात। कौन सी लिखी? और आपसे ये कोई नहीं पूछेगा नैन्सी रिख्यात। आपसे सवाल ये पूछेंगे नैन्सी रिख्यात में कौन से राज्य की जानकारी है? जोधपुर। इसकी जानकारी है। और एक किताब लिखी जिसने मारवाड़ परगनारी विगत। कौन सी किताब लिखी? मारवाड़ परगनारी विगत। किसने लिखी? विगत का मतलब था इतिहास। विगत का मतलब तो मारवाड़ के परगनों का इतिहास लिखा। इसकी बुक का नाम क्या गया? मारवाड़ परगनारी। इस किताब का एक नाम और है मारवाड़ का गजट। क्या नाम है इसका? मारवाड़ का गजट। और अपने एक इतिहासकार में मुंशी देवी प्रसाद। कौन है? वो कहते हैं कि भाई नैन्सी ने ठीक वैसा ही काम किया था जैसा अकबर के दरबार में किया था अबुल फजल, इसलिए इसको कहा जाता है राजपूताने का। तो राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोते नैन्सी। क्या कहा जाता है उसे राजपूताने का? कहता कौन है? मुंशी। कौन कहता है? और जसवंत सिंह किस पोस्ट पे काम करता थे? दीवान। किस पोस्ट पे? दीवान। कौन कौन सी दो किताबें लिखी? नैन्सी रिख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत को क्या कहते हैं? मारवाड़ का क्या कहते हैं? मार। तो नैन्सी भाई। इसके बाद में आ गया जो अगला राजा है अजीत सिंह। कौन है? औरंगजेब चाहता नहीं था कि जसवंत सिंह का कोई भी बेटा राजा बने, तो औरंगजेब अजीत सिंह को क्या कर लेता है? गिरफ्तार। तो वहां से अजीत सिंह को लेकर निकलते हैं दुर्गादास राठौड़। कौन लेकर निकलते हैं? दुर्गादास राठौड़। दिल्ली में इनको बंद किया था, लेकिन दिल्ली से दुर्गादास राठौड़ लेकर निकल गए। साथ में एक महिला थे गोरा। कौन थे? गोरा। जिस प्रकार आपने नाम सुना पन्ना धाय। पन्ना धाय मेवाड़ में बचाते हैं उदय सिंह को। किसको बचाते हैं? उदय। गोरा मारवाड़ में किसको बचाते हैं? अजीत सिंह को। इसलिए गोरा को बोलते हैं मारवाड़ की पन्ना धाय। क्या बोलते हैं? किसे बोला जाता है? गोरा को। कौन कौन बचा के लेके? दुर्गादास राठौड़। और बाद में सिरोही के गांव में रखा, उस गांव का नाम था कालिंद्री। क्या नाम था? यहाँ पर एक बंदे थे जयदेव पुरोहित। कौन थे? इनके घर पे रखा था। किसके घर पे रखा था? अब यहाँ लेके तो आगे अजीत सिंह को। और अब अजीत सिंह का सेनापति कौन है? दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास जी जानते थे कि अकेले तो पार पड़ेगी नहीं, तो किसी बड़ी रियासत का साथ लिया जाए। बड़ी रियासत हुआ करती मेवाड़। कौन सी थी? इसलिए मेवाड़ में राजा का सहयोग लिया गया, और राजा राज सिंह। कौन है? तो अजीत सिंह और राज सिंह के बीच में गठबंधन बना, इसलिए गठबंधन को बोलते हैं राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। क्या बोलते हैं? क्योंकि मारवाड़ वाला राजवंश कौन सा था? राठौड़। मेवाड़ वाला कौन सा था? सिसोदिया। इसलिए गठबंधन का नाम क्या हुआ? राठौड़ सिसोदिया। तो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कौन कौन सी रियासतों के बीच? मारवाड़ और मेवाड़। कौन से राजाओं के बीच? अजीत सिंह और राज सिंह। कौन से मुगल बादशाह के खिलाफ? औरंगजेब। कौन से मुगल बादशाह के खिलाफ? औरंगजेब। और बाद में मिलकर औरंगजेब से युद्ध लड़ते हैं, देवारी का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ते हैं? देवारी का 1680 में। कब लड़ते हैं? कौन कौन मिलके? अजीत सिंह और राज सिंह। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? और भाई साहब औरंगजेब जीतता है इसमें। इसमें कौन जीता है? तो कोई पूछेगा देवारी के युद्ध में कौन कौन सी दो रियासतों को औरंगजेब ने लड़ा दिया था? मेवाड़ और मारवाड़। कौन कौन सी रियासतों को? मेवाड़ और मारवाड़। तो इस बार इनको भी लगा कि यार अपनी पार पड़ नहीं रही औरंगजेब के खिलाफ, इनको लगा क्या किया जाए, तो औरंगजेब के एक बेटे से विद्रोह करवाते हैं। औरंगजेब का एक बेटा, उसका नाम क्या है? क्या नाम था?
और ये अकबर को अकबर बादशाह बनना चाहता, उसने कहा तो बन जा, उसने कहा बाप के मरने के बाद बनूंगा, तेरा बाप जिम जाता है सुबह शाम दोनों टाइम, और हमें लगता नहीं है कि जल्दी मरेगा, तू बन जा। तो ये कहा मेरे साथ कौन देंगे, तो मेवाड़ मारवाड़ बोल के हम तेरे साथ देंगे, और नए साल के दिन 1 जनवरी 1681, कब की बात है, 1 जनवरी 1681 को पाली में अपनी जगह पड़ती है नाडोल, कौन सी जगह, और यहाँ पर अकबर ने घोषित कर दिया अपनी बादशाह। तो अकबर को कहां बादशाह घोषित किया गया, कब किया गया, किसके खिलाफ, औरंगजेब, किसके कौन कौन सी रियासतों ने मिलकर, मेवाड़ और, लेकिन औरंगजेब चालाकी बरतता है, औरंगजेब इनके गठबंधन को तोड़वाने के प्रयास करता है, फिर फाइनली इनको दुर्गादास को अकबर को लगता है कि आपने पार पड़ेगी नहीं, तो अकबर दुर्गादास ये साउथ इंडिया में चले जाते हैं संभाजी के पास, किसके पास चले जाते हैं, वहां शिवाजी के बेटे लड़ रहे थे, शिवाजी के बेटे का नाम क्या था, तब मुझे लगता है कि दुर्गादास कितने इंटेलिजेंट, कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है। दिल्ली से औरंगजेब की कैद से किसको निकाल के लेके आ गए थे, अजीत सिंह, किसको लेके आ गए, अजय, अकेले पार नहीं पड़ रही तो मेवाड़ में किसकी सहायता ली, राज सिंह। अब मेवाड़ मारवाड़ की भी औरंगजेब पूरे अपने हिंदुस्तान की सेना यहाँ पे लगा देता है, औरंगजेब को भयंकर टक्कर दी थी लोगों ने, औरंगजेब को लगा पार पड़ेगी नहीं, तो औरंगजेब ने अपनी सेना जितनी जिधर गई थी सबको इधर दो, तो इनको लगा यार औरंगजेब पूरी सेना इधर बुला के बैठ गया, तो औरंगजेब के घर में घात किया जाए, तो औरंगजेब के कौन से बेटे को तोड़ लाए, अकबर को, फिर इन्होंने लगा यार औरंगजेब जो पूरी सेना इधर लेके आ गया तो अपनी पार इधर भी नहीं पड़ सकती, इतनी ज्यादा सेना के साथ कैसे लड़ेंगे, तो अब औरंगजेब को डिस्ट्रैक्ट किया जाए, इसलिए दोनों साउथ इंडिया चले जाते हैं, कहां चले जाते हैं, इसलिए औरंगजेब इनका पीछा करते हुए कहां जाता है, साउथ में मरता है, औरंगजेब वापस ही नहीं आ पाया। एक बार साउथ गया था, उसके बाद साउथ से वापस निकल नेपोलियन स्पेन में उलझ गया था, औरंगजेब साउथ में, नेपोलियन कहां उलझ गया था कि स्पेन का फोड़ा नेपोलियन के लिए नासूर बन गया था, कौन सा फोड़ा, नेपोलियन के लिए नासूर बन गया था, वो छोटी सी एक लड़ाई थी, उसमें इतना उलझा कि बाद में वहां से बाहर निकल, वैसे वैसे औरंगजेब ने सोचा था कि साउथ जाऊंगा जाके हरा के जाऊंगा, लेकिन वहां से बाहर आ, औरंगजेब साउथ में लड़ता लड़ता वहीं पर मर गया था, तो साउथ में किससे लड़ने के लिए गया औरंगजेब, संभाजी, लेकिन दो बंदे अपने और बैठे वहां पे, दुर्गादास और अकबर, कौन कौन बैठे, अकबर कौन है, अपने को बादशाह कहां घोषित कर देता, कब घोषित कर देता, बाद में दुर्गादास और अकबर दोनों कहां चले जाते हैं, साउथ, साउथ में किसके पास, बाद में अकबर यहां से जाता है ईरान, कहां जाता है, ईरान के राजा से सहायता लेने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर वो मर जाता है, ईरान का राजा मार देता है। तो अकबर के बेटे बेटी का पालन पोषण दुर्गादास ने किया था, अकबर का बेटा था उसका नाम था बुलंद अख्तर, क्या नाम था, और बेटी का नाम था सफीतुन्निसा, क्या नाम था, बेटे का नाम क्या था, बुलंद अख्तर, बेटी का नाम, इन दोनों का पालन पोषण कौन करता है, कौन करता है, तो दुर्गादास राठौड़ ने किसका पालन पोषण किया, बुलंद अख्तर और किसके बेटे बेटी थे, बाद में जब बड़े हो गए थे तब औरंगजेब ने दुर्गादास कहा कि पोते पोते यार मेरे, मैं कुछ नहीं करूंगा, दे दे, तो बाद लास्ट में जाके किसको सौंपे थे, औरंगजेब, पर उनका पालन पोषण पहले किसने किया था, दुर्गादास, किस किसका बताओ, बुलंद अख्तर और सफीतुन्निसा, क्या नाम दोहराओ लोग, किसके पोते पोती हैं, औरंगजेब, किसके बेटे बेटी हैं, पालन पोषण कौन करता है, फिर फाइनली औरंगजेब मरता है 1707 में, कब मरता है, 1708 में अजीत सिंह, सवाई जय सिंह और मेवाड़ वाला अमर सिंह सेकंड एक समझौता करते हैं, कौन सा समझौता करते हैं, और देवारी समझौते के बाद अजीत सिंह और सवाई जय सिंह मिलकर जोधपुर पर हमला करते हैं, जोधपुर जीतते हैं, फिर सामर के युद्ध में हरा के क्या जीते हैं, जयपुर, तो 1708 में जाके अजीत सिंह जोधपुर का क्या बनता है, राजा, अजीत सिंह कहां का राजा बनता है, जोधपुर, कब बनता है, 1708, 30 साल लगे थे अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, कितने साल लगे थे, 30 साल तक राठौड़ों ने संघर्ष किया, कितने सालों तक, कोई पूछेगा राजस्थान में 30 वर्षों की लड़ाई कौन सी रियासत ने लड़ी, कौन सी रियासत ने, मारवाड़, किसको राजा बनाने के लिए, तो मारवाड़ का 30 वर्षीय संघर्ष, मारवाड़ का या मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष, किसको राजा बनाने के लिए, किसके नेतृत्व में लड़ रहे थे, दुर्गादास राठौड़, किसके खिलाफ लड़ रहे थे, किसके खिलाफ लड़ रहे थे, औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे वो लोग। फिर भाई अजीत सिंह राजा बना, अजीत सिंह ने बहुत शानदार बुक लिखी गजोद्धार, कौन सी बुक लिखी, तो अजीत सिंह की बुक का नाम याद रखना, अजीत सिंह की पुस्तक का नाम क्या है, गजोद्धार, भगवान विष्णु गज हाथी को बचाने के लिए आते हैं, इसलिए बुक का नाम क्या है, गजोद्धार, तो गजोद्धार पुस्तक किसने लिखी, किसने लिखी थी, अजीत, अजीत सिंह को राजा बनाने वाले जो बंदे उनका नाम क्या है, क्या नाम है, कितने साल तक संघर्ष किया दुर्गादास, जम्प तोड़ गया था, वो राठौड़ों के यूलिसेस थे, कौन थे राठौड़ों के, यूलाइसिस, यूलाइसिस यूनान का एक हीरो था, कहां का हीरो था, तो जिस प्रकार यूनानियों पे जब दुश्मनों ने कब्जा किया उनको बचाने वाला कौन था, यूलाइसिस, उसी प्रकार राठौड़ों पे जब कब्जा हुआ उनको बचाने वाला कौन था, दुर्गादास, दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा जाता है, राठौड़ों का यूलिसेस, ऐसा कौन कहता है, हम कहते हैं दुर्गादास को राजपूताना का गेरिबाल्डी, क्या कहते हैं, गेरिबाल्डी इटली का योद्धा था, कहां का योद्धा था, जिस प्रकार गेरिबाल्डी ने इटली को एक किया था, किसको एक किया था, उसी प्रकार दुर्गादास जी राजपूताना को एक कर देते हैं। यदि देवारी समझौते में मेवाड़ मारवाड़ जयपुर तीनों एक साथ आके बैठ गए, ये लाने वाला कौन है, कौन है भाई, जिन राजाओं की आपस में बनती नहीं थी उनको एक ही थाली पे लाके बिठा दिया था, तो यह करने वाला आदमी कौन है, तो इसलिए उनको क्या कहा जाए, राजपूताना का, हम कहते हैं वो हमारे ऐसे मोती थे जिनको बिंदा नहीं गया था, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, कैसे मोती थे, ऐसे मोती जिसको माला में पिरोया नहीं गया, स्वतंत्र मोती है वो, मारवाड़ का अणबिंदिया। और फाइनली लास्ट टाइम तक बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, जब अजीत सिंह राजा बन गए तब भी उन्होंने कहा कि अब अजीत सिंह राजा बन गया, मुगलों की तरफ से फिर हमले होंगे, इसलिए मुगलों को भी डिस्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए, इसलिए वो यहाँ से चले गए थे मेवाड़, कहां चले गए थे, हम अक्सर यूं पढ़ते हैं अजीत सिंह ने उनको देश निकाला दे दिया था, अजीत सिंह क्या दे दिया, बाकी वो बंदा खुद इंटेलिजेंट है, उसने अजीत सिंह को कहा इसको प्रचार इस प्रकार से करना है कि देश निकाला है, बाकी मैं इधर जा रहा हूं मेवाड़, मेवाड़ से मैं चला जाऊंगा मालवा, ताकि मुगलों की सेना मेरे पीछे पीछे कहां घूमे, मालवा, तुम्हारे से दबाव बैठेगा, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा, तो मालवा मुगलों की सेना उनके आसपास उधर ही घूमती रही, तो मेवाड़ वालों ने उनको मालवा में एक जगह बैठी रामपुरा, कौन सी जगह, यहाँ का हाकिम बना दिया, क्या बना दिया था, आप सारे हाकिम बनोगे, एसडीएम, एसडीएम को गांव में आज भी हाकिम बोलते हैं, जो राजाओं के परगने संभालते थे उनको क्या बोला करते हैं, हाकिम, तो दुर्गादास जी को कहां का हाकिम बनाया गया, कहां का हाकिम बनाया गया, या कोई पूछेगा दुर्गादास जी को मेवाड़ में किस पोस्ट पर रखा गया था, हाकिम, कहां के हाकिम थे, रामपुरा कहां पड़ता है, मालवा, फिर अंतिम समय में वहां उज्जैन गए, उज्जैन में महाकाल के दर्शनों में वहीं रहा करते थे, पर उज्जैन में उनकी छतरी है, कहां पर छतरी है, तो दुर्गादास जी की छतरी कहां बनी हुई है, उज्जैन, वो क्षिप्रा नदी बहती है, क्षिप्रा नदी के पास में हमारे राजस्थान का एक वीर योद्धा सो रहा है, उस बंदे का नाम क्या है, उनका अंतिम संस्कार वहां उज्जैन में हुआ, तो छतरी भी कहां बनी हुई है, उज्जैन, कौन सी नदी किनारे, जमस्टोड उनको क्या कहता है, राठौड़ों का यूलाइसिस, हम और क्या कहते हैं उनको, राजपूताना का गेरिबाल्डी, मारवाड़ का किस राजा को राजा बनाने के लिए लड़े थे वो, कितने साल लड़े थे, किसके खिलाफ लड़े थे, औरंगजेब के कौन से बेटे से विद्रोह करवा देते, अकबर को कहां राजा घोषित करते हैं, नाडोल, कब राजा घोषित करते हैं, 1 जनवरी 1681, अकबर के कौन से बेटे बेटी का ध्यान रखते हो, बुलंद अख्तर और सफीतुन्निसा, किसका, पहले मेवाड़ की किससे समझौता करते हैं, राज सिंह, उसको क्या कहते हैं, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, फिर सवाई जय सिंह अमर सिंह सेकंड को मिला के कौन सा समझौता करते हैं, देवारी, कौन सा समझौता, ये सब करने वाला बंदा कौन है, अंतिम समय कहां बिताया अपना, उज्जैन, तो उनकी छतरी भी कहां पर है, उज्जैन, वो कहां के हाकिम थे, रामपुरा, कहां के हाकिम थे, रामपुरा के हाकिम थे। फिर एक जोधपुर में राजा बने अभय सिंह, कौन राजा बने, कौन राजा बने, अभय सिंह के टाइम में घटना घटित होती है आपकी खेजरली, कौन सी घटना घटित होती है,
खजरली नाम के गांव में राजा के कुछ लोग लकड़ियां काटने के लिए गए थे। वो दिन था भाद्रपद शुक्ल दशमी, आज के ठीक 8 दिन बाद, भाद्रपद शुक्ल 10 विक्रमी संवत 1787, 1700 आज के हिसाब से देखो तो 12 सितंबर 1700। और इस दिन वहां खजरली नाम के गांव में लोग लकड़ियां काटने के लिए गए। एक हमारे महान महिला थे, उनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई, क्या नाम था? और उन्होंने कहा भाई आप हरे पेड़ पौधे काट नहीं सकते। और राजा के आदमी थे, उन्होंने कहा कि हम राजा के आदमी, तुम नहीं जानते हम किसके आदमी। ये भारत में प्रॉब्लम है, अपने यहाँ बिना हेलमेट के पुलिस वाले भैया पकड़ ले तो भी अपने कहते तुम नहीं जानते हम। भैया कहना चाहिए आदमी केवल लुगाई का होता है। तुम अपने लुगाई का नाम बता दो किसके आदमी हो, तो हमें क्या पता किसके आदमी हो। अमृता देवी बिश्नोई ने कहा मैं नहीं जानती तुम किसके आदमी हो, पर मेरी आंखों के सामने हरे पेड़ पौधे कटेंगे तो क्या कर लोगे तुम? कर तुम्हें क्या सकती हूँ? लो मैं इस पेड़ काट रही हूँ, मुझे मार दो फिर भले पेड़ काट लो, मेरे मरते दम तक पेड़ काटे नहीं जाएगा। पेड़ों को बचाने के लिए उस दिन वहां 363 लोग शहीद हुए। कितने लोग शहीद हुए? ना भूतो ना भविष्य। पेड़ों को बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान कौन से गांव में हुआ था? वो दिन कौन सा है? भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1700। किसके नेतृत्व में? कितने लोग शहीद हुए? कौन से राजा के शासनकाल की बात? इसलिए भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिस दिन तेजा दशमी भी होती है, हम खजरली में वृक्ष मेला लगाते हैं। खजरली में क्या लगाते हैं? ट्री फेस्टिवल यदि कहीं पर होता है, कहां पर होता है? खजर। कहां पर होता है? वृक्ष मेला होता है। क्या होता है? वृक्ष मेला होता है। इनके दरबार में एक राइटर थे, उन राइटर का नाम था कर्णिदान। क्या नाम था? और कर्णिदान जी ने एक बुक लिखी थी सूरज प्रकाश। कौन सी बुक लिखी? कौन सी बुक है? सूरज। एक राइटर थे वीर भाण, कौन थे? और वीर भाण ने एक बुक लिखी राजरूपक। कौन सी बुक लिखी? ये दोनों बुक याद रखनी है, पेपर आउट ही मान लो, आप क्वेश्चन आएगा। कर्णिदान जी की बुक कौन सी है और वीर भाण की? मैं आपको कह देता हूँ, फिर मुझे लगता है आगे आना तो पक्की दिक्कत हो जाएगी। कोई ना कोई वीडियो कट करके लगाएगा, कैसे पता चला पहले ही पेपर का? इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि पेपर आए और क्वेश्चन आया है? यदि इनको एक क्वेश्चन पता तो बाकी क्वेश्चन भी पता होंगे, तभी होते हैं स्प्रिंग बोर्ड से सिलेक्शन। लंबे समय से चल रही है आरपीसी के साथ 60 गांठ। तो कर्णिदान जी की बुक का नाम बताओ क्या है? सूरज प्रकाश। वीर भाण की किसके दरबार में थे? अभय सिंह अहमदाबाद में युद्ध के आए थे। कहां युद्ध के आए थे? उस अहमदाबाद युद्ध की जानकारी यदि कोई देता है तो कौन देता है? कर्णिदान जी और सूरज। कर्णिदान जी और वीर भाण कौन देता है? कर्णिदान जी कौन सी बुक में, वीर भाण कौन सी बुक में, कौन सी युद्ध की जानकारी देते हैं? हम पढ़ते हैं कि अहमदाबाद युद्ध के दौरान राणा बाई ने जोधपुर महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी। पढ़ा था हमने? वही अहमदाबाद युद्ध जो कौन लड़के आए थे? अभय सिंह। कौन कौन सी किताबों में इसकी जानकारी है? सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश किसने लिखी? और राजरूपक किसने लिखी? और कौन सी घटना हुई जिनके टाइम में? कौन सी घटना? एक राजा हुए भाई अपने मान सिंह। कौन हुए? मैंने बताया था देवनाथ ने इनके राजा बनने की भविष्यवाणी की। किसने राजा बनने की भविष्यवाणी की? इसलिए भाई साहब पूरे नाथ संप्रदाय को ले आए थे। किसको लेके आ गए थे? और इस नाथ संप्रदाय के लिए 2 मंदिर बनवाए थे। तो महामंदिर तो पढ़ते हैं, फिर महामंदिर वाले नाथ आपस में लड़ लिए थे। एक मंदिर बनवाया था उदय मंदिर। कौन सा बनाया था? और इस बात में जोधपुर पढ़ा रहा था, तो मैं जब क्लास से बाहर निकला ये पढ़ा के, तो एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा मैं देवनाथ जी के 7वीं पीढ़ी का वंशज हूं और महामंदिर हमारा है, अपने 2 कईनाथ बाबा है ना। कोई हमारे लिए भी कोई घोषणा कर दो कि जा राजा बनेगा, क्या पता है ना, नंबर आई जाएगा। देवनाथ ये भविष्यवाणी करके गए थे कि तुम क्या बनोगे जोधपुर के राजा। तो नाथ संप्रदाय और नाथों के साथ ही बैठा रहता, इसलिए हम बोलते हैं मारवाड़ का सन्यासी। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का नाथों के साथ ही बैठा रहता, इसलिए बुक लिखी नाथ चरित्र। क्या लिखी? नाथ चरित्र। एक लाइब्रेरी बनवाई थी मान पुस्तक प्रकाश। कौन सी बनवाई? मान पुस्तक। 1818 में अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है? कैसे संधि कर लेता है? कब कर लेता है? पर भाई साहब संधि इसके बेटे ने की थी, ये संधि के मूड में नहीं था। इसके बेटा छत्र सिंह था, छत्र सिंह संधि कर लेता है, पर छत्र सिंह थोड़े दिन बाद मर गया। उसके बाद भाई साहब इसने अंग्रेजों की हर गलत बात का विरोध कर दिया। गलत सही क्या? अंग्रेजों का विरोध कर गया। मतलब इस बंदे का ये था कि जो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, अंग्रेज पकड़ रहे हैं, मेरे पास आ जाओ। और पूरे भारत के जो अंग्रेजों के खिलाफ इसके पास इकट्ठे हो गए थे। नागपुर का एक राजा था आपा साहिब भोसले। कौन था? क्या नाम बंदे बता देंगे? तो आपा साहिब भोसले को अंग्रेज पकड़ना चाहते थे, वो भाग के जोधपुर आ गया। अंग्रेज जोर लगा के मर गए थे, किस बंदे को हमें सौंपने नहीं दिया। आपा साहिब भोसले जोधपुर में मरा बाद। अपने बेटे ठग ठग थे भारत में, ठग। अपने बेटे विलियम बेंटिंग ने ठगों का उन्मूलन किया था। वो ठग या तो अंग्रेजों ने मार दिए, जो बच गए वो जोधपुर में मरे। फिर वो सारे कहां पर आके बैठ गए थे? जोधपुर। इसको कहा कि ठगों को सौंप देने का नहीं यही रहेंगे। सिंध के कई लुटेरे थे, वो अंग्रेजों का सामान वान लूट लिया करते। अंग्रेजों ने पकड़ने की कोशिश की, जिनको पकड़ लिया उनको अंग्रेजों ने मार दिया, जो बच गए वो कहां गए? इस बंदे ने उनको सौंपा। तो जेम्स टोड इसके बारे में लिखता है कि वो बड़ा घाघ आदमी था और उसको लगा कि यार अंग्रेजों से बातचीत करनी पड़ेगी। वो हमसे बातचीत करना भी पसंद करता नहीं था, इसलिए उसने एक्टिंग की और 2 साल तक किसी से बोला ही नहीं, कहा मेरी जुबान चली गई। किसी से बात नहीं करता था कि हम जब उसके सामने जाके बैठे तो कहता नहीं तो सुन रहा है ना, जगह टोट कहता है उसको सुनाई भी देता था, उसको बोलना भी आता था, पर चुपचाप बैठा रहता था क्योंकि हमारी बातों में जवाब देना। हम पता है 1832 में एजीजी का ऑफिस बनाया गया, तो उसमें विलियम बेंटिक अजमेर आया। विलियम बेंटिक आया तो उसने राजस्थान के राजाओं को बुलाया कि भाई आओ यहाँ पर, ये नहीं गया। तो विलियम बेंटिक अजमेर दरबार का कोई बहिष्कार कर गया था। बंदा कौन था? कौन था? मानसी। कहां का राजा था? जोधपुर। भविष्यवाणी किसने की थी? किसने की थी? देवनाथ ने भविष्यवाणी की थी। तो देवनाथ जी पर इसने एक बहुत अच्छा गीत लिखा था, आज घर पे जाके आप सुनेंगे उस गीत को, प्रेम प्यालो। कौन सा गीत लिखा था? कौन सा गीत? घर पे जाके सुनना है। किसने लिखा था? मान सिंह। किसके लिए? घर पे जाके सुनोगे आप, सुनीता स्वामी की मधुर आवाज में। किसकी मधुर आवाज में? सुनीता स्वामी की मधुर आवाज। कौन सा गीत? किसने लिखा? किसके लिए? सुन लोगे? क्यों? प्री पास नहीं हो देख लेना, आज ही सुनना। मान सिंह के गीत के लिए देवताओं की बात कर रहा हूं, मना कर रही है ये। भाई आपका हो गया जोधपुर। फिर एक रियासत कौन सी थी अपने? बीकानेर। बीकानेर की स्थापना करने वाले थे भाई बीका। कौन थे? बीका बीकानेर की स्थापना करते हैं 1488 में। कब करते हैं? 1488 में, आखा तीज के दिन। किस दिन? इसलिए बीकानेर वाले आखा तीज को क्या उड़ाते हैं? पतंगे उड़ाते। क्या उड़ाते हैं? तो बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा थे हमारे? किसने स्थापना की? कब की? 1488। जोधपुर की कब हुई? 1459। सवाई माधोपुर 1763। आपके जयपुर, सिरोही, अजमेर, बीकानेर 1488। कौन से त्योहार के दिन? इसलिए बीकानेर वाले आखा तीज को क्या उड़ाते हैं? बीकानेर के पास एक जगह पड़ती है कोडम देसर। कौन सी जगह? यहाँ पे भैरू जी का मंदिर बना है। किसका मंदिर बना है? भैरू जी को सारे जानते हो? भैरू जी का मंदिर बना है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको कि बीकानेर में मंदिर बना था अपनी कुलदेवी का। कुलदेवी कौन थी? कौन थी? तो नारायण जी माता का मंदिर तो कहां पर बनवाया? बीकानेर।
बीका का बनवाएगा नागर नागनावर तो दुहर लाया था मूर्ति वो। और कोडम देश में कौन सा मंदिर बनाया? भैरव। कौन सा बनवाया? भैरव। इसके बाद एक राजा बनता है लूणकरण। कौन बनता है? आप सबने पढ़ा है कि वो जसनाथ जी के आशीर्वाद से राजा बना था। पढ़ते हैं आपने कि जसनाथ जी के आशीर्वाद से कोई बीकानेर में राजा बना था। तो कौन राजा बना था? तो किसने आशीर्वाद दिया? देवनाथ जी ने। किसको दिया? किसको दिया? मान सिंह। जसनाथ जी ने। मान सिंह कहां का राजा बना था? लूणकरण कहां का राजा बना? कहां का? और इसने बीकानेर में सर बना दिया, इसलिए नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया? भाई साहब दानवीर आदमी था, इसलिए इतिहासकार हुए अपने बिट्ठू सुजा। कौन हुए? वो कहते हैं कलयुग का कर्ण था। कहां का कर्ण था? कि कलयुग में भाई साहब उसके जितना दान किसी भी आदमी ने नहीं। ऐसा कौन कहता है? कौन कहता है? बिट्ठू। किसको कलयुग का कर्ण बताता है? किसको? तो लूणकरण किसके आशीर्वाद से राजा बना? कौन से सर की स्थापना की? झील। लूणकरण से झील बनाई। और बिट्ठू सुजा क्या कहता है उसको? कलयुग का कर्ण। कौन कहता है? कौन कहता है? बिट्ठू सुजा। फिर एक राजा बना भाई जैत सिंह। कौन राजा बना? मैं आप लोगों को बताता हूं। जैत सिंह ने हुमायूं के भाई से लड़ाई लड़ ली थी भाई साहब, राती घाटी का युद्ध। कौन सा लड़ लिया था? 1534 में। कब हुआ था? किसको भगाया था यहां से? कामरान। किसको भगाया था? किसको भगाया था? कब? और अभी मैंने बताया कि इसने एक लड़ाई लड़ी पाहिबा साहिबा। वो कब हुआ? आपके 1501 तक। और उसमें किससे लड़ता है? मालदेव। और उसमें लड़ता हुआ तो कामरान को हराया था, मालदेव से हार गया। कामरान को कौन से युद्ध में रहा? तो बीकानेर का एक नाम क्या है? राती घाटी। इसलिए जूनागढ़ को बोलते हैं राती घाटी का किला। क्या बोलते हैं? राती घाटी का किला बोलते हैं। कब हुआ राती घाटी का युद्ध? पाहिबा का युद्ध कब हुआ? किसको किससे हार गया था? अभी हम पढ़ रहे थे कि बिट्ठू सुजा पढ़ रहे थे। तो बिट्ठू सुजा इसी के दरबार में बिट्ठू सुजा ने इस पर बुक लिखी थी, राव जेत सिरो छंद। कौन सी बुक लिखी? ये याद रखना भाई, ये कोई क्वेश्चन पूछेंगे। राव जेत सिरो छंद किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? बिट्ठू सुजा। राव जेत सिरो छंद में कौन सी युद्ध की जानकारी मिलती है? राती घाटी। कौन सी युद्ध की जानकारी है? तो राती घाटी युद्ध की जानकारी कौन सी बुक से मिलती है? राव जेत सिरो छंद किसने लिखी थी? बिट्ठू सुजा। और बिट्ठू सुजा ने इसी बुक में जेत सिंह के पिता लूणकरण को क्या कहा था? क्या कहा था? कलयुग का कर्ण कहा था। फिर एक राजा है भाई आपका राय सिंह। कौन राजा है? और राय सिंह वो राजा था जिसको शुरुआत में मनसबदार बनाया गया था 4000 का। अकबर ने तो कितने का बनाया था? अकबर ने कितने का बनाया? लेकिन बाद में जहांगीर ने इसका प्रमोशन किया। और जहांगीर ने कितने का बना दिया? तो प्रमोशन किसने किया था? जहांगीर ने कितने का बना दिया? मैंने देखो पहले बताया था आपको पिछली क्लास में कि भगवंत दास सरनाल में मिर्जा विद्रोह दबाता है। कौन दबाता है? कहां पे दबाता है मिर्जा विद्रोह? तो वहां मिर्जाओं की एक लड़ाई और हुई थी, कठोली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? कठोली का युद्ध। उसमें ये भी एक मिर्जा को हरा के आया था, इब्राहिम मिर्जा। किसको हराया था? तो इब्राहिम मिर्जा को किसने हराया था? किसने हराया था? राय सिंह ने। किसको हराया था? इब्राहिम मिर्जा। कौन से युद्ध में? अकबर के टाइम में इसको जोधपुर का प्रशासक बनाया गया था। कहां का प्रशासक बनाया गया? क्यों अभी मैं बता रहा था कि जोधपुर का एक राजा आजीवन मारवाड़ का राजा जो था अकबर से लड़ता रहा, वो कौन था? चंद्रसेन। तो जब चंद्रसेन नहीं मान रहा था तब जोधपुर का प्रशासक बीकानेर के कौन से राजकुमार को बनाया गया? ये राजकुमार था तभी जोधपुर चला गया था। तो मुझे चंद्रसेन के खिलाफ बीकानेर का कौन सा राजा लड़ा था? कौन सा राजा लड़ा था? उस समय जोधपुर का क्या बनाया गया इसको? प्रशासक। और जोधपुर का राजा कौन हुआ करता? तो वो तो छोड़ के सिवाना की तरफ निकल गया था। तो अकबर ने जोधपुर किसको दे दिया था? राय सिंह। किसको दे दिया? मैं पिछली क्लास में बता रहा था कि अकबर जहांगीर को राजा बनाना नहीं चाहता था। अकबर किसको बनाना चाहता? खुसरो। किसको? जहांगीर का बेटा, उसका नाम क्या था? खुसरो। लेकिन अकबर से लास्ट टाइम में जहांगीर साठ करता है और जहांगीर क्या बन जाता है? राजा। तो खुसरो को बड़ा बुरा लगा। खुसरो खुद को बादशाह घोषित कर देता है। पंजाब के अंदर था खुसरो, और खुसरो ने पंजाब में कहा कि मैं क्या हूं? सिखों के 5वें गुरुजी रहा करते थे अर्जुन देव जी। कौन थे? अर्जुन देव जी के पास खुसरो गया। अर्जुन देव जी के अर्जुन देव जी महाराज ने कहा यशस्वी भवे तेजस्वी भवे, जीतो, जीत के आओ तुम। और अब जहांगीर को लगा यार सारे के सारे लोग किसके पक्ष में जा रहे हैं? खुसरो। तो अब जहांगीर खुसरो को पकड़ना चाहता है, पर खुसरो को पकड़ने के लिए आगरा से कहां जाना पड़ेगा? पंजाब। तो आगरा की जिम्मेदारी किसको दे? तो जहांगीर ने जिस बंदे पर अपना विश्वास दिखाया था वो बंदा कौन था? तो जब खुसरो ने विद्रोह किया था उस समय आगरा की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? किसको सौंपी गई? राय सिंह को। तो ये याद रखना कि आगरा की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? किसको सौंपी गई थी? राय सिंह को। फिर जहांगीर जाता है पंजाब, खुसरो को पकड़ता है, खुसरो को पकड़ के दोनों आंखें निकालता है, जेल में बंद कर देता है, अर्जुन देव जी को मार देता है। तो सिखों के 5वें गुरुजी जो अर्जुन देव जी थे उनकी हत्या कौन से मुगल बादशाह ने कर दी? अपने कौन से बेटे को आशीर्वाद देने के कारण? खुसरो की आंखें पकड़ के जेल में बंद कर दिया। फिर खुसरो का एक भाई और है खुर्रम। कौन सा है? खुर्रम। खुर्रम एक दिन खुसरो को मार देता है। तो बाप ने निकाली आंखें, बेटे ने भाई ने मार, बाप आंखें निकाल देता है, भाई क्या कर देता है? मार देता है। तो खुर्रम खुद राजा बना। तो खुर्रम खूब सारे अपने भाइयों को मार के बनाता। तो मैं एक दो अभी मैं भूल गया कि खुर्रम कई मारी कौन काको कौन वीर। खुर्रम ने कई मारे थे, उसने ये भी नहीं देखा कि काका कौन है भाई कौन है। राजा बनने के लिए कई मारने पड़ते हैं, उसने भी वैसा कई मारे थे। बाद में खुसरो ने जब विद्रोह किया तब आगरा की जिम्मेदारी किसको मिली थी? कौन देता है? कितने का मनसबदार बनाता है? अकबर ने कितने का बनाया? कौन से युद्ध में भेजा? किसको हरा के? मिर्जा कहां रहते थे? गुजरात। कहां रहते? गुजरात। और इसको कहां का प्रशासक बनाया गया? कौन से राजा के टाइम? कौन से राजा के टाइम? चंद्र। फिर एक अपने पढ़ते हैं किसने किला बनाया था? जूनागढ़। कौन सा किला बनाया था? जूनागढ़ का। जूनागढ़ का किला बनाया गया था करमचंद की देखरेख में। किसकी देखरेख में? तो कोई पूछेगा राय सिंह ने जूनागढ़ का किला किसकी देखरेख में बनाया था? करमचंद। इस करमचंद पर एक बुक लिखी थी, वो लिखने वाला बंदा है जयसोम। कौन बंदा है? तो कोई पूछेगा करमचंद पर पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी? किसने लिखी थी? कौन सा किला बनाया था? कि कौन से राजा ने? तो इसमें एक प्रशस्ति लिखी हुई है राय सिंह प्रशस्ति। कौन सी है? और ये लिखने वाला था जैता। राय सिंह प्रशस्ति किसने लिखी थी? अभी हम पढ़ रहे थे कि नैन्सी, नैन्सी जो कि अपने जसवंत सिंह का एक वो दरबारी विद्वान था जिसने 2 किताबें लिखी थी, नैन्सी ख्यात मारवाड़ परगनारी। तो इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने उसको कहा था राजपुताने का अबुल फजल। क्या कहा था? राजपुताने का। किसको? नैन्सी को। किसने कहा था? मुंशी देवी। उन्हीं मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को कहा था राजपुताने का कर्ण। क्या कहा था? तो बीकानेर के राजा दानवीर हुए। बीकानेर के एक राजा दानवीर, उनका नाम क्या था? लूणकरण। लूणकरण को क्या कहा जाता है? कलयुग का कर्ण। बीकानेर के एक राजा दानवीर, उनका नाम क्या था? राय सिंह। और राय सिंह को क्या कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण। और ऐसा कौन कहता है? मुंशी देवी। तो मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल किसको कहा? किसको कहा? नैन्सी। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल किसको कहा? नैन्सी। और राजपुताने का कर्ण किसको कहा? और कलयुग का कर्ण कौन है? ऐसा कौन कहता है? बिट्ठू सुजा। कौन सी बुक में? राव जेत सिरो छंद। कौन सी बुक में? राव जेत सिरो छंद में कौन सी युद्ध की जानकारी है? राती घाटी। राती घाटी युद्ध में जेत सिंह ने किसको हराया? कामरान। कामरान किसका भाई था? राती घाटी किसका नाम है? बीकानेर। राती घाटी का किला कौन सा है? जूनागढ़। जूनागढ़ किसने बनवाया था? राय सिंह। किसी देखरेख में। करमचंद। करमचंद में बुक किसने लिखी? जूनागढ़ में कौन सी प्रशस्ति है? वो किसने लिखी?
किसने लिखी थी? किसने लिखी? जय। फिर एक राजा हुआ भाई आपका कर्ण सिंह। कौन राजा हुआ? और कर्ण सिंह ने उपाधि धारण की थी जंगलधर बादशाह। क्या धारण की? बीकानेर वाले इलाके को बोलते जंगल प्रदेश। क्या बोलते? ये है तो जंगल प्रदेश। क्या नाम है वास्तव में? जंगल। जंगल प्रदेश ऐसी भूमि जहां पर हवा तेज चले और पानी कम हो, जंगल होती है। जहां पर हवा तेज चले और पानी कम हो वो क्या होती है? तो ये वास्तव में जंगल धरती क्या थी? वो जंगल बोलते जंगल की धरती का बादशाह, इसकी उपाधि क्या हो गई? जंगलधर। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों ने जंगलधर 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 करके क्या कर दिया? एक बहुत पुरानी बुक है सूक सप्तति। कौन सी बुक है? सूक मतलब होता है तोता। सूक मतलब क्या होता है? तोता। एक सूक सप्तति बुक है जिसको लिखने वाले थे चिंतामणि भट्ट। लिखने वाले कौन थे? तो चिंतामणि भट्ट ने कौन सी बुक लिखी थी? कौन सी बुक लिखी? सूक सप्तति। किसने लिखी? चिंतामणि भट्ट। इस बुक का राजस्थानी में अनुवाद हुआ था। किस भाषा में अनुवाद हुआ? और उसमें ये उपाधि लिखी हुई है। उसमें कौन सी उपाधि लिखी हुई है? तो कोई पूछेगा कर्ण सिंह की उपाधि जंगलधर बादशाह कौन सी पुस्तक में? सूक सप्तति के राजस्थानी अनुवाद। सूक सप्तति के ये राजस्थानी अनुवाद किसने किया था? अल्लाह जाने। लिखने वाला ही लिखता है मैं मां सरस्वती की कृपा से यह पुस्तक लिख रहा हूं। मैं जंगलधर बादशाह कर्ण सिंह के दरबार में बैठकर यह पुस्तक लिख रहा हूं। मैं जंगलधर बादशाह कर्ण सिंह के राजकुमार अनूप सिंह के कहने पर यह पुस्तक लिख रहा हूं। मैं कौन? नहीं लिखा। अपना नाम बता के उसमें हम पढ़ते हैं कि वो लिखता है कि मैं अनूप सिंह के कहने पर बुक लिख रहा हूं। अनूप सिंह जंगलधर बादशाह कर्ण सिंह के बेटे हैं, तो अपने पता चलता है कर्ण सिंह की उपाधि क्या है। तो ऐसा हमें कौन सी किताब के राजस्थानी अनुवाद से? शोक सप्तति, जो कि ओरिजिनल किसकी बुक थी? कर्ण सिंह ने खुद ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है साहित्य क्लबरूम। कौन सी पुस्तक लिखी? कौन सी पुस्तक लिखी? जय सिंह क्लबरूम तो किसने लिखी थी? पुंडरीक रत्नाकर। किसने लिखी थी? पुंडरीक रत्नाकर की बुक कौन सी है? जय सिंह क्लबरूम। और साहित्य क्लबरूम किसने लिखी? पुंडरीक रत्नाकर ने कौन सा यज्ञ करवाया था? अश्वमेध। जिस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ा? दीप सिंह कुंभाणी। किसने पकड़ा? और ये गंगा सॉरी आपकी कर्ण सिंह ने कौन सी बुक लिखी थी? साहित्य क्लबरूम। कौन सी बुक लिखी? और इस कर्ण सिंह के दरबार में एक बंदा था, उस बंदे का नाम था गंगाधर मैथिल। कौन था? क्या नाम था? किसके दरबार में था गंगाधर मैथिल? और कर्ण सिंह के दरबार में उसने बुक लिखी कर्ण भूषण। कौन सी बुक लिखी? एक बुक उसने लिखी कविता की डाकण, काव्य डाकिनी। कौन सी बुक लिखी? मेरे वाली बुक सबकी डाकण है, सारी कविताओं को खा जाएगी, इसलिए बुक कौन सी थी उसने? काव्य डाकिनी। किसने लिखी काव्य डाकिनी? तो गंगाधर मैथिल की दो किताबें बताओ, बताओ दो बार नाम बोलो। किसकी बुक है? गंगाधर 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 मैथिल। मैथिल नहीं, मैथिल। गंगाधर गंगाधर मैथिल की किताबें कौन सी है? एक मात्रा नहीं है, दो मात्रा है। मिथिला का रहने वाला था। कहां का रहने वाला? बिहार में मिथिला नाम की जगह, वहां का रहने वाला ब्राह्मण, इसलिए नाम क्या इसका? गंगाधर। गंगाधर मैथिल। बोल सही। नाना पाटेकर की मूवी देखना कभी, अब तक 56। कौन सी मूवी है? उसमें नाना 56 एनकाउंटर किए थे, है ना? उसमें मूवी बनी हुई अब तक 56। तो उसमें नाना पाटेकर का जूनियर होता है सब इंस्पेक्टर। नाना पाटेकर उससे पूछता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो कहता हाँ। क्या नाम है? वो कहता वैशाली। नाना पाटेकर साले तुम नॉर्थ इंडियन, वैशाली नहीं तो वैशाली होता है, वैशाली। तो मैथिल नहीं होता, क्या होता है? मैथिल। क्या होता है? तो गंगाधर मैथिल की दो किताब बताओ कौन सी? और वैशाली नहीं है, कौन सा नगर है? वैशाली नगर। कौन सा नगर है? उसमें आम्रपाली सर्किल। कौन सा है? भारत में जहां जहां वैशाली नगर है वहां पर आम्रपाली सर्किल है ना? क्योंकि वैशाली बिहार में एक जगह है, वहां की नर्तकी थी, उनका नाम था आम्रपाली। कौन थी? जो भगवान बुद्ध के प्रभाव में बद्ध बन गई थी। क्या बन गई थी? बद्ध बन गई थी। तो आम्रपाली कहां की थी? वैशाली। इसलिए वैशाली नगर जहां पर होता है वहां पर क्या होता है? तो मुझे आम्रपाली सर्किल कहां है? वैशाली नगर। कौन सा है? तो नॉर्थ इंडियन की प्रॉब्लम है वैसा। तो वैसे इस बंदे का नाम क्या है? गंगाधर मैथिल। किसके दरबार में? इसलिए कौन सी बुक लिख रहा है? कर्ण भूषण। और मैं भी बार बार नाम ले रहा हूं कि कर्ण सिंह के बेटा और बेटे का नाम क्या है? अनूप सिंह। क्या नाम है? अनूप सिंह साउथ इंडिया में औरंगजेब से लड़ने के लिए गया, इसलिए औरंगजेब ने इसको उपाधि दी माही मराठी। क्या उपाधि दी? जंगलधर बादशाह किसकी उपाधि थी? किसकी उपाधि थी? माही मराठी। किसकी थी? किसकी थी? राजपूताने का कर्ण कौन है? राय सिंह। कलयुग का कर्ण कौन है? राजपूताने का अणबिंदिया मोती या मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। राठौड़ का यूलाइसिस। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। हिंदू बादशाह। हिंदू बादशाह कौन है? दल पुंगल। कौन है? कौन है? बिसल देव। राय पिथोरा। राजपूताने का गिरिबाल्डी। मारवाड़ का प्रताप। कौन है? और माही मराठी और जंगलधर बादशाह। तो अनूप सिंह ने साउथ इंडिया जीता था। साउथ इंडिया जीता इसलिए उसको उपाधि क्या मिली थी? औरंगजेब की तरफ से। औरंगजेब ने इसको क्या उपाधि दी थी? माही मराठी। पर जब ये साउथ इंडिया में था तब इसने देखा कि औरंगजेब वहां मंदिर तोड़ रहा था। क्या तोड़ रहा था? मंदिर तोड़ने का मतलब है मंदिर में होती है मूर्तियां, मंदिर में होती है किताबें। क्या क्या होती है? मूर्तियां और किताबें। तो इसने मंदिरों के अंदर जो भी मूर्तियां और किताबें थी इसने वहां से उठाई और वहां से बीकानेर लेके आ गया। कहां लेके आ गया? तो वहां से क्या क्या लेके आया था? एक तो मूर्तियां और एक क्या लेके आया? तो बीकानेर में एक लाइब्रेरी बनवा दी। अनूप सिंह ने बनवाई। संस्कृत की भाषा की लाइब्रेरी है, इसलिए हम बोलते हैं अनूप संस्कृत पुस्तकालय। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और इतनी सारी मूर्तियां लेके आया तो मंदिर बनाया। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। कौन सा बनवाया? तो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है? किसने बनवाया? अनूप सिंह। लाइब्रेरी कौन सी बनवाई? कौन सी बनवाई? राजस्थानी को लेकर खूब अनुवाद था। पढ़ रहे सुख सप्तति का राजस्थानी अनुवाद करवाया था इसने। गीता का राजस्थानी में अनुवाद करवा लिया। और गीता का जो राजस्थानी में अनुवाद कर रहे थे उन बंदे का नाम था आनंद राम। क्या नाम था? तो कोई पूछे भाई गीता का राजस्थानी अनुवाद किसने करवाया था? अनूप सिंह ने। किससे करवाया था? किससे करवाया था? बंदे को संगीत का बड़ा यूं शौक था और संगीत पर एक बड़ी शानदार खुद ने बुक लिखी थी, अनुभोदय। कौन सी लिखी थी? गीत गोविंद पर टीका है। किस किताब पर टीका है? संगीत की एक बहुत फेमस किताब है गीत गोविंद। कौन सी किताब है? और ये लिखने वाले थे जयदेव। कौन थे? और इस किताब पर टीका किसने लिखी? अनूप सिंह। अनूप सिंह ने किस नाम से टीका लिखी? अनुभोदय। किस नाम से? संगीत की कौन सी किताब पर टीका लिखी? गीत गोविंद ओरिजिनल किसकी बुक है? टीका कौन सी लिखी गई? और इसके दरबार में संगीत का बहुत महान विद्वान था भाव भट्ट। कौन था? कोई पूछेगा भाव भट्ट नामक संगीतज्ञ कहां पर था? किसके दरबार में था? सिंपल पूछेगा, आप पूछेगा भाव भट्ट अनूप सिंह के दरबार में रहता था, वह कौन था? संगीतज्ञ, नाटककार, चित्रकार, वास्तुकार। तो कौन था? तो अनूप सिंह को साउथ इंडिया में क्या उपाधि मिली? साउथ इंडिया से क्या क्या लेके आया? मूर्तियां और पुस्तकें। तो मूर्तियों के लिए कौन सा मंदिर? पुस्तकों के लिए
गीता का क्या करवाया, किससे करवाया, खुद की बुक कौन सी है, कौन सी किताब की टीका है, किसके, गीत गोविंद। गीत गोविंद ओरिजिनली किसकी है, दरबार में संगीतज्ञ कौन था, कौन था, बाद में एक राजा था भाई सूरज सिंह, कौन था, कौन था, सूरज। आप तमाम लोग जानते हैं 1805 में भटनेर पर कब्जा करता है। कहां कब्जा करता है, उस दिन मंगलवार था इसलिए नाम बदलकर हनुमान। आप तमाम लोग जानते हैं कि 1814 में इसने सुरु पर आक्रमण किया था। उस समय सुरु के किले से सांदी के गोले चला दिए गए थे। कौन से गोले चला दिए गए थे, तो कब अटैक किया गया, 1814। कहां पर अटैक किया गया, सुरु पे। कौन से गोले चलाए गए, कौन से राजा ने अटैक किया, और उसमें चूरू का सामंत था, उसका नाम था, कौन था, तो सूरज सिंह, स्वदी सिंह। सुरु का किला, सांदी के गोले 1814 में चला दिए गए थे, याद रहेगा आपके। और 1818 में अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है, तो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला बीकानेर का राजा कौन है, कौन है, जोधपुर का राजा कौन था, मानसी। मैं कह रहा हूं बोलना बंद कर दिया था उसने, कौन था, मानसी। अलवर में कौन था, बख्तावर सिंह, कौन था, और आपके जयपुर में कौन था, रसकपुर वाला बंदा। रसकपुर वाला बंदा कौन है, जगत सिंह सेकंड। कोटा में कौन था, उमेद सिंह। बुंदी में कौन था, विष्णु सिंह। और सिरोही में कौन था, शिव सिंह। कब करता है, 1800। इसके बाद में भाई एक राजा और पढ़ते हैं हमने, रतन सिंह। कौन राजा थे, कौन राजा, रतन सिंह। रतन सिंह एक बार गया था, कहां गया था, कहां गया था, गया कहां पड़ता है, वहां पे गंगा जी बते हैं पास में। गंगा जी में सारे सामंतों को लेके गया, सारे सामंतों का हाथ में गंगा जी का पानी लो, तो सबने हाथ में किसका पानी लिया, और अब आप सौगंध खाओ, आज के बाद किसी घर में बेटी होगी तो मारेंगे, तो सबने सौगंध खाई कि आज के बाद बेटी होगी तो किसी को मारेंगे नहीं। कईयों ने हाथ से कर लिया, आज के बाद बेटी होगी तो मारेंगे नहीं, सौगंध लगी नहीं, पानी हाथ में था ही नहीं। तो कन्यावत पे रोक लगाने की कोशिश कौन करता है, कहां पे, कहां गया था, कौन सी कुप्रथा पे रोक लगाता है, कौन सा राजा, रतन सिंह। जिन दिनों बीकानेर का राजा था उन्हीं दिनों जमस्टोड ने अपनी बुक लिखी थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी बुक लिखी थी, और उस बुक के अंदर वो लिखता है कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर ये फर्स्ट ग्रेड राज्य है। कैसे राज्य है, बीकानेर सेकंड ग्रेड है। बीकानेर कैसा है, और रतन सिंह को बड़ा गुस्सा है। रतन सिंह का अभी तो फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, तो हमें सेकंड ग्रेड कैसे बता सकता है। इसलिए रतन सिंह ने अपने एक विद्वान को बिठाया, उन विद्वान का नाम था दयालदास। क्या नाम था, और दयालदास का बीकानेर के राठौड़ वंश पर किताब लिख, किसके, कौन से वंश पे, बीकानेर के राठौड़ वंश पे एक बुक लिखी, और उस बुक में बता कि अपने सेकंड ग्रेड नहीं है, अपने क्या है, फर्स्ट ग्रेड है। इसलिए उसने बुक लिखी बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। कौन सी बुक लिखी, केवल ये बताने के लिए कि बीकानेर क्या है, तो बीकानेर को फर्स्ट ग्रेड बताने के लिए कौन सी किताब लिखवाएगी, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। कौन लिखवाता है, रतन सिंह। कौन लिखवाता है, रतन सिंह। किससे, किसे, दयाल। तो दयालदास की बुक का नाम बताओ, बीकानेर को क्या बताने के लिए, सेकंड ग्रेड कौन बता देता है, अपनी कौन सी किताब में, फिर भाई बीकानेर में एक महान राजा, उनका नाम था गंगा सिंह। क्या नाम था, ये 1899 की बात है, जिस साल 56 काल पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था, कर्जन भारत आया था नया नया। कौन भारत आया था, इसलिए तिलक कहते हैं कि क्या दुर्भाग्य है कि तिलक, कर्जन, प्लेग और अकाल तीनों एक साथ आ गए। कौन सा साल था वो, 1899। विक्रमी संवत चल रहा था 1956, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, और 56 काल में अपनी प्रजा का बहुत ज्यादा ध्यान रखा, इसलिए अंग्रेजों ने उसको एक मेडल दिया, कैसरे हिंद। कौन सा मेडल दिया, शाबाश मेरे चिते यार, तुम्हारे बीकानेर में कुछ होता नहीं है फिर भी पब्लिक को मरने नहीं दिया, इसलिए तुम्हें क्या उपाधि दी जाती है। इसी साल की बात है, अंग्रेजों के खिलाफ चाइना में एक विद्रोह जाता है, बॉक्सर विद्रोह। कौन सा विद्रोह जाता है, कहां पर, अंग्रेजों ने गंगा सिंह से बात की कि गंगा सिंह यार वहां चाइना में हमारे खिलाफ एक विद्रोह चल रहा है, कौन सा, क्या प्लीज तुम हमारी तरफ से वहां लड़ने के लिए जा सकते हो। उसने कहा का पर देख लेना बॉक्सर बॉक्सर लड़ रहे हैं वहां पे, बॉडी बिल्डर टाइप के लोग हैं। उसने कहा सुनो, उनकी जितनी आंखें खुलती है ना, इतनी मेरी नींद में भी खुली रहती है। तो डाकी आदमी था गंगा सिंह, साढ़े अच्छा पिटाई थी। उसने कहा इतने इतने तो होते हैं, मैंने यूं बिड़ा बिड़ा के मार दूंगा। और भाई साहब उन बॉक्सरों को क्या कूटा था कि अंग्रेजों ने बाद में वापस कहा एक मेडल और इस बंदे को, चाइना वॉर मेडल। क्या दिया था, चीन, ये तो पदक। कौन सा दिया था, किसको दिया गया, कौन सा विद्रोह दबाने का। तो आपने जब ये गलवान घाटी वाला मैटर हुआ था, तब किसी अपने अखबार की हेडलाइन थी कि राजस्थान के राजा ने 150 साल पहले चाइना को उनके घर में घुसकर मारा था। तो वो राजा कौन था, कौन से विद्रोह को दबा के, इसलिए अंग्रेजों ने क्या मेडल दिया। अरे यार उस टाइम ये बंदा सोच रहा था कि संसद बनानी है, क्या बनानी है भाई, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का शासन। तो मैं कहता हूं आज अपने लोकतंत्र है तो किसका शासन है, जनता। अपने नहीं कर रहे राज, अपने कहते हैं अपने प्रतिनिधि राज करते हैं। कौन करते हैं, ये सर डायरेक्ट जनता नहीं करती, जनता की क्या करते हैं, प्रतिनिधि। तो संसद क्या होती है, जनता के प्रतिनिधियों की सभा होती है। इसने उस टाइम संसद बनाई थी, प्रजा प्रतिनिधि सभा। क्या बनाई थी, तो कोई पूछे कि राजस्थान के कौन से राजा ने प्रजा प्रतिनिधि सभा बना दी थी, कौन से राजा ने क्या बनाई थी, प्रजा प्रतिनिधि सभा। कब बनाई थी, पहली बार कोई जनता के प्रतिनिधि लेने का प्रयास करता बंदा कौन था, उन्हीं दिनों मदन मोहन मालवीय बना रहे थे बीएचयू। क्या बना रहे थे, हम पढ़ रहे थे बब्बर शेर माधो सिंह सेकंड ने कितने रुपए दिए थे, गंगा सिंह ने ब्लैंक चेक दे दिया था, जितने रुपए लगे वो हमारे हैं, भड़ा भड़ा हमारा है, चिंता मत करो। इसलिए बीएचयू का गंगा सिंह जी बनाए गए थे कुलपति। क्या बनाए गए थे, मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि जय हो, आप जब तक जीऊं तो क्या रहोगे। 1937 के आसपास गंगा सिंह जी लेटर लिखते हैं कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए ये पद से हटाया जाए, उधर से वापस आके ना आप जीऊं तब तक आपको बाद का बाद में देखेंगे। और तब बीकानेर के लिए प्रावधान करवाए गए थे कि बीकानेर के बच्चों के लिए इंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, बीकानेर के जितने बच्चे पढ़ेंगे उनकी फीस राजा दे देगा, उनसे फीस लेने की कोई भी आवश्यकता। मदन मोहन मालवीय का तुम तो चेक दो, तुम जैसे करोगे ना वैसे कर लूंगा मैं। तो बीएचयू के लिए सबसे अधिक पैसे देने वाला राजा कौन था, कौन थे, 2010 के प्रीलिम्स में सवाल था कि राजस्थान के कौन से राजा ने बीएचयू के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सबने रुपए दिए थे, अपने जयपुर वाले रुपए देते हैं, अलवर वाले रुपए देते हैं, पर सबसे अधिक कोई बढ़ चढ़ के भाग ले रहा था कौन, किसके निर्माण में, किसने सबसे अधिक रुपए लगाए, कौन बनवा रहा था बीएचयू, मदन मोहन। अंग्रेजों के साथ दोनों वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी भाग लिया और सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो दोनों वर्ल्ड वॉर के अंदर जाने वाला राजा कौन था, कौन से वर्ल्ड वॉर में। अभी हम पहले क्लास में बात कर रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों ने एक संगठन बनाया था, चैंबर्स ऑफ प्रिंसेस। क्या बनाया था, और उसका आपने नाम बदलकर क्या किया गया था, नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल नाम बदल के कौन करते हैं, जैसे कौन करते हैं। इसमें एक तो होता था अध्यक्ष, एक होता चांसलर। क्या कौन बंद होते, अच्छा अध्यक्ष तो हमेशा जो भी अंग्रेजों का गवर्नर जनरल होगा वो क्या हो जाएगा, अध्यक्ष। डिफेक्ट होता पद उधर ही बनाया जाता था, लेकिन उसका चांसलर जो भी होता है वो राजा बनाते थे। उसका जो पहले चांसलर बनाए गए थे गंगा सिंह थे, पहले चांसलर कौन थे, तो किस संगठन के चांसलर बनाए गए थे, चैंबर्स ऑफ प्रिंसेस। क्या कह दो,
तो नरेंद्र मंडल का चांसलर, पहला चांसलर कौन बनाया गया था? कौन बनाया गया? फिर इस बंदे का सबसे बड़ा योगदान यह है कि 1927 में राजस्थान की पहली नहर लाए थे। कौन सी नहर लाए? इसलिए हम इनको कहते हैं राजस्थान का, क्या कहते हैं? राजस्थान का, या तो राजा भागीरथ धरती पर लाए थे गंगा नदी, या गंगा सिंह लेके आए थे राजस्थान के अंदर। तो गंगा नहर कब लाई गई थी? गंगा नहर के जो इंजीनियर थे उनका नाम था कंवर सेन। क्या नाम था? गंगा नहर का उद्घाटन करने के लिए खुद आया था लॉर्ड इरविन। कौन आया था? अपने गंगानगर में एक जगह पड़ती है शिवपुरी हेड। कौन सी जगह? शिवपुरी हेड पर किसने उद्घाटन किया था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। तो इरविन चल भाई हमारे उद्घाटन कर। इरविन ने कहा साहब आऊंगा। और मंत्र बोलने के लिए आए थे मदन मोहन मालवीय। कौन है यहाँ पर? जब यज्ञ किया उसके मंत्र किसने बोले? चंदा लोगे तो बोलने पड़ेंगे भाई साहब। बीएचयू के लिए चंदा। तो बड़े शानदार फोटो है। एक खेत है, खेत में गंगा सिंह जी हल चला रहे हैं, एक बंदा पास में खड़ा है, हल चला रहे हैं वो, और इधर मदन मोहन मालवीय खड़े हैं, खेत में खड़े खड़े मंत्र पढ़ रहे हैं। तो गंगा नहर के लिए मंत्र पढ़ने के लिए कौन आए थे? उद्घाटन करने कौन आया? इंजीनियर कौन थे? कब बनी थी? 1927। और इसलिए गंगा सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का। अंग्रेजों ने 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी बुलाई थी? 1930, 1931। तीनों में को राजा गया था, वो कौन है? दोनों वर्ल्ड वॉर में भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। किसने? गंगा। अंग्रेजों के साथ ठीक बनती थी, इसलिए अपने सिक्कों पे लिखवाया था विक्टोरिया एम्प्रेस। क्या लिखवाया था? क्या लिखवाया था? विक्टोरिया एम्प्रेस। महारानी विक्टोरिया का नाम लिखवाया था। तो महारानी विक्टोरिया का नाम कौन सी रियासत के सिक्कों पर लिखा जाता था? बीकानेर के सिक्कों पर किसने लिखवाया था? गंगा से। बीकानेर के सिक्कों को बोला करते थे गजशाही सिक्के। कौन से सिक्के थे? और उसमें अपने राजस्थान के कई राजाओं ने इस प्रकार की लाइनें लिखवाई थी। अपने एक राजा हुए थे स्वरूप सिंह, मेवाड़ में महाराणा कौन हुए थे? उन्होंने लिखवा दिया था दोस्ती लंदन। क्या लिखवा दिया? उसने कहा छोटी मोटी चीज नहीं हूं, आजकल मेरी फ्रेंडशिप किसके साथ है? किसके साथ है? लंदन के साथ है। इसलिए क्या लिखवा दी थी? दोस्ती। तो कौन सी रियासत के सिक्कों पर लिखा जाता था? विक्टोरिया एम्प्रेस। बीकानेर। कौन सी रियासत के सिक्कों पर दोस्ती लंदन? मेवाड़। मेवाड़ में सिक्के किसने चलाए थे? स्वरूप सिंह। इसलिए सिक्कों को बोलते हैं स्वरूप शाही सिक्के। क्या बोलते हैं? और बीकानेर वाले सिक्कों क्या कहते हैं? गजशाही। गजशाही सिक्कों पर गंगा सिंह ने क्या लिखवा दिया? विक्टोरिया एम्प्रेस। क्या लिखवा दिया? यदि कभी आप 3 मंदिर देखने जाते हैं, बीकानेर का देशमुख, जैसलमेर का रामदेवरा जो कि आज बाबरी बीज है, और यदि आप देखने जाते हैं हनुमानगढ़ का गोगामेड़ी, कौन सा है? ये तीनों मंदिर जैसे आज देख रहे हैं आप, ये तीनों गंगा सिंह के बनाए हुए। किसके बनाए हुए? पहले छोटे मंदिर रहेंगे, जैसे देशमुख वाला मंदिर पहले बना के चले गए थे सूरज सिंह। कौन बना के चले गए? लेकिन उसका वर्तमान स्वरूप बाद में किसने बनाया था? गंगा। जैसे रामदेवरा वाला भी छोटा मंदिर था, लेकिन वर्तमान स्वरूप किसने बनाया? गंगा से। गोगामेड़ी वाला भी छोटा मंदिर था, वर्तमान स्वरूप किसने बनाया? तो देशमुख वाला मंदिर पहले किसने बनवा दिया था? सूरज सिंह। पर आज जैसा दिखता है बनाने वाला कौन था? गंगा सिंह। कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कितने वर्ल्ड वॉर में भाग लिया? कौन सी संसद बनाई थी? प्रजा प्रतिनिधि सभा। कौन सी बनाई थी? किसके चांसलर बनाए गए थे? कौन सी नहर लेके आए थे? कब लेके आए? इंजीनियर कौन था? उद्घाटन किसने किया? कहां पे किया? शिवपुरी हेड। मंत्र किसने बांधे? सिक्कों पे क्या लिखवाया? मेवाड़ वालों ने क्या लिखवाया? मेवाड़ वालों ने किसने लिखवाया? अगला अलवर। कौन सा है? अलवर में भी वंश कौन सा था? कछवाहा। कछवाहों की एक ब्रांच थी, उसका नाम था नरुका। जो जयपुर नहीं रुके वो नहीं रुका। वो कौन से थे? तो नहीं रुके तो कहां चले गए? अलवर। कहां चले गए? जयपुर से अलवर चले गए थे। और जो पहला बंदा उधर गया था उसका नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था? तो बताओ। देखिए सांबर में चौहानों का संस्थापक कौन था? वासुदेव। अच्छा, इधर आपका रणथंभौर में कौन था? गोविंद। अच्छा, उधर जालोर में कौन था? कीर्तिपाल। अच्छा, सिरोही में कौन था? लुम्बा। बुंदी में कौन था? देवा। उधर आपका कोटा में कौन था? माधव सिंह। पटियारों में कौन था? हरिश्चंद्र। परमारों में कौन था? धूमराज। कौन था? धूमराज। और जयपुर वाला संस्थापक कौन था? दुलाराय। और वैसे वैसे इनका अलवर वाला कौन है? प्रताप। कौन है? प्रताप। इस प्रताप सिंह पर बहुत अच्छी बुक लिखी है, जातक जीवन की। किसकी बुक है? एक राइटर है जातक जीवन, उन्होंने बुक लिखी प्रताप रासो। कौन सी बुक लिखी? अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई, प्रताप रासो नाम की जो बुक है, ये बुक कौन सी रियासत की जानकारी देती है? अलवर। प्रताप रासो किसने लिखी थी? जातक जीवन। किसने लिखी थी? जातक जीवन की बुक का नाम क्या है? प्रताप रासो। किस पर लिखी थी? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह कौन था? अलवर का संस्थापक। फिर यहाँ पर एक राजा हुआ था, उस राजा का नाम है बख्तावर सिंह। क्या नाम है? और बख्तावर सिंह अंग्रेजों से संधि कर लेता है। तो अलवर ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? 1803। भाई भरतपुर अलवर कब करते हैं? 1803। तो वो जो राजा अंग्रेजों के साथ संधि करता है वो कौन था? बख्तावर। सिरोही का राजा जो संधि करता है वो कौन था? शिव सिंह। बूंदी का राजा संधि करता है विष्णु सिंह। कौन था? विष्णु सिंह। कोटा का राजा उमेद सिंह। उसके बाद जयपुर का राजा जगत सिंह सेकंड। और ये आपके अलवर का राजा कौन है? बख्तावर सिंह। फिर बख्तावर सिंह एक बेटा राजा बनता है विनय सिंह। कौन था? देखो हम पढ़ते हैं 57 की क्रांति में विनय सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों की सहायता के लिए आगरा सेना भेजी थी, लेकिन अच्छे के पास में सेना हार गई थी। सब कुछ पढ़ते हैं अपने। वही आपका विनय सिंह जो था। और इस विनय सिंह ने बख्तावर सिंह की एक दासी थी, उसका नाम था मुसी महारानी। क्या नाम था? तो मुसी महारानी की छतरी बनवाई। किसकी छतरी बनवाई? मुसी महारानी की छतरी बनवाई थी। किसने बनवाई? और उस छतरी में 80 खंबे। कितने खंबे? तो कोई पूछे 84 खंबों की छतरी कहां पर है? बूंदी। वो तो किसने बनवाई थी? अनिरुद्ध। राजा अनिरुद्ध था, उसका भाई था वो देवा। देवा ने बनवाई थी। और 84 खंबों की छतरी किसने बनवाई थी? विनय सिंह। किसकी छतरी? सॉरी 80 खंबों किसने बनवाई? विनय सिंह। ये छतरी है किसकी? तो दोनों सवाल। मुसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर। 80 खंबों की छतरी कहां पर है? अलवर। कोई 84 खंबों की छतरी कहां पर है? बूंदी। हालांकि अपने सिलेबस में छतरियां लिखी भी नहीं है ना, मैंने कभी उनका क्वेश्चन देखा छतरियों का, फिर भी अपने लगता है यार कोई पर्यटन स्थल समझ के पूछ ले, इसलिए अपने पढ़ लेते हैं। एक इसने अपनी इसकी रानी हुआ करती शीला। कौन सी थी? उसके नाम पर एक झील बनवा दी, सिली सेठ। कौन सी झील? और इतनी सुंदर है वैसा, इतनी ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा सुंदर है। किसको कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन। क्या कहते हैं? स्वर्गलोक का जो बगीचा उसका नाम है नंदन कानन। क्या नाम है? हिंदू कहते हैं स्वर्गलोक के बगीचे का नाम है नंदन कानन। मुसलमान कहते हैं जन्नत का वो जो बगीचा उसका नाम है बाग बहिश्त। क्या नाम है? ईसाई कहते हैं कि वो जो पैराडाइज का बगीचा, हेवन का जो बगीचा उसका नाम ईडन गार्डन। क्या नाम है? और हम कहते हैं भाई साहब यदि वो कहीं है तो सिलीसेट झील में। सिलीसेट झील में तो सिलीसेट झील क्या राजस्थान का? आपने देख रखी होगी वो झील? नहीं देखी तो घर पे जाके गाना सुनना, करण अर्जुन मूवी का गाना है, एक मुंडा मेरी उम्र दा देखो जी दिलों दी बातें नहीं जानता। सुना गाना? ममता कुलकर्णी सलमान खान। आज आप जाके देखोगे तो आपको ममता कुलकर्णी नहीं देखनी, उसके पीछे देखना बैकग्राउंड में जो झील दिखाई जा रही है कौन सी है? कई बार स्टूडेंट देख क्या कहता है सर ना झील तो नहीं दिखा, तू देख ही नहीं रहा। तो लग रहा था मैं झील से आके देख लूं, झील क्यों देखूं मैं? तो शीला के लिए कौन सी झील बनवाई थी? सिली से। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? नंदन। किसी छतरी बनवाई थी? फिर अलवर में एक जोरदार राजा था, उसका नाम था जय सिंह। क्या नाम था? ये बड़ा गजब बंदा था जय सिंह ने एक तो पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें भाग लिया। अलवर का कौन सा राजा तो पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता था? कौन था? जय सिंह ने भाग लिया था। जय सिंह अभी हम पढ़ रहे थे, माधव सिंह ने बीएचयू को रुपए दिए थे, बताया था मैंने। इसने कहा बीएचयू को भी ले लो, एएमयू को ले लो, और एक लाहौर में कॉलेज था सनातन धर्म कॉलेज। कौन सा था?
बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एएमयू मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऐसा कैसे लाहौर में कॉलेज था, उसका नाम था सनातन धर्म कॉलेज। क्या नाम था? कहां पे था सनातन धर्म कॉलेज? लाहौर। इसने सबको रुपए बांट दिए। तो कोई पूछे भाई शिक्षा के लिए रुपए लगाने वाला राजा कौन था? अलवर का कौन था? जैसे कौन था? जैसे एक राजाओं का एक संगठन हुआ करता था, आपने उसका नाम था चैंबर्स ऑफ प्रिंसेस। क्या नाम था? क्या नाम था? अंग्रेजों ने बनाया था, अपने राजाओं का एक संगठन बनाया था, संगठन का नाम था चैंबर्स ऑफ प्रिंसेस। इन्हें क्या नाम है? अंग्रेजी में बोलते रहे तो चैंबर्स ऑफ प्रिंसेस, अपनी भाषा का प्रयोग करो। इसने इसका नाम दिया नरेंद्र मंडल। क्या कर दिया? नरेंद्र मतलब राजा, राजाओं का मंडल, इसलिए नाम क्या कर दिया? तो चैंबर्स ऑफ प्रिंसेस क्या था? भारत में राजाओं का संगठन। उसका नाम बदलकर हिंदी में कौन कर देता है? जय सिंह। हिंदी में नाम क्या कहता? तो मुझे नरेंद्र मंडल का नामकरण किसके द्वारा किया गया? जैसे क्या किया गया नरेंद्र मंडल का नाम? इसका मतलब बंदा कौन सी भाषा से प्यार करता है? हिंदी। तो इसने कहा आज के बाद हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। क्या है? तो अलवर में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाला कौन था? ऐसे हिंदी को राष्ट्रभाषा भरतपुर में किया था किशन सिंह। भरतपुर में कौन करता है? तो दो राज्यों की राष्ट्रभाषा आपने हिंदी घोषित कर दी गई थी, कौन कौन से? अलवर और भरतपुर। अलवर में कौन कर रहा था? जय सिंह। भरतपुर में कौन कर रहे थे? 1803 में किसने संधियां की थी? भरतपुर और अलवर। कौन कौन से? याद रखना, पहले किसने की, बाद में किसने की? क्योंकि एक बार अलवर भरतपुर के चक्कर में वो ऑर्डर पूछ लेता आपने, अलवर भरतपुर नहीं, भरतपुर अलवर। पहले किसने की? भरतपुर। बाद में जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की, उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी को काटा। बाय बाय, हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा। अलवर में कौन करता है? जय सिंह। भरतपुर में कौन करता है? किशन। कौन करता है? किशन। इसी ने आपके अलवर के अंदर बनाया था सरिस का महल। क्या बनाया था? एक ब्रिटेन का ड्यूक आया हुआ था ना, जैसे अपने यहाँ सामंत होते थे, वहां पर कौन होते थे? ड्यूक। उनको बोलते ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। क्या नाम था? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग यहाँ पर आया हुआ था, और उसके स्वागत में हमने एक महल बना दिया। उस महल का नाम क्या था? कोई मुझे सरिस का महल का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह। किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया। बताओ देखिए आप, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। तो इसने 10 दिसंबर 1903 को इसने कहा आज के बाद भाई साहब छोटे छोटे टावरों में ब्याह कर दिया ना, देख लेना। तो बाल विवाह पर क्या लगा दी? इसने कहा अनमेल विवाह पर भी रोक लगाई जाती है। कौन से पे? मिस मैच मैरिज, कि भाई कोई लड़की तो 10 साल की और आदमी ढूंढ ले 50 साल का, ऐसी किसी भी शादी पे क्या लगाई जाती है? रोक। तो बाल विवाह और अनमेल विवाह पर रोक लगाने वाला राजा कौन था? जय सिंह। कब रोक लगाई उसने? 10 दिसंबर 1903। किस पे रोक लगा दी? अनमेल विवाह समझ गए? मिस मैच मैरिज, प्रियंका चोपड़ा मिस में था ऐसा पूरी तरीके से ना। और टावर है बाप 22-23 साल का, अपने आंटी जी साल 38 के थे उस टाइम, है ना, जो टावर के साथ जुल्म किए गए हैं उसके साथ। तो वो की वो बात। तो राजा जय सिंह होता तो प्रियंका चोपड़ा को शादी करने नहीं देता, राजा जय सिंह नहीं था, इसलिए प्रियंका चोपड़ा ने शादी कर ली। कौन सा विवाह किया उसने? अनमेल विवाह। कौन सा किया? कौन सा? क्या कर रहे हो? मैं अनमेल विवाह कर लूं? ए भगवान, कैसे कैसे बात करते हो? आज से तो बात करने का धर्म ही नहीं है। मुझे लगा क्या पूछ रहे हो। चलो जय सिंह ने कौन से, अच्छा आपको लग रहा है सर अब आपकी उम्र की कुमारी तो कौन होगी? अब सर उम्र ज्यादा ही ले ली है ना, अब आपको अनमेल करना पड़ेगा। करारा जवाब दूंगा मैं। अब ऐसा सुष्मिता सेन किसी के ब्याह नहीं है उधर। पैसे कमाना, पैसे ललित मोदी की तरह, और कुछ नहीं करना है। हाँ, फिर एक दिन मैंने बताया बात है, फिर दिन सुष्मिता सेन की फोटो लगाएगी डेटिंग विद, मैं बताऊंगा खुद के बारे में है। चलो सुष्मिता सेन का मतलब वैसी और बना, तो वो मिस में हो जाएगा, वो बहुत बढ़िया मेरे से, वो 20 साल बड़ी है। कहाँ यहाँ सुष्मिता सेन की बात, स्क्रीन बंद हो गई, सपना तोड़ दिया। करो रे, ये नहीं चाहते पंडित 3 मिनट भी खुद के बारे में सोच ले। तुम्हारे जैसे लोगों को जैसे मेरी हालत है। आदित्यवार को तुम क्लास लगवा देते हो, स्क्रीन बंद हो गई, बीच में रोक दिया तुमने। चलो चलो, हाँ लगाओ स्क्रीन, चलो। जय सिंह ने कौन से कॉलेज में सम्मेलन भाग लिया था? किस किस को रुपए बांटे? बीएचयू, एएमयू, सनातन धर्म कॉलेज कहां पर? लाहौर के अंदर। किसका नाम बदल दिया? क्या कर दिया? कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा? भरतपुर में किसने, किसके आने पे ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, कौन सा महल बनवाया, और कौन कौन सी विवाह पर रोक लगा दी? अरे गजब बात है, तंबाकू पे रोक लगा दी। जिसने कहा आज के बाद किसी की जेब में मिराज या नटराज मिल गई ना, सस्ता जर्दा खाते रहते हो तुम। हम थोड़े थोड़े तब बोला करते थे जेड़ा खांदा जर्दा 100 साल नहीं मरता, जेड़ा पीवे बीड़ी उन्हें सब लेना कीड़ी, तो वो बात है। इसका अर्थ नहीं समझ में, जेड़ा खांदा जर्दा 100 साल नहीं मरता, क्या नहीं समझ में तेरे को? एक राजा भाई तेज सिंह, कौन राजा है? देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है, और गांधी जी का मर्डर उसके अंदर पकड़े गए कुछ लोग पकड़े, उनके पास हथियार मिले, हथियार मिले, मेड इन अलवर, क्या लिखा हुआ था? और भारत सरकार ने कहा ये रिश्ता दूसरे अलवर, राजा जी गिरफ्तार किए गए। राजा जी कौन थे? जय सिंह जी। जय सिंह अपना को लेना देना नहीं है भाई साहब, लेकिन कहा कि जब तक मुकदमे का फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक नजर बंद हो। तो किसको नजर बंद कर दिया गया? हालांकि फाइनल फैसला आया तब पता चला इनका कोई रोल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनको बाइज्जत बरी किया जाता है, पर फिर भी पकड़े तो गए। तो उस मामले इसलिए एकीकरण पढ़ाता हूं, तब भी मैं आपको कहता हूं कि धौलपुर वालों को, करौली वालों को, राजपुर को राजपुर बनाया गया था, अलवर भरतपुर वालों को कुछ नहीं बनाया गया, क्योंकि अलवर वाले राजा तो नजरबंद चल रहे हैं, भरतपुर वाले राजा पहले अपना शासन किसको सौंप के आ गए थे? बस इसलिए मैं बताता हूं अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर भारत सरकार ने पहले अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया। बता दें